अध्याय 501 एक सेकंड में शानदार गठबंधन को नष्ट करें। इस समय गौरवशाली गठबंधन का नेता स्वाभाविक रूप से शानदार राज्य का ईश्वर राजा है। शानदार गॉड किंग के रूप में जाना जाता है, वह केवल नाम में अग्रणी है। वास्तव में कुछ निर्णय अभी भी पूर्वजों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। लगातार 10 दिनों से अधिक की जीत के बाद गठबंधन सैनिकों की संख्या अब भयानक है, लगभग 20 लाख ट्रिलियन तक पहुंच रही है। साथ ही साथ युद्धपोत और भी। यह एक घने काले बादल की तरह अंधेरा और घना था। इस समय शानदार गठबंधन ने 1 दर्जन से अधिक ग्रहों पर विजय प्राप्त की थी। जो लोग आज्ञा मानते हैं उन्हें अवशोषित किया जाएगा और अगले युद्ध के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों की अवहेलना की गई थी वे सीधे मारे गए और उनके संसाधनों को लूट लिया गया। एलायंस लीडर, ये वे संसाधन हैं जिन्हें अभी जब्त किया गया है। कुछ लोगों ने बहुत सारी सूची ली और उन्हें निरीक्षण के लिए शानदार गॉड किंग को सौंप दिया। कहने की जरूरत नहीं है, वे काफी संतुष्ट थे। ऊपर उल्लिखित ग्रहों पर उत्पादित सामग्री सभी अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक सामग्री हैं जिनका उपयोग युद्धपोतों और इस तरह की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। युद्धपोतों के संचालन को बनाए रखने के लिए कुछ ऊर्जा खनिज भी हैं। आप जानते हैं, युद्ध बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करता है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर लड़ाकू हथियार और युद्धपोतों के संचालन, जो एक दिन में लगभग लाखों टन ऊर्जा क्रिस्टल के लिए भयानक मात्रा में संसाधनों का उपभोग करता है। हालांकि कभी कभी शानदार गठबंधन क्रिस्टल की खपत को सीमित नहीं करता है, क्योंकि ऊर्जा समान है और सुपर पावर युक्त किसी भी वस्तु को ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कुछ चीजें ऊर्जा क्रिस्टल की तुलना में भी समृद्ध हैं। उदाहरण के लिए उच्च स्तरीय मनोविज्ञान की लाशों में बिल्कुल भयानक ऊर्जा होती है, इसलिए कभी कभी शानदार गठबंधन भी इसका उपयोग करेगा। हालांकि यह अमानवीय है। वर्तमान अंतरिक्ष युद्ध के दौरान मानवता की परवाह कौन करेगा? नेता को रिपोर्ट करें, एक बड़ी सेना आगे दिखाई दी है और वे शाश्वत दिव्य साम्राज्य से प्रतीत होते हैं। इस समय एक अन्वेषक ने बताया, आप अभी समय में आए हैं। हमारे सभी लूट के बाद हमारी समग्र शक्ति लंबे समय से पार कर चुकी है, जो शाश्वत दिव्य साम्राज्य से आगे निकल गई है। इसके अलावा हाल के दिनों में शाश्वत दिव्य साम्राज्य से कोई आंदोलन नहीं हुआ है। एक लक्षित दुश्मन के रूप में ये हमेशा हमारा खेद रहा है कि हम शाश्वत दिव्य साम्राज्य को नष्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार हम उन्हें नष्ट करने वाले हैं। अब से इस जगह को अब शाश्वत आकाशगंगा नहीं कहा जाएगा, इसे शानदार आकाशगंगा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। शानदार भगवान राजा ने अपना हाथ लहराया और ऐसा लग रहा था कि खाका का एहसास होने वाला था और कई पूर्वज उसके पीछे उभरे। पूर्वजों का कारण पहले बाहर आया था, क्योंकि दिव्य राज्यों के बीच इस तरह के शीर्ष स्तर की लड़ाई में सबसे मजबूत स्वाभाविक रूप से पहले लड़ेंगे और वे युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने की कुंजी थे। विज्ञापन। लेकिन जब दूसरी पार्टी से संपर्क किया गया तो शानदार गठबंधन के लोग थोड़े भ्रमित थे। शाश्वत राज्य के 8 पूर्वजों ने क्यों नहीं आया? वे उन 8 पुराने लोगों से सावधान थे, क्योंकि वे 200 के स्तर से अधिक थे, जबकि अन्य दिव्य राज्यों के पूर्वज सिर्फ 200 के स्तर या एक स्तर अधिक थे। स्वाभाविक रूप से वे बहुत चिंतित नहीं थे और शानदार दिव्य साम्राज्य के पूर्वजों ने यह भी पता लगाया कि ये लोग वास्तव में एक युवा व्यक्ति के नेतृत्व में थे, जो बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। लेकिन अपने अनुभव से जो लोग 200 के स्तर तक पहुंच सकते हैं वे सभी पुराने राक्षस हैं और एक युवा व्यक्ति के लिए ऐसा करना असंभव है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। शानदार पूर्वज आगे बढ़े। विपरीत दिशा से आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से जियांग तियान और उनके समूह थे, जबकि जियांग तियान और शानदार गठबंधन एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कुछ अन्य बल भी एक ही समय में देख रहे थे। वे उत्सुक थे कि किस बल जियांग तियान से संबंधित थे। वह शाश्वत दिव्य साम्राज्य की तरह नहीं दिखता था, इसलिए वह हाल ही में इतना लोकप्रिय था कि शानदार दिव्य राज्य का सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये लोग कहाँ से आए थे? मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? वह व्यक्ति तियानयु ईश्वरीय राज्य का पूर्वज प्रतीत होता है। मैं उसे पहचानता हूँ। उसने पहले हमारे दिव्य साम्राज्य के पूर्वज के साथ चाय पिया और मैं वह था जो उसे उसके पास लाया था। लेकिन क्या तियानयु दिव्य साम्राज्य को शाश्वत दिव्य साम्राज्य की सहायक कंपनी नहीं है? यह एक युवक के पीछे क्यों है? ये हो सकता है कि परमेश्वर का शाश्वत राज्य नष्ट हो गया है। मुझे नहीं पता। हम शाश्वत राज्य में गए हैं। जब से लौकिक युद्ध शुरू हुआ हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और बाहर की स्थिति को नहीं जानते हैं। ये संभावना नहीं है कि शाश्वत राज्य नष्ट हो जाएगा। ये हमारी शाश्वत आकाशगंगा में सबसे मजबूत राज्य है। यदि इसे नष्ट करना है तो ये शानदार राज्य होगा। बहुत से लोग चारों ओर मस्ती देख रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा था। हालांकि कमजोर शक्ति वाले कुछ लोगों को इंतजार करने और देखने के लिए तैयार किया गया था और जो भी जीता था उस पर निर्भर करेगा। लेकिन लगभग हर कोई शानदार गठबंधन के बारे में आशावादी है। आखिरकार ये गठबंधन बहुत मजबूत है। आक्रमण करना। शानदार पूर्वजों के आगे बढ़ने के बाद उन्होंने बिना किसी और हलचल के हमला करना शुरू कर दिया। इस समय जियांग तियान भी अपने हाथों को बढ़ाने के लिए बहुत आलसी था और सीधे हत्या के प्रवर्धन को सक्रिय कर दिया। विज्ञापन। चूंकि वर्तमान स्थिति 210 स्तर है, स्तर 210 से नीचे का कोई भी दुश्मन जब तक कि वे हत्या प्रवर्धन सीमा के भीतर हैं सीधे राख में बदल जाएगा। इसलिए विपरीत दिशा में सभी सैनिकों को सिर्फ 1 सेकंड में राख में कम कर दिया गया था। यह हर कोई हौंफ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जियांग तियान या आसपास की ताकतों का अनुसरण करने वाले लोग थे जो मजे देख रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1 सेकंड में इतना बड़ा शानदार गठबंधन नष्ट हो जाएगा। ऐसी भयानक क्षमता के लिए किस तरह की ताकत और साधनों की आवश्यकता है? हर कोई हैरान था और एक पल के लिए वे जियांग तियान के जागीरदार बनने के लिए खुश थे और यहाँ तक कि इस पर गर्व महसूस किया। जो ताकतें मस्ती देख रही थीं वे भी उनके साथ जुड़ने का फैसला करते हैं। जियांग तियान ने इन चीजों को म्यू कोंगजी और अन्य लोगों की देखभाल करने के लिए सौंप दिया और साथ ही साथ म्यू कोंगजी और अन्य लोगों से फ्लाइंग बोट बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए कहा। जियांग तियान ने सीधे जीत का फायदा उठाया और शानदार गठबंधन को हराने के बाद उन्होंने अनंत आकाशगंगा में अन्य बलों से निपटना जारी रखा। लगभग एक दिन में उन्होंने पूरे अनंत आकाशगंगा को एकजुट किया। उसी समय लुओली से खबर आई कि देवताओं गैलेक्सी, गुली गैलेक्सी, सिल्वर मून गैलेक्सी और अन्य आकाशगंगाओं को हराया गया था। कोई रास्ता नहीं था। महान जिया दिव्य साम्राज्य की ताकत केवल 200 स्तर की थी। जियांग तियान द्वारा दिए गए स्वर्ग डिफाइंड प्रॉप्स भी हैं, लेकिन नए संकट भी हैं, यानी लुओली और अन्य लोगों ने मानव जाति के पास डाक कबीले क्षेत्र का सामना किया, जो विजय प्राप्त करने के लिए एक कठिन जगह है। क्योंकि जब ब्रह्मांड फ्रैक्चर हो गया था तो कई दौड़ पीछे रह गई थी और वे बहुत अजीब थे।
डाक कबीले निश्चित रूप से उनमें से एक था और उस क्षेत्र में गंभीर प्रतिबंध थे जहां डाक कबीले रहते थे। बाहरी लोगों के प्रवेश के बाद उनकी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी, इसलिए यही कारण है कि डाक कबीले को समाप्त नहीं किया गया है। डाक कबीले स्वाभाविक रूप से अच्छी बात नहीं है। क्या वे मानव क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे और कुछ संसाधनों और लोगों को वापस लेने के लिए चुराएंगे? लेकिन मुझे गलत मत समझो, लोगों को वापस चुराने का मतलब यह नहीं है कि यह सीखना कि कैसे औषधि बनाना या ऐसा कुछ करना है। इसके बजाय उन्हें पकड़ लिया गया और दास के रूप में वापस ले जाया गया। अंधेरे क्षेत्र में कई संसाधन थे जिन्हें खनन करने की आवश्यकता थी और अंधेरे लोगों ने खुद को स्थानांतरित नहीं किया, इसलिए उन्होंने मनुष्यों को वापस पकड़ लिया। वहां से भागना असंभव है, इसलिए मानव जाति और डाक कबीले को बहुत घृणा है, लेकिन वे डाक कबीले की क्षेत्रीय विशेषताओं से बाधा हैं। अब तक किसी भी मानव सेना ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। समाचार पढ़ने के बाद जियांग तियान को दिलचस्पी हो गई। उन्होंने यहाँ की स्थिति से निपटने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया और लू कोंजी और अन्य लोगों को लुओ ली से मिलने के लिए अंधेरे क्षेत्र के किनारे पर ले गए। विज्ञापन अध्याय 502 डाक एरिया डाक कबीले। अंधेरे क्षेत्र के रास्ते में म्यू कोंगजी और अन्य लोगों ने यह भी कहा कि फ्लाइंग बोट के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री में से एक केवल अंधेरे क्षेत्र में उपलब्ध है और इसे डार्क मेटल कहा जाता है। कॉस्मिक फॉल्ट के समय इस डार्क मेटल को केवल तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में उत्पादित किया जा सकता है। अब पूरे दूसरे स्तर के ब्रह्मांड में केवल अभी भी थोड़ा सा है। रास्ते में जियांग तियान ने लुओ ली और अन्य लोगों द्वारा भेजे गए नक्शों को देखा। क्योंकि उन्होंने इस बार और युद्ध लड़े, इसलिए उन्हें बहुत सारे नए नक्शे मिले। इन मानचित्रों में आम आकाशगंगाओं के अलावा कुछ असामान्य आकाशगंगाएं भी हैं, जैसे कि लुटियन गैलेक्सी सिल्वर मून गैलेक्सी के बगल में। पूरे मानव में क्षेत्र कुल 18 आकाशगंगाओं को देखा जा सकता है। इन 18 आकाशगंगाओं से परे अन्य जातीय समूहों के क्षेत्र हैं। दक्षिण में अंधेरा क्षेत्र है। ये सभी नक्शे हैं जो जियांग तियान वर्तमान में देख सकते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि क्या वे सभी हैं, क्योंकि अब तक माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड का कोई पूरा नक्शा नहीं है। हालांकि यह केवल 2 स्तर है, लेकिन क्षेत्र अभी भी बहुत बड़ा है और अनगिनत प्रजातियां हैं। इसके अलावा म्यू कोंजी द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न आंकड़ों को देखते हुए मानव जाति की 18 आकाशगंगाओं को एक साथ जोड़ा गया है, जो विशाल ब्रह्मांड में धूल का एक स्पेक है, जो दिखाता है कि यह कितना विशाल है। इसके अलावा मानव जाति को केवल सभी जातीय समूहों के बीच औसत माना जा सकता है, जबकि डार्क रेस को औसत से ऊपर माना जा सकता है। हालांकि जियांग तियान ने महसूस किया कि यह मानव जाति को प्रसिद्ध बनाने का समय था। एक दिन के बाद जियांग तियान का आखिरकार आ गया, क्योंकि मार्ग बहुत लंबा था और इसमें कई आकाशगंगाओं को पार करना शामिल था। यदि यह कोई और होता तो शायद कम से कम कई दशकों लगते। जियांग तियान, तुम यहाँ हो। जियांग तियान को देखने के बाद लुओ ली और अन्य लोग आ गए। इस समय वे अंधेरे क्षेत्र के किनारे पर खड़े थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे परम युद्धपोत भी वहां खड़ी थी। यह इतनी बड़ी युद्धपोत और सेना के कारण ठीक था कि डाक कबीले ने मानव क्षेत्र में दाने में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले उन्होंने प्रवेश किया और बहुत सारे संसाधनों को लूट लिया, और उनके बीच केवल एक पतली रेखा थी और अन्य आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष अशांति के विपरीत कोई बाधा नहीं थी। अंधेरे क्षेत्र में ये ग्रे है, कोई दिन या रात नहीं है, ये हमेशा ग्रे होता है। ये ग्रे पावर सिर्फ अन्य दौड़ को नियंत्रित करने के लिए होता है। विज्ञापन यही कारण है कि डाक कबीले वहां पर चढ़ना जारी रख सकते हैं, बस एक लाइन दूर। सबसे पहले लोरी और अन्य लोगों ने भी परम युद्धपोत की भयानक तोपखाने की आग का उपयोग करने की कोशिश की। वैसे भी बहुत सारे युद्धपोत थे, इसलिए हमने बस उन पर बमबारी की। लेकिन कौन सोच सकता था कि तोपखाने की आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार जब ये किनारे से टकराता है तो इसने अपनी शक्ति खो दी। इसे उड़ाया जा सकता है, लेकिन शक्ति और सीमा दयनीय रूप से छोटे हैं, इसलिए कई युद्धपोत सिर्फ सजावट हैं। लोरी ने भी खुद अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश किया है। 200 के स्तर के साथ आप केवल अपनी ताकत का लगभग 70% हिस्सा ले सकते हैं, न कि अपने कौशल की शक्ति का उल्लेख करने के लिए। उसके बाद एक स्तर 140 प्रतिद्वंद्वी को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसे अस्थायी रूप से वापस कदम रखना पड़ा और जियांग तियान को सूचित करना पड़ा। म्यू कोंगजी, क्या आप इस अजीब प्रतिबंध के बारे में जानते हैं? जियांग तियान ने पूछा। ये प्रतिबंध डाक कबीले द्वारा नहीं बनाए गए थे, लेकिन ब्रह्मांडीय दोष से पीछे रह गए थे। उनके प्रभावों को देखते हुए वे तीसरे स्तर के ब्रह्मांड से प्रतिबंध हैं। हालांकि उम्र के कारण यहाँ की अलौकिक शक्तियां तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में उन लोगों के रूप में प्रचुर मात्रा में नहीं है, इसलिए प्रतिबंध की शक्ति कम हो गई है। अन्यथा परिणाम और भी अधिक गंभीर होंगे। म्यू कोंगजी के अनुसार प्रत्येक जातीय समूह के क्षेत्र में अपने स्वयं के प्रतिबंध हैं, और इन प्रतिबंधों के अलग अलग कार्य हैं जो प्रत्येक जातीय समूह की सुरक्षा के लिए दिखते हैं। एलायंस लीडर, लापरवाह मत बनो। जियांग तियान आगे बढ़ने वाला था, लेकिन म्यू कोंगजी और अन्य लोगों द्वारा रोक दिया गया था। आखिरकार क्षेत्रों के बीच प्रतिबंध कोई मजाक नहीं थे। ये प्रतिबंध यहाँ तक कि कुछ नियमों को भी टाला नहीं जा सकता है और इसे कमजोर किया जाएगा। म्यू कोंगजी बकवास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले उनका सामना किया था। अमर कबीले के क्षेत्र में प्रवेश करते समय विनाश के नियमों को दबा दिया गया था और लगभग अनुपयोगी था, और यहाँ तक कि अगर वह उनका उपयोग करता था तो ये बेकार था। हालांकि जियांग तियान के पास अद्भुत ताकत थी, लेकिन यह अभी भी प्रतिबंध और दमन के अधीन है। ये ठीक है, मैं एक नजर ले जाऊंगा। जियांग तियान चला गया और लाइन पार कर गया। उन्होंने तुरंत एक जादुई ताकत महसूस की। यह उसे दबाने का प्रभाव है, लेकिन जियांग तियान के बारे में डरावनी बात यह है कि उसकी विशेषताएं बहुत अधिक हैं। यहाँ तक कि अगर आप उसकी ताकत को 30% तक दबाते हैं तो मेरी ताकत अभी भी समान होगी। विज्ञापन, यह ऐसा है जैसे मेरे पास मानसिक शक्ति के 1 ट्रिलियन अंक हैं, और आपके द्वारा मुझे दबाने के बाद मेरे पास अभी भी मानसिक शक्ति के 7 ट्रिलियन अंक हैं। यह मूल्य अभी भी यहाँ एक अविश्वसनीय अस्तित्व है और हिलाया नहीं जा सकता। जियांग तियान सीधे चकमा चालू कर दिया विशेषता, और तुरंत महसूस किया कि उसे ढकने वाली सारी शक्ति गायब हो गई। यह विशेष विशेषताओं का लाभ है और सिस्टम का लाभ भी है। प्रतिबंध अभी भी जगह में है, लेकिन चुनने का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा हमला ले लो। इस समय डाक कबीले के लोगों ने जियांग तियान को आते देखा और सोचा कि जियांग तियान को प्रतिबंध से दबा दिया गया था, इसलिए उनमें से कुछ ने उस पर हमला किया। स्नैप! लेकिन अगले सेकंड में जियांग तियान ने अपनी उंगली और एक बल को सीधे डाक कबीले के सदस्य में प्रवेश किया, जो तुरंत जमीन पर गिर गया और
अपना जीवन खो दिया। युद्ध की तैयारी, डाक कबीले के लोग सतर्क हो गए। वह आदमी अभी 150 का स्तर था। प्रतिबंध की मदद से प्रतिद्वंद्वी उसे तुरंत मार सकता था। या तो यह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है या वह किसी भी प्रतिबंध से दबा नहीं है। किसी भी मामले में सावधान रहना बेहतर है। डाक कबीले के सदस्यों द्वारा युद्ध की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उन्हें काले कवच में लपेटा गया, जो कि उनके द्वारा खनन किए गए अंधेरे धातु से बना था। अंधेरे क्षेत्र में प्रतिबंधों के साथ कोई भी विदेशी समूह इसे तोड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पा हालांकि जियांग तियान ने अनगिनत असंभवता को तोड़ दिया। उनके अविश्वसनीय विशेषताओं ने उन्हें किसी को भी मारने की अनुमति दी जो उसके करीब आया। यही कारण है कि उन्होंने हत्या के प्रवर्धन को सक्रिय नहीं किया। जियांग तियान द डाक कबीले की विशेषताओं का निरीक्षण करना चाहता था और साथ ही साथ उनके मुंह से अंधेरे धातु के ठिकाने का पता लगाएं। आखिरकार अंधेरा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। यह अपने आप को देखने के लिए समय की बर्बादी होगी और अंधेरे धातु की प्लास्टिसिटी बहुत गरीब है। एक बार जब इसे संसाधित और आकार दिया जाता है तो यह अपना कार्य खो देता है। डाक कबीले द्वारा पहना जाने वाला कवच सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे अब पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और युद्धपोतों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। डाक कबीले के लोग लहर के बाद लहर में आए सभी अपनी मौत की तलाश कर रहे थे। जियांग तियान की चाल के साथ वे आखिरकार उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां डार्क मेटल स्थित था। इसके साथ म्यू कोंगजी और अन्य फ्लाइंग बोट के मुख्य शरीर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन अध्याय 503 आराम करने के लिए जिया देश में लौटे। धूल के जमने के बाद ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम के अन्य लोगों ने धीरे धीरे मानव जाति के बाहर क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया, जबकि म्यू कोंगजी ने एक उड़ने वाली नाव का निर्माण किया और सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से चला गया। जियांग तियान के लिए वह केवल मुश्किल मामलों से निपटेंगे और वह आमतौर पर पीछे में रहे। वैसे मुझे आश्चर्य है कि अब पहले स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में स्थिति क्या है। जब जियांग तियान उड़ गया था तो उसने जिया देश के बारे में सोचा। जिया देश छोड़ने के बाद से लगभग 1 साल हो गया है। यह वापस जाने और अपने पिता जियांग गुओ और चाची वांग का दौरा करने का समय है। वह नहीं जानता कि वे कैसे कर रहे हैं। जियांग तियान का अनुमान है कि वे अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि जियांग गुओ और आंटी वांग का एक गहरा संबंध है। जब वे जा रहे थे तो आप बता सकते थे कि उनकी आंखें स्नेह से भरी थीं। अब जियांग गुओ और आंटी वांग अभी भी युवा थे, शायद वे एक दूसरे छोटे भाई को जन्म देंगे। जियांग तियान ने सोचा कि चूंकि अब बहुत सारे संसाधन थे, जियांग गुओ जैसे लोग जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं थी, वह भी प्रतिभा हासिल करने के लिए मैजिक स्टोन का उपयोग कर सकती थी। इसलिए जियांग तियान ने एक नजर लेने के लिए वापस जाने के बारे में सोचा। जियांग किंगडम को यहाँ तुरंत लाओ क्योंकि तीसरी स्तर की सभ्यता जल्द ही खोली जाएगी और हम बस म्यू कोंगजी की उड़ान नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिवार के लिए तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाना अच्छा होगा। जितना अधिक जियांग तियान ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि वह वापस जा सकता है और एक नजर डाल सकता है। इसलिए उन्होंने लुओ ली, सु यान और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा। आखिरकार हम यहाँ एक साथ आए, इसलिए सभी को अभी भी जिया देश की याद आती है। वह जगह है जहाँ वे पैदा हुए थे। बाद में वे तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में गए और किसी को नहीं पता था कि वे कब वापस आएंगे। तो यह एक अच्छा विचार होगा कि वापस जाना और अब एक नजर रखना। समाचार प्राप्त करने के बाद लुओ ली और अन्य भी वापस आ गए। आजकल महान जिया दिव्य साम्राज्य में कई लोग हैं जो उनके समान शक्तिशाली हैं। ये सब जियांग तियान के लिए धन्यवाद है, इसलिए वे एक ब्रेक ले सकते हैं। इस बार वे वापस जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। वापस लेने के लिए क्या करना है? जियांग तियान ने शुरू में परम युद्धपोत के बारे में सोचा था। आखिरकार ये बहुत बड़ा और बहुत प्रभावशाली था। हालांकि पहले स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति समर्थन करने के लिए बहुत पतली थी परम युद्धपोत। इसके अलावा इस अंतिम युद्धपोत का आकार पहले से ही पूरे जिया साम्राज्य से बड़ा है, इसलिए जियांग तियान ने एक कम प्रोफाइल रखने के बारे में सोचा और बस एक साधारण स्पेसशिप को वापस चला दिया। अंतरिक्ष यान की गति प्रकाश की गति से 1000 गुना तक पहुंच गई है, जो काफी उच्च तकनीक है, इसलिए इसे वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियांग तियान, हम तैयार हैं। लोरी और अन्य स्पेसशिप पर पहुंचे। दरअसल पैक करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, आखिरकार एक स्पेस स्टोरेज डिवाइस था। सप्ताह के दिनों में कुछ दैनिक आवश्यकताओं या खेती के संसाधनों को इसमें रखा जाता है। इसमें मूल रूप से केवल एक व्यक्ति है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। विज्ञापन, फिर चलो यात्रा शुरू करते हैं। जियांग तियान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बुद्धिमान ड्राइविंग को चालू किया, इसलिए वह अंतरिक्ष यान के अंदर हाल की लड़ाई की स्थिति के बारे में सभी से बात कर सकता था। हम सभी वापस जा रहे हैं, तो चलो पारिवारिक मामलों के बारे में बात करते हैं। सभी ने जिया देश को अपना घर माना और इसे बहुत याद किया। मुझे वी द्वीप की बहुत याद आती है। इस बार जब मैं वापस जाता हूँ तो मुझे वहाँ एक छुट्टी के लिए जाना चाहिए। उच्च तीव्रता वाली लड़ाई ने मुझे पहले ही शारीरिक और मानसिक रूप से समाप्त कर दिया है। यहाँ तक कि 200 के स्तर पर किसी के पास असीमित ऊर्जा नहीं है। इसके अलावा हमें इस अवधि के दौरान विदेशी जनजातियों से निपटना होगा, इसलिए सभी को कठिन समय मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि जिया किंगडम अब कैसा है। फिर आपको अपने पिता से पूछना होगा, क्या आपके पिता क्या राज्य का मुखिया नहीं है? एक वीडियो कॉल करें और पूछें, सु यान ने जिया विंजिंग से कहा। वापस जाना और इसे अपनी आंखों से देखना बेहतर है। इस बार मैं वापस जाता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पिताजी ने पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार वैश्विक स्तर तक किया है। इस बार वे नहीं जानते कि हम वापस जा रहे हैं। यह एक और आश्चर्य होना चाहिए। वीर की हंसी के बीच समय जल्दी से गुजरा। इस बार जो लोग वापस जा रहे थे, ये सिर्फ जियांग तियान और लुओ ली नहीं है, जिया कंट्री के कई युवा भी हैं। सौभाग्य से जियांग तियान का स्पेसशिप उन्हें समायोजित करने के लिए काफी बड़ा है। दूसरी तरफ पहले स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में ब्लू स्टार जिया किंगडम के प्रमुख अभी भी जिया जी हैं, जो राजधानी के केंद्रीय कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। आजकल की बैठकें पहले की तरह गंभीर नहीं हैं। अतीत में वे मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए जिया के गठबंधन में शामिल होने के लिए कुछ देशों पर जीतने की कोशिश करने के लिए बैठकों का मुकाबला कर रहे थे। जब से जियांग तियान ने दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में उन देशों के देवताओं को नष्ट कर दिया, उन देशों ने अपना समर्थन खो दिया और जिया किंगडम एलायंस पक्ष के कुछ देशों को छोड़कर जिया किंगडम द्वारा जल्दी से नष्ट कर दिया गया। अन्य सभी अमेरिकी सहयोगी जिया देश द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।
तथाकथित पूर्ण विनाश का मतलब है कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा गया था। उदाहरण के लिए द्वीप देश को पहले जियांग तियान द्वारा मूर्ख बनाया गया था, पूरा देश गिर गया और बाद में वे संयुक्त राज्य में एक राज्य में चले गए। लेकिन अब दोनों आइलैंडर्स और अमेरिकियों दोनों नीले ग्रह पर विलुप्त हो गए हैं और उन लोगों के अलावा ब्लू स्टार पर सभी अजीब जानवरों को भी साफ कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि ब्लू स्टार पहले स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहां कोई अजीब जानवर अब नहीं रहते हैं। विज्ञापन: यदि विशेष क्षमता वाले लोग अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो वे अन्य आस पास के ग्रहों में जा सकते हैं जहां अजीब जानवर कहलाप कर रहे हैं। सफाई के बाद छोड़ी गई भूमि के लिए वे जिया साम्राज्य की भूमि बन गए हैं। जिया साम्राज्य ने उन भूमि के लिए अलग अलग प्रबंधन की स्थापना की, कुछ स्थानों पर पर्यटन विकसित किया और अन्य स्थानों पर संसाधन रोपण किया। संक्षेप में, इसने जलवायु के अनुसार संसाधनों का पूरा उपयोग किया। द्वीप देश के लिए यह जिया देश का विशेष कचरा डंप बन गया है। कचरा विभिन्न अन्य स्थानों से ले जाया जाता है और एक कचरा निपटान केंद्र भी है। आजकल कचरा रिसाइक्लिंग अपेक्षाकृत सरल है और इसे प्रौद्योगिकी की मदद से किया जा सकता है। श्री नेता स्टार अलार्म के अनुसार हमारी ओर एक अंतरिक्ष यान है। हमने एक चेतावनी संकेत भेजा लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या जो इतना बोल्ड है कि आने के लिए और हमारे लिए परेशानी का कारण बने? क्या ऐसा हो सकता है कि वे दूसरे ग्रह से हैं? यह असंभव है। अब हम एक प्रथम स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में हैं। हर कोई जानता है कि हम सबसे अधिक हैं ताकतवर। कौन आने की हिम्मत करेगा? हर कोई इसका पता नहीं लगा सकता था, लेकिन इस समय जिया जी को एक वीडियो भेजा गया था। बेटी जिया जी ने खाते को देखा और देखा कि यह उसकी बेटी थी। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन खुश महसूस कर सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या उसकी बेटी दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में विकसित नहीं हो रही है? क्या उसे अब वापस नहीं आना चाहिए? मुझे नहीं पता कि वेंजिंग किस स्तर पर है, लेकिन मुझे लगता है कि वह 150 के स्तर के आसपास होना चाहिए, है ना? जिया जी ने अभी भी बहुत ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लेवल 100 के माध्यम से टूटने के बाद अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल था। अरे पिताजी, जियांग तियान और मैं दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से वापस आ गए हैं और कुछ दिनों के लिए आराम करने जा रहे हैं। आप लोगों को हमें प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि जिया वेंजिंग 200 स्तर पर एक मजबूत महिला है, लेकिन जब अपने पिता जिया जी का सामना करते हैं तो उन्होंने अभी भी एक खराब बवा की तरह काम किया। आखिरकार हर कोई अपने माता पिता के सामने एक बच्चा है ना? वास्तव में ठीक है। आपने वापस आने के लिए क्या अंतरिक्ष यान लिया? यह एक है। जिया वेंजिंग ने एक तस्वीर भेजी। तो यह आप लोग हैं। मैं सोच रहा था कि कौन हमारे तारों वाले आकाश में घुसपैठ करने की हिम्मत करेगा। ठीक है पिताजी, कोई और शब्द नहीं, हम लगभग 10 मिनट में वहां पहुंचेंगे। जिया वेंजिंग ने वीडियो को लटका दिया। विज्ञापन: अध्याय 504 जिया देश में लौट रहा है। सभी द्वारा स्वागत। मिस्टर फुहरा, क्या आप चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष यान को रोकने के लिए एक युद्धपोत भेजें? मैं तुम्हें रोकने नहीं जा रहा हूँ, तुम बेवकूफ हो। जियांग तियान और उसके दोस्त वापस आ गए हैं। आओ, हर कोई जाकर उन्हें बधाई देता है। क्या जियांग तियान और अन्य वापस आ गए हैं? जिया राज्य के सभी उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी सुखद आश्चर्यचकित थे। जियांग तियान कौन है? वह जिया राज्य और सबसे मजबूत व्यक्ति में सबसे बड़ा योगदान करता है। जियांग तियान की सुरक्षा के कारण ये ठीक है कि जिया देश अब पहले स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। इसके अलावा जिया देश में कई युवा लोग 99 के स्तर की अड़चन तक पहुंच गए हैं। पिछली बार जियांग तियान को पीछे छोड़ने वाले संसाधनों का उपयोग किया गया है और स्तर 99 से स्तर 100 तक जाने के लिए दुर्लभ और विदेशी फलों की अभी भी आवश्यकता है। इसलिए इस बार हर कोई कुछ संसाधनों के लिए जियांग तियान से पूछने की योजना बना रहा है, लेकिन आप निश्चित रूप से इसके लिए नहीं पूछते हैं। जैसे ही दूसरा व्यक्ति वापस आता है, लेकिन आपको पूछने से पहले उसे अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। आखिरकार आप उससे कुछ मांग रहे हैं। वैसे जियांग गुओ और वांग मिली को कॉल करना याद रखें। जिया जी आदेश देना नहीं भूल गया। आखिरकार एक जियांग तियान के पिता हैं और दूसरा जियांग तियान की सुंदर सौतेली माँ है। हाँ। जियांग गुओ के उपचार के लिए जिया गुओ को सबसे अच्छी व्यवस्था करने के लिए कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि जियांग गुओ की रक्षा करने के लिए खुले तौर पर या गुप्त रूप से कितने स्वामी भेजे गए हैं। मुझे इसे इस तरह से डाल दें, जियांग तियान को अभी एक ठंड है और अगले सेकंड सबसे अच्छा उपचार मानसिक उसके घर पर आएगा और उसे ठीक कर देगा। साथ ही साथ सुपरमार्केट में पास में रहने वाले भी, वे सभी विशेष रूप से जिया जी द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा खोले गए थे। 10 मील के दायरे में लगभग सभी लोग जिया जी के लोग थे और सुरक्षा उपाय हवा के लिए बेहद थे। विशेष सैन्य विमानों और विशेष क्षमताओं वाले फ्लाइंग लोगों को घड़ी के चारों ओर गश्त करने के लिए तैनात किया गया था और यहाँ तक कि एक मच्छर भी नहीं उड़ सकता था। आजकल जब किसी का बेटा वापस आता है तो उसे सूचित किया जाना चाहिए। इसलिए जल्द ही जिया कंट्री के लिए स्पेशल प्लेस पर डॉक स्पेसक्राफ्ट जिया जी के नेतृत्व वाले वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही साथ जियांग गुओ और अन्य सभी वहां इंतजार कर रहे थे और सभी के चेहरे पर एक बेहद उत्साहित अभिव्यक्ति थी। यहाँ वे आते हैं, त्वरित संगीत बजाते हैं। जैसे ही जिया जी ने जियांग तियान के अंतरिक्ष यान को देखा, उसके पीछे के बैंड ने संगीत बजाना शुरू कर दिया। संगीत बजाने वाले इन लोगों को कम मत समझो, वे विशेष क्षमताओं वाले नए लोग हैं। संगीत बजाने का प्रभाव लोगों को अधिक ऊर्जावान बना सकता है और वातावरण हर्षित हो जाता है। बूम! अंतरिक्ष यान के उतरने के बाद जोर से शोर हुआ और फिर हैच खुल गया। बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति जिया वेंजिंग था, जो सभी के टकटकी के तहत था। पापा! जिया वेंजिंग ने सीधे जिया जी को गले लगाया। पिता और बेटी एक लंबे अलगाव के बाद फिर से मिले। हालांकि जिया वेंजिंग उसे लंबे समय तक गले लगाने से पहले जिया जी ने उसे दूर धकेल दिया। विज्ञापन: फिर वह जियांग तियान की ओर चला और मुस्कुराया। वापस स्वागत है जिया वेंजिंग। स्वागत है घर जियांग तियान। सभी ऑन गार्ड शुरू हुए विभिन्न धुनों को खेलने के लिए और खुश। इसी समय एक राष्ट्रीय लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी और विभिन्न स्थानों पर लाइव प्रसारण कमरे के लिए विभिन्न शॉट भी दिए गए थे। आपका स्वागत है बेटा जियोतियन घर में। स्वागत है, जियांग गुओ और वांग मिली ने कहा और वे ऊपर गए और जियांग तियान को गले लगाया। जियांग तियान अपनी अभिव्यक्ति से बता सकता था कि उसके बूढ़े पिता बहुत खुश थे। मुझे बस लगता है कि मैंने हाल ही में कुछ वजन कम किया है और मेरा रंग बहुत अच्छा नहीं लगता है। हालांकि आंटी वान का चेहरा रोसी लग रहा है, इसलिए उसे बहुत पोषण मिल रहा होगा। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद जियांग तियान समझ गया
चाची वांग जैसी पत्नी होने पर उसके बूढ़े पिता का वजन कैसे नहीं कम हो सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने पुराने पिता के लिए कुछ किडनी टोनिंग संसाधनों को खोजने की आवश्यकता है। आंटी वांग एक भेड़िया के रूप में जोरदार होने की उम्र में है। राष्ट्रपति जिया, वरिष्ठ अधिकारी, पिता चाची वांग, मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। स्वागत करने वाला भोज आपके लिए तैयार किया गया है। आपके पास एक कठिन यात्रा है, इसलिए आपको पहले कुछ खाना चाहिए। जिया जी ने जियांग तियान और अन्य लोगों को कैपिटल होटल में ले लिया। आजकल होटल बहुत जल्दी खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि अगर इसमें केवल 1 दर्जन मिनट लगते हैं जब तक आप ऑर्डर देते हैं तब तक इसे तुरंत व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए जब जियांग तियान होटल में पहुंचे, भोज की स्थापना की गई है सैकड़ों तालिकाओं के साथ और प्रत्येक तालिका बेहद शानदार है। हालांकि जियांग तियान मूल रूप से खाने के बिना ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अलौकिक शक्तियों को अवशोषित करने पर भरोसा कर सकता है, लेकिन कोई भी स्वादिष्ट भोजन से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा भोज संस्कृति केवल जीवन का एक तरीका नहीं है। मैं सिर्फ बहुत सारे लोगों के सामने चेहरा मना नहीं कर सकता। भोज में प्रवेश करते हुए अन्य लोगों के परिवार जो एक साथ वापस आए थे उन्हें भी यहाँ आमंत्रित किया गया था। सु यांग के पिता, लुओ ली के पिता लुओ कुन और अन्य सभी वहाँ थे। एक एक करके उन्होंने पूछा कि बच्चे हाल ही में कैसे कर रहे थे। पुराने पिता ने यह नहीं पूछा कि वे किस स्तर पर थे, लेकिन क्या वे अच्छी तरह से खा रहे थे, अच्छी तरह से सो रहे थे आदि। रात के खाने की मेज पर हर कोई सूरज के नीचे सब कुछ के बारे में बात कर रहा था और बाद में उन्होंने स्वाभाविक रूप से दूसरे स्तर के सभ्यता, ब्रह्मांड के मामलों और इसके वर्तमान स्तर के बारे में बात की। विज्ञापन। वैसे जियांग तियान, क्या दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में खेती करना मुश्किल है? अब आप किस स्तर पर हैं? इसके अलावा ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम के 4 गठबंधनों में सबसे मजबूत कौन है? जिया जी ने कई सवाल पूछे। चूंकि जियांग तियान और अन्य कुछ समय के लिए संपर्क में नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड की स्थिति को नहीं जानते थे। मुझे लगा कि ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम को 4 गठबंधनों द्वारा नियंत्रित किया गया था। महान जिया दिव्य साम्राज्य अब दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे मजबूत दिव्य साम्राज्य है। इसे ग्रेट जिया गठबंधन पिताजी कहा जाना चाहिए। जिया विंजिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन पहले ये कहा, क्या डैक्सिया एलायंस यह इस तरह है? पिताजी, जिया विंजिंग चीजों को बयान करने में बहुत अच्छा है। जब वह चीजों के बारे में बात करती है तो वह बहुत उत्साहित होती है। वह उन चीजों को अतिरंजित करती है जिन्हें अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए और उन चीजों को अतिरंजित करता है जिन्हें और भी अधिक अतिरंजित होना चाहिए। कहानी आधे घंटे तक चली और यह एक सरलीकृत संस्करण था, अन्यथा इसे पूरा करने में पूरा दिन लग गया होगा। हर कोई स्तब्ध था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। विशाल दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जियांग तियान का आने के बाद 1 साल से भी कम समय में अधिपति बन गया है और वे अब सभी स्तर 200 हैं। ये स्तर 200 है। दूसरे शब्दों में सभी ने 1 वर्ष में 100 बार समतल किया और दूसरे स्तर के ब्रह्मांड पर हावी रहा। यदि आप किसी को इस बारे में बताते हैं तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि जिया विंजिंग सिर्फ डींग मार रही थी क्योंकि वह नशे में था, लेकिन जब जिया विंजिंग ने अपने स्तर की 200 ताकत का प्रदर्शन किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह सच था। पिताजी, इस बार आराम करने के लिए वापस आने के बाद हम तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाएंगे जब हम फिर से वापस जाएंगे। मुझे नहीं पता कि हम फिर से कब आएंगे। ये ठीक है, आपके पास एक व्यापक दुनिया है जो तलाशने के लिए बहादुरी से इसके लिए जाओ। ओह वैसे पिताजी, ये कुछ संसाधन हैं जो मैंने एकत्र किए हैं। मैं उनका उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन वे यहाँ बिल्कुल अनमोल हैं। मैं उन्हें आपको दूंगा और उन्हें जिया कंट्री के लिए अधिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उनका उपयोग करूंगा। ये कहने के बाद जिया विंजिंग ने बहुत सारे संसाधन निकाले। वे सभी संसाधन थे स्तर 11 से स्तर 17। उनके लिए वे सिर्फ कचरा थे, लेकिन यहाँ लोगों को स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने में मदद करने के लिए केक का एक टुकड़ा था। दूसरों ने भी बहुत सारे संसाधन निकाले। चूंकि वे उन्हें वैसे भी उपयोग करने के लिए वापस ला रहे थे, वे उन्हें एक साथ बाहर ले जा सकते हैं। इतने सारे संसाधनों को देखते समय जिया स्टेट के शीर्ष नेता भी बेहद उत्साहित थे। वैसे अब से जब जिया देश के सुपर पावर 100 के स्तर के माध्यम से टूट जाते हैं तो उन्हें लेने के लिए एक स्पेसशिप की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने एक विशेष अंतरिक्ष चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से वे किसी भी समय द्वितीय ब्रह्मांड में महान जिया दिव्य साम्राज्य में जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप किसी भी समय यात्रा के लिए वहां जा सकते हैं। जियांग तियान ने कहा। विज्ञापन। अध्याय 505 पिताजी और चाची वांग। वास्तव में जियांग तियान ने पहले ही यह सोचा था कि जब वह वापस आया था अतीत में, यह इसलिए था क्योंकि ग्रेट जिया का राज्य दूसरे स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में था और पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन अब ये पर्याप्त है। इसलिए जिया किंगडम के लिए भविष्य में यदि जीनियस 100 के स्तर से टूट जाता है तो वह सीधे जियांग तियान द्वारा निर्मित अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से ग्रेट जिया के राज्य में जा सकता है और यह उसे लेने के लिए स्पेसशिप की आवश्यकता के बिना बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। स्वाभाविक रूप से इस चैनल के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियांग तियान के अंतरिक्ष नियमों और वर्तमान विशेषता निर्माण दूरी के साथ ये पर्याप्त है और ट्रांसमिशन तात्कालिक है। एक और बात यह है कि भविष्य में दूसरे स्तर के सभ्य ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने से स्वाभाविक रूप से लोगों को इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी और जिया राज्य के लोग सबसे अच्छे लोग हैं। जियांग तियान ने सीधे राजधानी के पास इस ट्रांसमिशन चैनल की स्थापना की ताकि राजधानी में अलौकिक शक्तियों के शीर्ष विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक हो। आखिरकार दूसरा स्तरीय सभ्य ब्रह्मांड बहुत अधिक उन्नत है। उन्हें समय समय पर जाने के लिए लेने से भी मजबूत बनने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिल सकता है। भोज सभी के लिए एक सुखद समय में पारित हो गया। ये खत्म होने के बाद हर कोई जो इस बार वापस आया था स्वाभाविक रूप से अपने परिवार को पहले देखने के लिए घर गया और जियांग तियान कोई अपवाद नहीं था। राजधानी में विला में लौटने के बाद क्योंकि भोज देर से था, जियांग तियान ने तब तक आराम किया जब तक कि वह अगली सुबह आंटी वांग द्वारा जागने के बाद नहीं था। जियोतियन, यह नाश्ते का समय है। आंटी वांग ने जियांग तियान के दरवाजे पर दस्तक दी। इस समय जियांग गुओ पहले से ही हॉल में जगह में थे। ये देखा जा सकता है कि जियांग गुओ का चेहरा अब खुशी से भरा है। यहाँ हम आए। जियांग तियान जल्दी बिस्तर पर जाने वाला था, लेकिन चूंकि आंटी वांग ने उसे फोन किया, चलो नाश्ता करते हैं। पिताजी, आंटी वांग, वास्तव में आपको इतना मितव्ययी होने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मैं आपको सीधे एक शीर्ष शेफ पाऊंगा। अब से आप हर भोजन के लिए जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वर्तमान स्थितियों के साथ इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। जियांग
तियान ने कहा, अगर वह अब आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह की खबर प्रकाशित करता है, फिर जो शेफ अगले आवेदन करते हैं वे निश्चित रूप से एक पंक्ति में 3 बार ब्लू स्टार को सकल कर सकते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ तक कि जो लोग गैस्ट्रोनॉमिक प्रतिभाओं के साथ 90 से अधिक हैं, वह निश्चित रूप से जियांग तियान के परिवार की सेवा करने पर गर्व करेंगे। जियांग तियान जो चाहता है वह युगल पर बोझ को हल्का करना है और सुपर पावर द्वारा बनाई गई व्यंजन भी उन्हें युवा रख सकते हैं। नहीं जियोटियन, ये वास्तव में काफी अच्छा है। आंटी वांग ने बिना सोचे समझे मना कर दिया, जिसने जियांग तियान को आश्चर्यचकित कर दिया। विज्ञापन, हाँ तियाना, कोई जरूरत नहीं है। अप्रत्याशित रूप से जियांग गुओ ने भी इनकार कर दिया और जियांग तियान और भी अधिक आश्चर्यचकित था, क्योंकि जियांग गुओ हमेशा एक अच्छा भक्षक रहा है। वह भोजन बहुत पसंद करता है, इसलिए वह इस बार भी शेफ क्यों नहीं बनना चाहता है। वास्तव में हम दोनों अब काफी अच्छी तरह से जी रहे हैं, हर दिन एक ही जीवन को दोहरा रहे हैं, दिन प्रतिदिन 3 भोजन करते हैं। शायद यह आपके विचार के कारण था कि मैं आंटी वांग के साथ मिलकर नहीं मिला। शायद यह इसलिए था क्योंकि हम उस समय बहुत लंबे समय तक अलग हो गए थे और एक दूसरे को बहुत याद किया, इसलिए अब हम एक साथ हैं। हम उस जीवन को संजोते हैं जो हम दोनों के पास अब 10 मिनट के लिए है। ये बहुत परिवार जैसा है, जियांग गुओ ने कहना जारी रखा, और जियांग तियान ने यह भी समझा कि उनके पिता वास्तव में 2 लोगों के बीच इस तरह का जीवन पसंद करते हैं। इस मामले में जियांग तियान ने एक शेफ को काम पर रखने का विचार छोड़ दिया। दंपति को परेशान नहीं करना सबसे अच्छा था। वैसे पिताजी, चाची वांग, मेरे पास भी पवित्र पत्थर हैं जो आपको अपनी प्रतिभा को जगाने में मदद कर सकते हैं, और मेरे सात्वतमान संसाधन मैं आपको कुछ दिनों या 10 में स्तर 100 के माध्यम से तोड़ने में मदद कर सकता हूँ। जियांग तियान ने 2 दिव्य पत्थर निकाले। ये पहले अपेक्षाकृत कीमती थे। आखिरकार वे ऐसे संसाधन थे जो आम लोगों को अपनी प्रतिभा को जगाने में मदद कर सकते थे, लेकिन अब जियांग तियान के पास रेगिस्तान में रेत के रूप में उनमें से कई हैं। इसका कारण ये है कि मेरे पिता और चाची वांग अब खुद को बचाने में अधिक सक्षम होंगे कि उनके पास ताकत है, और यदि कोई अपराधियों को भविष्य में उनकी हत्या करना है, इसे भूल जाओ तियान र। मुझे अब अलौकिक प्रतिभाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी चाची वांग और मैं बस हर दिन एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। हालांकि जियांग गुओ ने अप्रत्याशित रूप से फिर से इनकार कर दिया। ठीक है, जियांग तियान ने मैजिक स्टोन को वापस ले लिया। आखिरकार यह उसके पिता का अधिकार था जिस तरह से वह चाहता था, और वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये काफी अच्छा था। कम से कम आपको लड़ने और मारने की जरूरत नहीं है और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा ब्लू स्टार अब मूल रूप से जिया किंगडम का क्षेत्र है। जियांग तियान की प्रतिष्ठा के साथ किसी के लिए भी इतना अंधा होना असंभव है जितना कि उसकी हत्या करना। मुझे डर है कि इससे पहले कि मैं भी विला के करीब पहुंचूं, मैं उन मास्टर्स द्वारा मांस के पेस्ट में कटा हुआ होगा जो खुले तौर पर या गुप्त रूप से घात में पड़ा हुआ है। विज्ञापन, वैसे जियाओटियन, आप पहले से ही एक वयस्क हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं? यदि नहीं तो आंटी वांग आपके लिए कुछ का परिचय दे सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि वे अच्छे दिखेंगे, अच्छे आंकड़े होंगे और अच्छे परिवारों से आएंगे। आपकी चाची वांग आमतौर पर पास के विला क्षेत्र में जाती है जब वह स्वतंत्र होती है। आप जानते हैं कि आप अब बहुत प्रसिद्ध हैं और आप पास के विला क्षेत्र की सभी लड़कियों को जानते हैं। जियोटियन, यहाँ उनकी तस्वीरें हैं। देखें कि क्या कोई उपयुक्त है। यदि वहाँ है तो आंटी वांग आज आपको प्रस्तावित करेंगे। इसे भूल जाओ आंटी वांग, मैं अभी उस बारे में सोचना नहीं चाहता। इसके अलावा मेरे पास मेरे आसपास बहुत सारी करीबी महिला मित्र हैं। मैं एक साथी नहीं होने की चिंता क्यों करूंगा? ये सच है। मुझे लगता है कि लुओ ली और सू यांजियू अच्छे हैं और जिया विंजिंग भी बहुत अच्छी है। हम तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए जाने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। अब कोई भीड़ नहीं है। जियांग तियान ने मना कर दिया। वास्तव में महान जिया दिव्य साम्राज्य की विजय अब ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई है। जब उन्होंने विभिन्न जातीय समूहों के क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया, भले ही जियांग तियान घर पर रहे तो वह समय पर सामने की लाइन से युद्ध की रिपोर्ट की जांच करेंगे, लेकिन मूल रूप से कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा करने के लिए इन कुछ दिनों का फायदा उठाया। अब सभी देश जो पूर्व में अमेरिकी गठबंधन में थे, जिया किंगडम द्वारा नष्ट कर दिया गया है। वे पूरी तरह से पहुंचे, किसी को पीछे नहीं छोड़ते। जिन देशों को नष्ट कर दिया गया था, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ने खनिज और संसाधन की खेती को विकसित करना शुरू कर दिया है। द्वीप देशों का उपयोग कचरा निपटान संयंत्रों के रूप में किया गया था, जबकि कुछ देशों को जिया देश द्वारा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया गया था। आखिरकार जब कोई अभ्यास करने से थक जाता है तो किसी को आराम करने की आवश्यकता होती है। जियांग तियान और लुओ ली को सभी तरह से यात्रा करने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है। अब वह चेहरा सबसे अच्छा पास है। जिया गठबंधन में उन देशों के लिए वे अब जिया के जागीरदार राज्य बन गए हैं। अब ब्लू स्टार पर पूरी दुनिया वास्तव में जिया भाषा बोल रही है। इसके अलावा जब तक आप जिया देश के नागरिक हैं, तब तक आपको किसी अन्य देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप चाहें तब तक रह सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है। बेशक इस सब की जड़ अभी भी जियांग तियान के क्रेडिट के कारण है। यदि जियांग तियान ने उन देशों के दूसरे स्तर के ब्रह्मांडों में ईश्वर के राज्यों को नष्ट नहीं किया होता तो यह संभव नहीं होता। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया और जियांग तियान और उनके करीबी महिला मित्रों के समूह ने लगभग 1 महीने बाद तक बहुत खुश यात्रा की। जियांग तियान को फ्रंट लाइन से एक युद्ध रिपोर्ट मिली जिसमें कहा गया था कि विजय प्रक्रिया के दौरान कुछ मजबूत बाधाओं का सामना किया गया था और जियांग तियान को उनसे निपटने की आवश्यकता हो सकती है। विज्ञापन, अध्याय 506, आत्मा दानव कबीले के खिलाफ लड़ाई। जब जियांग तियान ने जिया किंगडम को छोड़ दिया तो वह जिया किंगडम की सभी युवा पीढ़ी को ले आया, जब तक कि वे ग्रेट जिया ईश्वरीय राज्य के स्तर के माध्यम से टूट गए थे। बेशक इस बार एक ट्रांसमिशन चैनल था, इसलिए वापस जाने के लिए एक स्पेसशिप लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 1 सेकंड में सीधे गंतव्य पर टेलीपोर्ट किया जाना चाहिए। माध्यमिक ब्रह्मांड में लौटने के बाद जियांग तियान पहले जिया देश की युवा पीढ़ी को बसाया। तब वह और बाकी सभी लोग युद्ध के मैदान में सबसे तीव्र जगह पर पहुंचे, जो कि फ्रंटलाइन कर्मियों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार आत्मा दानव कबीले का क्षेत्र था। क्योंकि जिस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की गई है वह काफी बड़ा है, एकत्र किए गए नक्शे लगभग एक पूर्ण माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। पूरे ब्रह्मांड को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और केंद्र। वह क्षेत्र जहां जियांग तियान स्थित है वह ब्रह्मांड के दक्षिणी भाग में है, जो दक्षिण में एक छोटा सा कोना है जो बेहद
असंगत है। हालांकि वर्तमान में पूरे दक्षिणी क्षेत्र को जियांग तियान की सेना द्वारा एकीकृत किया गया है। आत्मा दानव कबीले का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में है। दो क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं और पश्चिमी क्षेत्र को पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता है। स्पिरिट डेमन कबीले शीर्ष रैंक वाले कबीले में से एक है, इसलिए उनकी ताकत के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पिरिट डेमन कबीले के कबीले नेता को लौकिक दोष से एक शक्तिशाली छोड़ दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बाधा है। जब तक पश्चिमी क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है तब तक पूरे ब्रह्मांड को एकजुट करना सरल होगा। इसलिए जियांग तियान ने इसकी देखभाल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाने का फैसला किया। आज उन्होंने सीधे अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग किया और चैनल के माध्यम से यात्रा की और जल्द ही आत्मा दानव कबीले के क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ वह देख सकता था कि विरोधी सेना की संख्या जियांग तियान के पक्ष से कम नहीं थी। दोनों पक्ष वर्तमान में एक गतिरोध में हैं। आत्मा दानव कबीले की हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके पीछे एक दुश्मन है, ट्रोल कबीले। ये दोनों कुलों हमेशा दुश्मन रहे हैं। जियांग तियान ने आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वह अभी तक नहीं आया था। अब जब वह आ गया है तो अधिक आत्मविश्वास होगा। आत्मा दानव कबीले के पितृसत्ता ने जियांग तियान को देखा। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से भी विपरीत पक्ष देखा और देख सकते थे कि आत्मा दानव कबीले बेहद विशाल था। यह उस समय से संबंधित है जब ब्रह्मांड को दोषपूर्ण कर दिया गया था। उस समय आत्माएं और ट्रोल अभी भी एक ही कबीले थे जिसे विशाल कबीले कहा जाता था, लेकिन बाद में वे आंतरिक संघर्षों के कारण विभाजित हो गए। दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई की और दो दौड़ में विभाजित किया। एक स्पिरिट डेमन था और दूसरा ट्रोल था। आप एक इंसान हैं, लेकिन आप यहाँ इतनी जल्दी यहाँ पहुंचने में सक्षम थे और पूरे दक्षिण को जीत सकते हैं। आप काफी सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपनी अलौकिक शक्ति का स्रोत मिला है। विज्ञापन और उनमें से बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने 200 स्तरीय अधीनस्थों के एक समूह को प्रशिक्षित किया है। लेकिन इसलिए क्या, मैं कॉस्मिक फॉल्ट का एक अवशेष हूँ और मुझे उन चीजों में महारत हासिल है जो आपसे बहुत अधिक उन्नत हैं। अकेले अन्य चीजों को दें। मार्शल आर्ट की मेरी महारत किसी भी तरह से 20वें स्तर तक सीमित नहीं है। विपरीत दिशा में दानव कबीले के नेता ने जियांग तियान को धमकी दी। कबीले नेता के विवरण के अनुसार मार्शल आर्ट लगभग 20वें स्तर के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरता है, क्योंकि वे तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में बनाई गई मार्शल आर्ट हैं और उनकी शक्ति अतुलनीय है। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी हमारे पीछे ट्रोल हैं, लेकिन अगर आप लड़ने पर जोर देते हैं तो हम मौत से डरते नहीं हैं। लेकिन जब समय आता है तो दूसरों को हमारा फायदा न होने दें। आत्मा दानव प्रमुख का मतलब यह है कि ट्रोल किसी भी समय एक आश्चर्यजनक हमले को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपके और मेरे बीच एक सिर पर लड़ाई निश्चित रूप से आपसी नुकसान में परिणाम होगी, इसलिए मैं आपको 2 बार सोचने की सलाह देता हूँ। हाँ, मैं डर नहीं जाऊंगा। जियांग तियान ने लड़ाई पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के ताकत के स्तर को महसूस किया और पाया कि दानव कबीले नेता 213 के स्तर तक पहुंच गए थे। यह उससे 3 स्तर अधिक है। एक दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड, ये ताकत 3 स्तर अधिक है। बिल्कुल भयानक है, लेकिन जियांग तियान अलग है। वह कई विशेषताओं में भयानक वृद्धि से डरता नहीं है। दूसरी तरफ के रूप में आत्मा दानव कबीले के पीछे ट्रोल कबीले भी लड़ाई देख रहा था। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी सेना और युद्धपोतों को भी तैयार किया था। आत्मा दानव कबीले को नष्ट करने की उनकी लंबी पोषित इच्छा को महसूस नहीं किया जा सकता था। मुझे आज ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। एक और दौड़ का एक सदस्य लड़ने के लिए आया था और ऐसा लगता है कि वे काफी मजबूत हैं। इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष जीतता है, मैं इसे काट सकता हूँ। फायदे चीफ, क्या हमें स्पिरिट डेमन कबीले का समर्थन करना चाहिए? आखिरकार उनका क्षेत्र हमारा प्राकृतिक अवरोध है और यह वर्षों में हमारी स्थिरता में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। हालांकि ट्रोल्स के बीच एक साथी था जिन्होंने एक अलग राय व्यक्त की, ये सोचकर कि 2 जनजातियां आत्मा राक्षस और ट्रोल्स अटूट रूप से जुड़े हुए थे। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। हम पहले सुरक्षित थे क्योंकि वे आक्रमण महत्वहीन थे। आत्मा दानव कबीले ने आसानी से उनसे निपटा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे इस अवसर को जब्त करना चाहिए। यदि मैं ऐसा करता हूं तो हमारी ट्रोल जनजाति निश्चित रूप से इस दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे मजबूत होगी। ट्रोल प्रमुख जोर से हंसते थे और उनकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था, बस शो देखने के लिए तैयार था। उसी समय जियांग तियान ने भी स्पिरिट डेमन कबीले के नेता के साथ लड़ाई शुरू की। जियांग तियान सिर्फ ये देखने की तैयारी कर रहा था कि प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली थी, जो 20 स्तरों से अधिक थी। विज्ञापन, आखिरकार वह अब केवल 20 के स्तर पर है। यदि वह प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट को संभाल सकता है और अपने स्वयं के लोगों को उनका अभ्यास करने दे सकता है तो भविष्य में तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाने पर इसके कई फायदे होंगे। बूम। इसके विपरीत आत्मा दानव कबीले के नेता ने हल्के से अपनी दाहिनी मुट्ठी को स्थानांतरित कर दिया और अचानक एक अंतरिक्ष भंवर दिखाई दिया। पूरे ब्रह्मांड की सभी अलौकिक शक्तियों ने एक मुट्ठी छाया में संघनित किया। मार्शल आर्ट जो 20वीं स्तर से ऊपर है, कॉस्मिक एनर्जी को एक हमले के रूप में कहेंगे, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी शरीर के भीतर निहित अलौकिक शक्तियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसलिए मार्शल आर्ट्स हमला जो ब्रह्मांड की ऊर्जा पर कॉल करता है, वह बहुत अधिक शक्तिशाली है। स्पिरिट डेमन चीफ को विश्वास है कि वह जियांग तियान को एक झटका से मार सकता है। और वहाँ ट्रोल चीफ, क्या आपको लगता है कि मानव जाति इसे रोक सकती है? यह एक 22वीं स्तर की मार्शल आर्ट है। हालांकि यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ तीसरी स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है जो यहाँ के स्थानीय लोग इसे रोक सकते हैं। कोई जल्दी नहीं, हम सिर्फ शो देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर वह आदमी आत्मा दानव कबीले के साथ युद्ध में जाने की हिम्मत करता है तो उसके पास काफी ताकत होनी चाहिए। लेकिन पितृसत्ता मानव जाति सभी के बाद माध्यमिक ब्रह्मांड तक सीमित है। मुझे डर है। जबकि लोग यहाँ चिंतित थे, दूसरी तरफ एक लड़ाई पहले ही शुरू हो गई थी। स्पिरिट डेमन कबीले के नेता ने पहले ही जियांग तियान के सिर पर अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था और मार्शल आर्ट ने लगभग पूरे आकाश को कवर किया। यदि अन्य जातीय समूहों की सेना का सामना करना पड़ रहा है तो यह एक हमला शायद पूरे दुश्मन सेना को मिटा देगा। हालांकि जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इससे निपटने का एक तरीका था। उन्होंने अपना हाथ लहराया और एक विशाल अंतरिक्ष हस्तांतरण चैनल का निर्माण किया। सीधे स्पिरिट डेमन कबीले नेता के सभी मार्शल आर्ट को दूसरे पक्ष को वापस कर दिया। क्या लौटी हुई मार्शल आर्ट को देखकर स्पिरिट डेमन कबीले दंग रह गए। असंभव, आपने ये कैसे किया? स्पिरिट डेमन सरदार के हमले को माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड के स्थानिक नियमों के आधार पर कभी भी विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति बहुत महान थी और कोई भी इतने बड़े चैनल का निर्माण नहीं कर सकता था।
यहाँ तक कि अगर वहाँ है तब तक इसे 1 सेकंड में सफलतापूर्वक बनाना असंभव है जब तक कि प्रतिद्वंद्वी पूर्ण नियमों को नहीं जानता है। विज्ञापन अध्याय 507 निरंतर विजय और उन्नयन। हालांकि आत्मा दानव सरदार को अब ये पता लगाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि विशाल हमला पहले ही वापस आ चुका था। यदि यह हल नहीं होता तो उसके सभी लोगों को शायद मिटा दिया जाता। आखिरकार यह एक 22वां स्तर का मार्शल स्किल था, इसलिए तुरंत स्पिरिट डेमन कबीले नेता ने इसे फिर से बाहर कर दिया और 2 मार्शल कौशल ने सीधे एक दूसरे को रद्द कर दिया। लेकिन भले ही वे रद्द कर दें, विस्फोट के कारण होने वाली विशाल लहरों ने आसपास के क्षेत्र में सभी युद्धपोतों को अस्थिर कर दिया और आत्मा दानव कबीले के सैकड़ों युद्धपोतों को पलट दिया गया। हालांकि जियांग तियान का स्थान बहुत स्थिर लगता है। सबसे पहले युद्धपोत के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री बहुत अधिक उन्नत है। वे सभी विशेष सामग्री हैं जो जियांग तियान द्वारा प्राप्त की गई हैं। अंतिम युद्धपोत बहुत बड़ा है। उसी समय जियांग तियान ने युद्धपोत पर एक अंतरिक्ष गठन भी स्थापित किया जो सीधे ऊर्जा में उतार चढ़ाव को स्थानांतरित कर सकता है, इसलिए इसे पलट नहीं दिया जाएगा। समाप्त। यह मेरी बारी है। पिछले हमले से जियांग तियान की मानसिक शक्ति रही है पूरी तरह से विश्लेषण किया। अब तक उसकी मानसिक शक्ति मजबूत है, यहाँ तक कि अगर यह एक 20 सेकंड स्तरीय मार्शल आर्ट था तो जियांग तियान अभी भी अपनी मानसिक शक्ति के साथ इसका विश्लेषण करने के बाद इसे चित्रित कर सकता था। इसलिए चित्रण पूरा होने के बाद जियांग तियान ने महसूस किया कि अब दूसरी तरफ इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी के रूप में कि क्या 20 सेकंड स्तरीय मार्शल आर्ट के इस सेट के अलावा अन्य मार्शल आर्ट हैं। जियांग तियान को पता नहीं है। वैसे भी एक सेट पर्याप्त है और अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे के लोग अधिकांश स्तर 202 पर हैं। यह अज्ञात है कि स्तर 22 मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कितना समय लगेगा। आखिरकार अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए अगले दूसरे में जियांग तियान ने सीधे लोगों की संख्या को मारना और बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरी आत्मा दानव कबीले के नेता को छोड़कर कबीले के अन्य सभी सदस्यों को 1 सेकंड में राख में बदल दिया गया था। चूंकि ये लोग उच्च स्तर के हैं, इसलिए सिस्टम संकेत जियांग तियान के दिमाग में आते रहते हैं। डिंग एक स्तर 203 प्रतिद्वंद्वी को मार डालो। सिस्टम स्तर 1000 तक बढ़ गया है। डिंग ए लेवल 205 प्रतिद्वंद्वी। सिस्टम लेवल अब 1200। स्पिरिट डेमन कबीले में वर्तमान में कई 100 मिलियन लोग हैं, इसलिए इस लहर में जियांग तियान की किलिंग प्रवर्धन को सक्रिय किया गया था और उनके द्वारा प्राप्त सिस्टम स्तर सीधे सैकड़ों अरबों तक पहुंच गया है। आजकल एक यादृच्छिक आबादी को नष्ट करने से सैकड़ों अरबों में सुधार होगा, जिससे जियांग तियान को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उनका वर्तमान सिस्टम स्तर 590 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। विज्ञापन जियांग तियान को कभी कभी डर होता था कि उनके पास बहुत सारे अंक थे और यह सबसे अच्छा होगा यदि हर पल विशेषताओं में सुधार किया गया। सौभाग्य से सिस्टम ने वर्तमान में एक नया संशोधन हल किया था, अर्थात स्वचालित संशोधन। प्रत्येक विशेषता के पीछे एक स्वचालित प्रतीक है। जियांग तियान को केवल इसे क्लिक करने की आवश्यकता है और इस विशेषता के लिए अंक स्वचालित रूप से बढ़ेंगे, अगले सेकंड में प्रति सेकंड से अधिक बढ़ेंगे। इस बिंदु को इसी विशेषताओं में परिवर्तित किया गया है। इस अवधि के दौरान जियांग तियान ने सुरक्षा में वृद्धि की, क्योंकि यह एक डोमेन वृद्धि है। सुरक्षा में वृद्धि उतनी ही अधिक है। सीमा को बढ़ाने के अलावा ये सीमा के भीतर अनुकूल बलों की विभिन्न विशेषताओं को भी बढ़ा सकता है। बेशक ये रक्षात्मक विशेषता है। अन्य विशेषताओं के लिए जियांग तियान में अन्य संवर्धन भी हैं। उदाहरण के लिए जियांग तियान के विभिन्न प्रवर्धन क्षेत्रों के बोनस के तहत रैपिड प्रवर्धन और जैसे कि रैपिड प्रवर्धन और इस तरह से एक स्तर 180 फ्रेंडली आर्मी वे सीधे स्तर 200 के खिलाफ लड़ सकते हैं। क्या अधिक भयानक है कि जियांग तियान के पुनर्जन्म नियमों को भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यदि टीम के साथी मर जाते हैं तो उन्हें तुरंत पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसलिए जियांग तियान के नेतृत्व में सेना लगभग एक अजेय सेना है। क्या वे सब मर चुके हैं? स्पिरिट डेमन सरदार ने अविश्वास में उसके पीछे सब कुछ देखा। उनके सभी पूर्व आदिवासी अब तैरते हुए राख के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। यद्यपि वह ब्रह्मांडीय दोष से पीछे रह गया था और हमेशा तीसरे स्तर के ब्रह्मांड के लिए तरस रहा था, फिर भी वह वर्षों से अपने जनजाति के विकास के लिए बहुत सारी भावनाओं के पास था। लानत है, मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। आत्मा दानव प्रमुख आगे बढ़े, लेकिन अपनी सीमित ताकत के साथ वह जियांग तियान को कैसे हरा सकता है? इसलिए ये केवल 1 सेकंड के बारे में था। आत्मा दानव कबीले के पितृसत्ता को मार दिया गया था और उससे जियांग तियान को एक छोटा मानचित्र मिला जिसमें तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के एक कोने को चित्रित किया गया था। इस मानचित्र के माध्यम से जियांग तियान ने पाया कि दूसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड तीसरे स्तर से नीचे एक ब्रह्मांड है और कई चैनलों को मानचित्र के पीछे दर्ज किया गया है। जियांग तियान को कुछ समय के लिए पारित होने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके पास पहले से ही 4 चाबियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरे स्तर के ब्रह्मांड के एक कोने को स्पष्ट रूप से देखा। जब आप भविष्य में तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाते हैं तो आपको कहां जाना चाहिए? समग्र दृष्टिकोण से तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड, हालांकि एक पूरे के रूप में बेहद विशाल, बाहरी ब्रह्मांड, मध्य ब्रह्मांड, आंतरिक ब्रह्मांड और कोर ब्रह्मांड में विभाजित है। ब्रह्मांड के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक अलग स्तर की आवश्यकता है और यदि आप स्तर की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि दबाव बहुत बढ़िया है। उदाहरण के लिए मध्य ब्रह्मांड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको चाहिए स्तर 350 तक पहुंचे, अन्यथा अलौकिक शक्तियों का दबाव आपको सीधे मौत के लिए कुचल देगा। हालांकि उच्च स्तर वाले लोग स्वाभाविक रूप से निचले क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। विज्ञापन लेकिन आमतौर पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सुपर पावर का दबाव जितना अधिक होता है उतनी ही तेजी से अपग्रेड होता है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल बाहरी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए योग्यता तक पहुंच गया हूँ। जियांग तियान ने नक्शे को देखा और थोड़ा अवाक था। ये थोड़ा लंगड़ा था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अपने स्तर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, लेकिन यह अब यहाँ संभव नहीं है। लेकिन तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाने के बाद जियांग तियान को केवल कुछ प्रतियां खोजने की जरूरत है। जल्दी से ऊपर स्तर करने का एक और तरीका है, जो तब तक इंतजार करना है जब तक कि सिस्टम सभी विशेषताओं को अनलॉक नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि क्या बाद में कोई स्तर संशोधन होगा। यदि वहां है तो जियांग तियान सीधे 100 मिलियन के स्तर तक खुद को संशोधित करेगा और फिर तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाएंगे, जहां वह किसी को भी सेकंड में मिलने वाले किसी को भी हरा देगा। ये स्तर कोर ब्रह्मांड हावी होने के लिए पर्याप्त है। इसके बारे में सोचने के बाद जियांग तियान ने विचार को एक
तरफ रखा। ट्रोल जनजाति के सभी सदस्य भी स्तब्ध थे। उन्होंने सोचा कि जियांग तियान और स्पिरिट डेमन जनजाति दोनों को नुकसान होगा और फिर वे स्थिति का लाभ उठाएंगे, लेकिन अंत में आत्मा दानव जनजाति को एक झपट्टा में मिटा दिया गया था। हम इस आदमी से कैसे लड़ सकते हैं, और अब वह आदमी ट्रोल्स के क्षेत्र के पास है, हमें क्या करना चाहिए? तब हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि दूसरे पक्ष ने हम पर हमला नहीं किया। लेकिन जब से जियांग तियान यहाँ था, उसने पूरे समूह को खुद पहुंचने की योजना बनाई। वह अब क्रेजली को मारने और सिस्टम स्तर को अपग्रेड करने के लिए तैयार था जब तक कि सभी विशेषता संशोधनों को अनलॉक नहीं किया गया। जियांग तियान तब तक इंतजार करेगा जब तक कि सभी विशेषताएं काफी मजबूत नहीं होती हैं और फिर तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाती हैं। उनका मानना है कि ये दिन बहुत दूर नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीवित जीव हैं। वर्तमान स्थिति से देखते हुए यदि आप एक स्तर 200 राक्षस को मारते हैं तो आप सिस्टम को 1000 के स्तर में अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप हत्या करते रहते हैं तो एक दिन इसे इन्फिनिटी में अपग्रेड किया जाएगा। तो अगले जियांग तियान ने ग्रहों की खोज जारी रखी, विशेष रूप से उन शक्तिशाली लोगों को। यदि वह रास्ते में किसी भी इंटरस्टेलर चोरों का सामना करता है तो वह सीधे उन्हें नष्ट कर देता। वैसे भी ब्रह्मांडीय युद्ध में कोई सही या गलत नहीं है, कोई भी निर्दोष नहीं है, ताकत सब कुछ है। इसलिए हत्या और वरिष्ठ एकमात्र ऐसी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। इस निरंतर विजय में अंत में 3 महीने के बाद विज्ञापन अध्याय 508 अंतिम 2 सामग्री 3 महीने की लड़ाई के बाद अब तक पूरे माध्यमिक ब्रह्मांड के 4 प्रमुख क्षेत्रों में जहां जियांग तियान स्थित है पर विजय प्राप्त की गई है। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, और अब पूर्वी क्षेत्र अभी भी गायब है। पिछले 3 महीनों में वहां के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के अलावा जियांग तियान ने विशेष रूप से अंतरिक्ष के नियमों के माध्यम से एक अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन चैनल की स्थापना की जो मूल क्रॉस गैलेक्सी ट्रांसमिशन से भी अधिक भयानक है। जब तक जियांग तियान टेलीपोर्टेशन चैनल में प्रवेश करता है तब तक केवल कुछ सेकंड में टेलीपोर्ट करने के लिए कहीं भी ले जाता है। यहाँ तक कि अगर वह ब्रह्मांड के दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग तक टेलीपोर्ट करता है तो वह अधिकांश ब्रह्मांड को पार कर सकता है। इसमें केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जो अतीत में अकल्पनीय था। जियांग तियान को लगता है कि मुख्य उद्देश्य प्रबंधन को सुविधाजनक बनाना है। लड़ाई के दौरान जियांग तियान ने सीधे हत्या के प्रवर्धन को सक्रिय किया और पार किया। इससे जियांग तियान की प्रणाली में सुधार भी हुआ जो अब लगभग अनंत के करीब आ रहा है। जियांग तियान को लग रहा था कि जब तक वह पूर्व में उन लोगों के साथ काम करता है तब तक उसकी प्रणाली निश्चित रूप से अनंत स्तर पर अपग्रेड की जाएगी। तब तक उनकी सभी विशेषताएं अनंत होंगी। इस आत्मविश्वास के साथ जियांग तियान ने तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए मार्ग खोलने के लिए 4 कुंजियों का उपयोग करने की हिम्मत की। वास्तव में अब तक जियांग तियान ने जीतने की प्रक्रिया में कई चैनलों की खोज की है जिनमें से सभी तीसरे स्तर के यूनिवर्स को जन्म दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ लागत की आवश्यकता है। कभी कभी जियांग तियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अग्रिम में एक नजर रखना चाहता था, लेकिन वह हमेशा वापस आयोजित किया। इस समय जियांग तियान पूर्व की ओर बेड़े का नेतृत्व कर रहा था। चूंकि वह पहले कभी पूर्व में नहीं गया था, इसलिए पूर्व में एक ट्रांसमिशन चैनल स्थापित करना असंभव था। अब जियांग तियान अभी भी युद्धपोत के साथ वहां उड़ान भरने की जरूरत है, लेकिन ये भी अच्छा है जिस तरह से कई बलों को समाप्त किया जा सकता है और सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। उन्मूलन के बाद जियांग तियान आने के बाद लोगों को सुविधाजनक बनाने के तरीके के साथ चैनलों का निर्माण करेगा। ब्रह्मांड का पूर्वी हिस्सा कई दौड़ का घर है। इसे लगभग पूरे ब्रह्मांड में सबसे समृद्ध क्षेत्र कहा जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां कई छिपे हुए स्वामी रहना पसंद करते हैं। ये सिर्फ इतना हुआ कि म्यू कोंगजी द्वारा बनाई गई उड़ान वाली नाव अभी भी कुछ सामग्रियों से कम थी, क्योंकि म्यू कोंगजी ने तीसरे स्तर के ब्रह्मांड के लिए अग्रणी मार्ग में उड़ने वाली नाव की स्थिरता का परीक्षण किया था। फ्लाइंग बोट की सतह को स्थिर करने के लिए अभी भी 2 सामग्री गायब हैं ताकि यह मार्ग में तेज हवाओं का सामना कर सके। पूर्व में परमेश्वर के राज्य का एक नीलामी घर होता है और इन दोनों सामग्रियों को आज नीलाम किया जाएगा। जियांग तियान मूल रूप से उसे सीधे जीतना चाहता था और फिर उसे 2 सामग्रियों को सौंपने के लिए मजबूर करता था, लेकिन गपशप के माध्यम से उसने सीखा कि नीलामी का मालिक कुछ निष्क्रिय छिपा हुआ मास्टर था। विज्ञापन अगर मैं नेत्रहीन युद्ध शुरू करता हूं तो मुझे डर है कि दुश्मन नहीं आएगा। हो सकता है कि जब वे अस्थिर स्थिति देखेंगे तो वे भाग जाएंगे। फिर मैं अपनी सामग्री कैसे प्राप्त कर सकता हूं? जियांग तियान ने इन 2 सामग्रियों के बारे में कई स्रोतों से पूछताछ की है, लेकिन पाया है कि वे नीलामी को छोड़कर कहीं नहीं पाए जाते हैं। आखिरकार वे कॉस्मिक फॉग से छोड़ी गई सामग्री हैं। यह अब लगभग विलुप्त हो गया है, कुछ लोगों को छोड़कर जब यह विलुप्त नहीं था। आप यहाँ रहते हैं और दांतेदार काम नहीं करते हैं। मैं पहले सामग्री प्राप्त करूंगा। जियांग तियान ने अपने पीछे के लोगों को सेना और युद्धपोतों को वहां डॉक करने के लिए कहा, और पहले नहीं और हंगामा करने के लिए नहीं। उसके संकेत की प्रतीक्षा में जैसे ही संकेत आता है वे शुरू कर सकते हैं। जियांग तियान ने खुद एक कदम आगे बढ़ाया। अंतरिक्ष नियमों को ट्रिगर किया गया और जियांग तियान 1 सेकंड में शिंगसुआन दिव्य साम्राज्य में पहुंचे। शेंगशान दिव्य साम्राज्य पूर्व में बाधा दिव्य साम्राज्य है और ये दिव्य साम्राज्य भी पूर्व में तीसरा सबसे शक्तिशाली दिव्य साम्राज्य है। ये कहा जा सकता है कि इसकी ताकत मूल शाश्वत दिव्य साम्राज्य से भी अधिक मजबूत है। जियांग तियान जिस नीलामी पर ध्यान दे रहा था वह शिंगसुआन शहर में शिंगसुआन दिव्य साम्राज्य की राजधानी में आयोजित किया गया था। इस नीलामी ने शेंगशान दिव्य साम्राज्य को प्रसिद्ध बना दिया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने विशेष रूप से कई नीतियों को पेश किया, आने के लिए कई छिपे हुए और निष्क्रिय आकाओं को आकर्षित किया और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और अन्य दिव्य राज्यों को पार करने के लिए कई दुर्लभ सामग्रियों को नीलामी में भी लाया। अन्य 2 राज्यों की तुलना में शेंगशान किंगडम में कुछ प्रसिद्धि का अभाव है, लेकिन इसकी ताकत बहुत पीछे नहीं है। इसलिए 2 प्रमुख दिव्य राज्यों के कई लोग भी इस प्रतिष्ठित नीलामी में आए, जैसे कि तियांगसुआन दिव्य साम्राज्य और मुफेग डिवाइन किंगडम। देखिए, ये तियांगसुआन डिवाइन किंगडम से प्रतिनिधिमंडल है। नेता तियानक्सुआन डिवाइन किंगडम जुवानी का तीसरा राजकुमार लगता है। वह बहुत राजसी और सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि उसने कितनी युवा महिलाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेहद प्रतिभाशाली है। पैट्रियार्क तियानक्सुआन के मार्गदर्शन में वह अब 30 साल की उम्र में है और कहा जाता है कि यह पहले से ही 199 के स्तर पर है। तो अपमानजनक, यह अभूतपूर्व है और कभी भी दोहराया नहीं जाएगा। क्या बड़ी बात है, हमारे पीछे का प्रतिनिधिमंडल मुफेग डिवाइन किंगडम से है, जो यहाँ नंबर 1 दिव्य साम्राज्य है। प्रिंस मुफेग पहले से ही स्तर 199 की सीमा तक पहुंच चुके हैं। मैं केवल 28 साल का हूँ। ऐसा लगता है कि मैं वुडविंड किंगडम के निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षण और चुनौती के स्तर 200 को चुनौती
देने जा रहा हूँ। विज्ञापन। वुडविंड किंगडम की निषिद्ध भूमि। ये कहा जाता है कि इसके माध्यम से गुजरने से स्तर 200 तक अपग्रेड हो सकता है। लेकिन क्या इसे अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति के क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं है? यह निषिद्ध क्षेत्र में है। ये दिखाता है कि एक अच्छा परिवार कितना महत्वपूर्ण है। संसाधनों के साथ एक परिवार है। हमारे जीवन काल में ये बहुत अच्छा होगा यदि हम अन्य प्रतियों में एक अलौकिक शक्ति मूल क्रिस्टल पा सकते हैं। भीड़ के बीच चर्चा के बीच दोनों प्रतिनिधिमंडल एक वीर तरीके से आगे बढ़े, जबकि जियांग तियान नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहले ही आ चुके थे। नीलामी घर में 2 चैनल हैं। एक विशेष चैनल है और केवल उन लोगों के लिए आवेदन किया है यहाँ सदस्यता कार्ड दर्ज कर सकता है। एक और चैनल है, यह सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए चैनल है। यह नीलामी घर केवल सदस्यों के लिए खुला है, इसलिए जियांग तियान इस समय प्रवेश नहीं कर सकता है और सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन करना है। उन्होंने अब यहाँ की खबर के बारे में पूछताछ की। यहाँ आम मुद्रा दिव्य सिक्का है और दूर से आने वाले प्रतिष्ठित मेहमानों की शर्मनाक स्थिति को हल करने के लिए और ले जाने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं है। इसलिए नीलामी घर में एक मोहरे चैनल स्थापित किया गया है। बेशक पाविंग बिल्कुल उचित है। जैसा कि आइटम को पावित किया जाना है, कुछ भी ठीक है। जियांग तियान बस लाइन अप करने वाला था जब उसने देखा कि वीआईपी कार्ड के लिए आवेदन करने की लाइन लगभग अदृश्य थी। यह इतना लंबा था कि जियांग तियान ने एक शॉर्टकट खोजने का फैसला किया। उन्होंने सीधे बाहर से नीलामी घर में प्रवेश करने के लिए स्थानिक नियमों का उपयोग किया और फिर अंदर की मोहरे की दुकान पर आए। नमस्ते, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत चतुर दिख रहा था बाहर आया और अभिवादन किया। मोहरे की दुकानों को बहुत अधिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए वे आमतौर पर पुराने पुरुषों द्वारा समृद्ध अनुभव के साथ चलाए जाते हैं और आप किसी भी युवा महिलाओं को नहीं देखेंगे। मुझे नीलामी में भाग लेने के लिए कुछ चीजों को मोहरा करने की आवश्यकता है। सर, क्या आप जानते हैं कि इस नीलामी के लिए कितने दिव्य सिक्के तैयार किए जाने चाहिए? ठीक है, मेरे पास इस नीलामी के बारे में कुछ अंदर की जानकारी है। नीलामी की जा रही वस्तुओं की शुरुआती कीमत मूल रूप से 100 मिलियन दिव्य सिक्के हैं, इसलिए आपको कम से कम 100 बिलियन ईश्वरीय सिक्के तैयार करने की आवश्यकता है। बेशक आप जितनी अधिक नीलामी में भाग लेते हैं उतना ही बेहतर है। आखिरकार म्यूफेग और तियानक्सवान के 2 महान दिव्य राज्यों से कई प्रतिष्ठित मेहमान हैं। यदि आप तैयार नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हड़प पाएंगे। विज्ञापन। अध्याय 509। क्यों नहीं बस जाओ और लूट। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या करने जा रहे हैं, छोटे भाई, बूढ़े ने पूछा। मुझे आशा है कि आप कुछ ऐसी चीज के साथ आ सकते हैं जो मेरी आंखें खोल देगी। मैं सिर्फ डीन मार रहा हूँ। मैंने इतने सालों तक यहाँ काम किया है और बहुत सारी अच्छी चीजें देखी हैं। यदि आपकी चीजें अच्छी नहीं हैं तो कीमत कम करने के लिए मुझे दोष न दें। जब उन्होंने ये कहा तो बूढ़ा आदमी घमंडी हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सकता है। वह इस उद्योग में एक अनुभवी हैं। अगर इतने सारे प्रतिष्ठित ग्राहक अपने माल को पाविंग कर रहे थे और कर्मचारी अभिभूत थे तो वह बस बाहर आने के लिए परेशान नहीं होगा। आखिरकार जब कई लोग होते हैं तो सभी प्रकार के लोग होते हैं और सभी प्रकार की सामग्रियों को पावित किया जाता है। अतीत में कुछ लोगों ने भी महिलाओं के बेली बैंड, स्टॉकिंग्स आदि को पहुंच दिया। ये सिर्फ ये बात है, यह असंगत है। जियांग तियान के पास अब बहुत सारी चीजें हैं। विदेशी अंतरिक्ष में निरंतर पहाड़ हैं। वह सिर्फ एक को यादृच्छिक रूप से बाहर निकाल सकता है। यह क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने उसके सामने प्रोब को देखा, इसे देखने के लिए एक पेशेवर पहचान दर्पण निकाला और फिर उसे छूते रहे, बाएं और दाएं देखते हुए। क्या अच्छी चीजें! वह विस्मय में चिल्लाता रहा। ये पहली बार है जब मैंने 20 स्तरीय आइटम को देखा है। बूढ़े आदमी ने इसे थोड़ी देर के लिए देखा और अंत में निर्धारित किया कि यह बात क्या थी। यह एक 20वीं स्तरीय आइटम या एक देर से चरण की वस्तु थी। वह थोड़ा भ्रमित था क्योंकि यह बात इतनी दुर्लभ है। ये हर जगह दुर्लभ है और जो कोई भी इसके पास है वह इसे अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में मानता है। इसलिए कौन इसे मोहरा करना चाहेगा? क्या ये हो सकता है कि इस आदमी ने इसे गलती से उठाया? लेकिन ये संभावना नहीं है। इस बात को लापरवाही से कौन गिराएगा? कोई बात नहीं, इसे पहले ले लो और एक संतोषजनक कीमत दें। लेकिन यह आदमी युवा दिखता है, क्या हम उसे चीर सकते हैं? इस बारे में सोचते हुए बूढ़े ने धीरे से कहा, छोटे भाई, आपकी चीज की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। मेरी राय में आप जो अधिकतम दे सकते हैं वह 50 बिलियन दिव्य सिक्के हैं। 50 बिलियन है। जियांग तियान को परवाह नहीं थी। उनके पास इस तरह की अनगिनत चीजें थीं। इसके अलावा नीलामी सिर्फ एक प्रक्रिया थी जो 2 सामग्रियों के दिखाई देने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बार जब चीजें हाथ में हो जाती हैं तो हम सेना को जुटा सकते हैं और इस जगह को मिटा सकते हैं। क्या आइटम हमारे हाथों में नहीं लौटेंगे? बस इसे अस्थायी रूप से यहाँ मौजूदा के रूप में सोचें। इसलिए जियांग तियान ने एक बार में 20 वस्तुओं को पकाया और कुल 1 ट्रिलियन दिव्य सिक्के कमाए। लेकिन जियांग तियान अभी भी संतुष्ट नहीं था और लगा कि यह बहुत धीमा है, क्योंकि मुझे खुद एक खाता बनाना है। अगर मैं नकदी देता हूँ तो दूसरी पार्टी एक बार में इतना कुछ नहीं दे पाएगी। क्या आप जानते हैं कि निकटतम सबसे बड़ा बैंक कहाँ है? जियांग तियान ने पूछा। विज्ञापन। ये दूर नहीं है। बूढ़े ने सोचा जियांग तियान पैसे जमा करने जा रहा था, इसलिए उसने उत्साह से रास्ता बताया। जियांग तियान को मार्ग पता होने के बाद वह बाहर चला गया और सीधे बैंक में भाग गया। वैसे भी नीलामी कई घंटों तक शुरू नहीं होगी, इसलिए वह जा सकता है और इसे लूट सकता है। जिसके बारे में बोलते हुए एक बैंक को लूटना एक बार जियांग तियान का सपना था, लेकिन उसने कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इस बार उन्हें पर्याप्त आत्मविश्वास है। अगर वह अब ऐसा नहीं करता है तो वह कब करेगा? जल्द ही जियांग तियान शिंगसुआन बैंक में पहुंचे, जो कि शिंगसुआन डिवाइन किंगडम में सबसे बड़ा बैंक था। ये दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा समर्थित था, इसलिए ये बेहद समृद्ध था। जियांग तियान को बहुत संतुष्ट महसूस हुआ। इस बैंक में आओ। दरवाजे पर कई गार्ड थे। जियांग तियान ने देखा कि वे सभी स्तर 190 से ऊपर थे। बैंक डकैतियों को रोकने के लिए पास में एक गश्ती दल भी था जो कि 190 के स्तर से ऊपर था। एक बार इंटरस्टेलर चोरों का एक समूह था जो रोब में आए थे, लेकिन अब सभी सदस्य जूनियर हाई स्कूल में हैं। अरे वहां पर जाओ। ये देखकर कि जियांग तियान अस्तर नहीं था, दरवाजे पर गार्ड उस पर चिल्लाया। धत तेरी की। जियांग तियान ने कई गार्डों को एक थप्पड़ के साथ मौत के घाट उतार दिया और फिर एक स्वैगर के साथ शिंगसुआन बैंक में चले गए। बैंक के प्रभारी व्यक्ति बाहर आते हैं। जियांग तियान चिल्लाया और शिंगसुआन बैंक ने तुरंत गार्ड मोड को सक्रिय कर दिया। गश्ती टीम सीधे यहाँ पहुंची और अंदर छिपे हुए स्वामी ने भी जियांग तियान को घेर लिया। हा, आप एक बैंक लूटने वाले पहले आदमी नहीं हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि आप बहुत मजबूत हैं।
यहाँ तक कि मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा क्या है, चलो एक साथ चलते हैं और उसे मार डालते हैं। पा अगले दूसरे इन लोगों को जियांग तियान द्वारा मार दिया गया था, एक भी नहीं बचा था। अब पूरे हॉल में केवल जियांग तियान और प्रभारी व्यक्ति को छोड़ दिया गया था। मुझे अपने बैंक में कैश स्टोरेज एरिया में ले जाएं। जियांग तियान ने सोचा कि धन को स्थानांतरित करना एक अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि यह किसी भी समय जमे हुए हो सकता है, इसलिए सीधे नकदी को सीधे लेना बेहतर होगा। उसी समय जाएं और देखें कि वहाँ कितनी नकदी है। ठीक है, प्रभारी व्यक्ति भयभीत था। इतने सारे विशेषज्ञों को एक पल में मिटा दिया गया। इस युवक की पृष्ठभूमि और ताकत क्या थी? ऐसी भयानक शक्ति के साथ क्या उसे अभी भी बैंक लूटने की जरूरत है? मुझे डर है कि वह जहां भी जाता है, लोग उसके दरवाजे पर पैसे की पेशकश करेंगे। विज्ञापन। लेकिन उन्होंने अभी भी बैंक कैश वॉल्ट का मार्ग प्रशस्त किया। आखिरकार पैसा शाही परिवार का था, लेकिन उसका जीवन उसका अपना था। एक महीने में हजारों दिव्य सिक्कों के लिए उनके जीवन के साथ खेलने की क्या बात थी? बस उन्हें वहां आज्ञाकारी रूप से नेतृत्व करें। वैसे भी हर कोई अब मर चुका है, तब तक बॉस सभी पैसे लेने में सक्षम नहीं हो सकता है। आप बहुत सारे पैसे प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, जबकि बॉस चला गया है और लाभ कमाता है। हाँ, यही बात है। जल्द ही दोनों भूमिगत कैश वॉल्ट में पहुंचे, जो कि अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करके निर्मित एक नकद तिजोरी थी। हालांकि ये बड़ा नहीं लगता है, आप इसे तब पाएंगे जब आप अंदर चलेंगे। ये जगह लगभग बेहद विशाल थी। जियांग तियान ने सीधे अपने सभी नकदी को अलग अलग स्थान पर रखा। फिर अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करते हुए वह सीधे शेंगसुआन सिटी में एक जगह पर दिखाई दिया। फिर अपनी उपस्थिति को बदलने के लिए भेस प्रॉप्स का उपयोग करें, ताकि कोई भी यह नहीं पहचान सके कि वह कौन है। नीलामी से कुछ घंटे पहले कैसे बर्बाद करने के लिए जियांग तियांग के पास जाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। उसके पास वैसे भी बहुत पैसा है, इसलिए यहाँ कैसीनो में क्यों न जाएं और एक जाना है। ईमानदार होने के लिए उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया कि यह बड़ा जुआ खेलना कैसा लगता है। शेंगशान कैसीनो में पहुंचने के बाद जियांग तियान ने सिर्फ बेतरतीब ढंग से दांव लगा दिया। वह जीतने की उम्मीद नहीं करता था, वह सिर्फ समय बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वह हर बार जीता। ये थोड़ा अजीब था कि वह अपने जीवन में एक बार कभी नहीं खोया था, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि यह शायद इसलिए था क्योंकि उसकी किस्मत बहुत अधिक थी। इसलिए कुछ घंटों के बाद जियांग तियान ने लगभग कैसीनो के पैसे का आधा हिस्सा जीता, जबकि कैसीनो के लोगों ने चुपके से शाही परिवार को पहले सूचित किया। यह सही है, ये कैसीनो शाही परिवार द्वारा भी चलाया गया था। वे जियांग तियान की पृष्ठभूमि को नहीं जानते थे और उन्हें डर था कि किसी भी दाने की कार्रवाई आपदा का कारण बनेगी, इसलिए उन्होंने पहले शाही परिवार को सूचित करने का फैसला किया। अब जब रॉयल मास्टर आ गया है, तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। आखिरकार हमने इतना पैसा जीता है, उसे दूर होने देना असंभव है। जियांग तियान के लिए उन्होंने उस समय देखा और पाया कि नीलामी समाप्त होने वाली थी, इसलिए उन्होंने जाने के लिए एक बहाना बनाया, बाथरूम, और फिसल गया, जिससे किसी को भी उसे ढूंढना असंभव हो गया। जब वह बाहर आया तो जियांग तियान ने फिर से अपनी उपस्थिति बदल दी और नीलामी हॉल में प्रवेश करने से पहले उसने एक सदस्यता कार्ड चुरा लिया। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के बाद जियांग तियान कई लोगों को बात करते हुए सुन सकता था। अरे, क्या आपने सुना है? कुछ घंटों पहले शेंगसुआन बैंक को लूट लिया गया था और कैश वॉल्ट में सभी नकदी को हटा दिया गया था। क्या? इतना अपमानजनक। विज्ञापन। अध्याय 510। वैसे भी मैंने आपको भुगतान नहीं किया, मैं सिर्फ एक यादृच्छिक मूल्य बोली लगाऊंगा। जो टीम ने शेंगसुआन बैंक को लूटने की हिम्मत की, वह एक शक्तिशाली होनी चाहिए। कम से कम इंटरस्टेलर चोर टीम की तुलना में फिर से बड़ी हो गई। यह नहीं है कौन जाने की हिम्मत करता है और अकेले लूटता है। इसके अलावा वहां गार्ड के साथ अगर आप अकेले जाते हैं और अकेले लूटते हैं, तो आप बस अपने आप को मौत के लिए भेज रहे हैं। मुझे अविश्वास मत करो, मैंने सुना कि यह सिर्फ एक व्यक्ति था जो जगह लूटने के लिए गया था और उसने सभी नकदी को तिजोरी में लिया। ये वास्तव में उग्र है। हे भगवान, कितना पैसा होगा? मैं रात भर अमीर हो जाएगा। जैसा कि हर कोई इस पर गर्मजोशी से चर्चा कर रहा था, शेंगसुआन डिवाइन किंगडम का शाही परिवार भी बहुत गुस्से में था, विशेष रूप से दिव्य साम्राज्य के पूर्वज और शाही वंशजों के एक समूह, जिन्होंने तुरंत बैंक से निगरानी फुटेज को स्थानांतरित कर दिया। डाकू की तस्वीर पूरे इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी और जिसने भी उसे पकड़ा, उसे आधे नकदी के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा करने का कारण पैसे वापस पाने के अलावा अधिकार स्थापित करना था। यदि हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता है, तो शेंगसुआन डिवाइन किंगडम ब्रह्मांड के पूर्वी भाग में एक मजाक बन जाएगा। पैसे खर्च करने के लिए यहाँ आने की हिम्मत कौन करेगा? क्या होगा अगर मैं फिर से लूट लेता हूँ? इस उद्देश्य के लिए दिव्य साम्राज्य का पूर्वज व्यक्तिगत रूप से बाहर चला गया और बैंक के चारों ओर गुप्त रूप से दुबका हुआ। उनका मानना था कि हत्यारे को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। उसी समय शेंगसुआन डिवाइन किंगडम ने भी राष्ट्रव्यापी निगरानी लॉन्च की। हर सड़क पर और हर अंधे स्थान पर हत्यारे होते हैं। जब तक हत्यारे को कहीं देखा जाता है, तब तक पूरी सेना अगले सेकंड में तुरंत हमला करेगी। लेकिन असली हत्यारा इस समय नीलामी हॉल में है। जियांग तियान शानदार वीआईपी सीट का आनंद ले रहा है और उसे जो वीआईपी कार्ड मिला है वह भी बहुत अच्छा है। हर कोई, हमारी नीलामी शुरू होने वाली है। यह आज की नीलामी सूची है, कृपया एक नजर डालें। नियमों के अनुसार ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई अपने पैसे को ठीक से योजना बना रहा है। कुछ खरीदने के लिए जो आपको सूट करता है, आधिकारिक नीलामी से पहले एक सूची प्रदान की जाएगी। जियांग तियान ने सूची और पीठ पर परिचय पर एक नजर डाली। नियमों में से एक ये है कि सभी वस्तुओं की नीलामी करने के बाद विजेता पूरी राशि का भुगतान करेंगे। जियांग तियान को लगा कि वह इस समय एक नुकसान में था जब उसने एक बैंक लूट लिया। अगर वह जानता था कि उसे बाद में भुगतान करना होगा, तो जियांग तियान ने बैंक को क्यों लूट लिया होगा? वह सारी परेशानी से क्यों गुजरेगा? वह बस बकवास करना शुरू कर दिया और हर चीज के लिए उच्चतम कीमत बोली लगाई। अंत में उन्होंने सब कुछ खुद से प्राप्त किया और सीधे अपने कार्ड का खुलासा किया। जियांग तियान ने महसूस किया कि इससे पहले उन्होंने जो नीलामी में भाग लिया था, वे बहुत विश्वसनीय नहीं थीं। हर बार जब किसी आइटम की नीलामी की जाती थी, तो एक सेवा कर्मचारी उठता था और पैसे और सामान लेता था। कुछ मिनट बाद नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। जियांग तियान लाजिली ने अपने हाथ में बोली साइन का आयोजन किया। वह बाद में जो कुछ भी था उसे चिल्लाता था। विज्ञापन। लंबे इंतजार के लिए क्षमा करें सभी। एक अलौकिक शक्ति क्रिस्टल। जैसा कि हर कोई जानता है, यह अलौकिक शक्ति क्रिस्टल 200 के स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए आवश्यक है। इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल है और बहुत कम जगहें हैं जिनमें ये है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना कीमती है। शुरुआती कीमत 200 मिलियन दैवीय
सिक्के हैं और बोलियां प्रत्येक 10 मिलियन से कम नहीं हो सकती हैं। जैसा कि मेजबान ने कहा, कई लोगों ने तुरंत कीमत बढ़ाने लगी। आखिरकार उनमें से कई 199 के स्तर पर थे, इसलिए एक अलौकिक शक्ति मूल क्रिस्टल एक छोटी राशि थी। लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। हो सकता है कि आप भविष्य में फिर से इसका सामना करेंगे। अभी के लिए इसे सहेजना बुरा नहीं है। 110 मिलियन, 130 मिलियन, 200 मिलियन, जैसे जैसे हर कोई बोली लगाना शुरू कर दिया, अधिक से अधिक लोग शुरू हुए कीमतें चिल्लाओ। कार्यक्रम स्थल में लगभग सभी लोग चिल्लाने लगे। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। ये बात दुर्लभ थी। जियांग तियान के लिए उनका इस समय कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि यह अभी तक सही समय नहीं था और उन लोगों को थोड़ी देर के लिए बोली लगाने दिया। यह अब बोली लगाने के लिए ऊर्जा की बर्बादी होगी। इसके अलावा अभी भी कई शीर्ष वीआईपी थे जिन्होंने बोली नहीं लगाई थी। उदाहरण के लिए तियांगसुआन डिवाइन किंगडम और म्यूफेक डिवाइन किंगडम, तीसरे राजकुमार और क्राउन प्रिंस के प्रतिनिधिमंडल अभी भी शांत और रचना कर रहे थे। इस बार वे पर्याप्त पैसा लाए। यह निश्चित रूप से उन्हें दिखाने की अनुमति देगा और समापन निश्चित रूप से अंतिम एक होगा। इसलिए उन दोनों ने बोली नहीं लगाए। इस समय मैदान में चिल्लाना जोर से और जोर से हो रहा था और कीमत भी 500 मिलियन दैवीय सिक्कों तक चिल्ला दी गई थी। मैं 600 मिलियन दिव्य सिक्कों की पेशकश करूंगा। घोषणा करने वाले ने परमेश्वर के राज्य से एक प्रतिनिधिमंडल था। उनकी पोशाक से देखते हुए वे काफी भव्य थे और उन्हें एक राज्य से उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी होने चाहिए। मैं 1 बिलियन की पेशकश करूंगा। इस समय तियांगसुआन डिवाइन किंगडम के तीसरे राजकुमार ने सीधे बात की। उन्होंने महसूस किया कि समय आ गया था और उन गरीब कमीनों को डराने के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया था। मेरा अनुसरण करें, आप गरीब गुच्छा। यदि आप कर सकते हैं तो जारी रखें। चिल्लाने के बाद तीसरे राजकुमार ने सभी को ताना मारा और हर कोई केवल अपने गुस्से को निगल सकता था। तियानशान दिव्य साम्राज्य दूसरे स्थान पर है। अंगरक्षक बेहद शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर वे पैसे के मामले में प्रतिस्पर्धा करते तो वे जीत नहीं सकते थे। मैं 1.2 बिलियन की पेशकश करता हूँ। यह मुफेक साम्राज्य का राजकुमार था जिसने एक सांस में 1 और 200 मिलियन की कीमत बढ़ाई। इस बार वे पूरे स्थल में केवल 2 प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आखिरकार, हालांकि महाशक्तियों की उत्पत्ति का क्रिस्टल कीमती है, एक के साथ सफलता की संभावना बहुत छोटी है। 1 अरब से अधिक दिव्य सिक्कों को खर्च करते हुए यहाँ तक कि एक मूर्ख को भी पता होगा कि यह इसके लायक नहीं है। विज्ञापन, आपकी महारानी, यह एक अच्छी चाल है, लेकिन मैं अभी भी आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। मैं 1.4 बिलियन की पेशकश करूंगा। 1.5 बिलियन, 1.6 बिलियन। इस प्रकार तीसरा राजकुमार और क्राउन प्रिंस एक टग ऑफ वॉर में शामिल हो गया, जिसमें कीमत लगभग 100 मिलियन बढ़ रही थी और नहीं कीमत में बहुत अधिक वृद्धि करने की हिम्मत हुई। अब दोनों पक्ष ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले दबाव नहीं ले सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोई भी कीमत नहीं बढ़ाता है वह बहुत चेहरा खो देगा। 2.4 बिलियन। जैसा कि मुफेक साम्राज्य के मुकुट राजकुमार ने 2.4 बिलियन चिल्लाया, तीसरे राजकुमार ने सीधे छोड़ दिया। उनकी राय में यह इसके लायक नहीं था। इस मामले में तो यह ऊर्जा स्रोत क्रिस्टल है। मैं 2.5 बिलियन की पेशकश करूंगा। इस समय जियांग तियान ने अचानक हस्तक्षेप किया। कोई और बोली नहीं लगा रहा था, इसलिए एक कदम रखने की उसकी बारी थी। क्या लकड़ी के पवन साम्राज्य के राजकुमार अचानक घबरा गए? ये किस तरह का व्यक्ति है? वास्तव में ऐसे लोग हैं जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं। आप इस राजकुमार से चीजों को छीनने की हिम्मत करते हैं। अरे प्रिंस मुफेक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को जीतते हैं और पहचान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस समय तीसरे राजकुमार ने भी बात की। वह उम्मीद कर रहा था कि राजकुमार खुद को मूर्ख बना देगा। वह पहले उपयुक्त चीजों को खरीदने के लिए अपने पैसे का उपयोग करने का इरादा रखता था, अन्यथा वह बहुत पहले राजकुमार का सामना करता था। ठीक है, मैं आपको अपनी ताकत देखने दूंगा। मैं 3 बिलियन की पेशकश करूंगा। क्या आप मेरा अनुसरण करने की हिम्मत करते हैं? ऐसा कहने के बाद उन्होंने जियांग तियान को गर्व से देखा। 5 बिलियन। जियांग तियान बिल्कुल भी डरता नहीं था। उसने वैसे भी इतना पैसा लूट लिया था। इसके अलावा वह आज चीजों के लिए भुगतान नहीं करेगा। वह बस उन सभी को ले सकता था। बस अब बेतरतीब ढंग से चिल्लाओ। क्या आप वास्तव में इस तरह चिल्लाने की हिम्मत करते हैं? प्रिंस मुफेक ने घृणित रूप से घृणा के साथ कहा। वह जानता था कि अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति का ये क्रिस्टल इतना पैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग चारों ओर देख रहे थे। आप क्या देख रहे हैं? यदि आपके पास पैसा है तो मेरा अनुसरण करें। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बैठ जाओ। जियांग तियान ने तस्करी से कहा। इस राजकुमार के पास कोई पैसा नहीं है तो आपको मेरा अनुसरण करना चाहिए। ये राजकुमार अचानक इस चीज को पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं उदार हो जाऊंगा और आपको इसे दे दूंगा। विज्ञापन, अध्याय 511 अतिथि, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई पैसा नहीं है। आप ऐसा होने का नाटक क्यों कर रहे हैं अभिमानी? आप बेवकूफ हैं। जियांग तियान ने शाप दिया, जैसा कि वह हो सकता है के रूप में अभिमानी था जिसने तियांगसुआन दिव्य साम्राज्य के तीसरे राजकुमार को भी हंसी बना दिया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि खुद को छोड़कर कोई भी आज राजकुमार मुफेक का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि आज देखने के लिए एक बड़ी घटना होगी। ठीक है, नीलामी खत्म होने के बाद आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रिंस मुफेक ने वापस आयोजित किया। चूंकि किसी ने भी कीमत नहीं बढ़ाई है, इसलिए अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति का ये क्रिस्टल इस प्रतिष्ठित अतिथि से संबंधित होगा। पहले आइटम की नीलामी के बाद इसे नीलामी हॉल के दाईं ओर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया था। आइटम और सीट नंबर दिखाई देते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि किस आइटम के लिए किस अतिथि की बोली है। नीलामी के बाद आपको बस भुगतान करने की आवश्यकता है। असली नाम का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले, यह नीलामी वास्तव में बहुत भव्य थी। दूसरे, मेहमान कई पहचानों के साथ दुनिया भर से आए, जिनमें से कुछ भी संवेदनशील थे। ये पंजीकृत करने के लिए असुविधाजनक है, इसलिए वीआईपी कार्ड के लिए आवेदन करते समय नीलामी घर केवल सीट नंबर को पंजीकृत करता है। अगला आइटम शैनशन चेन आयरन है। यह आइटम बेहद मूल्यवान है और एक छिपे हुए मास्टर द्वारा नीलामी के लिए हमें सौंपा गया था। शुरुआती मूल्य 1 बिलियन दिव्य सिक्के हैं। मूल्य वृद्धि 500 मिलियन युआन से कम नहीं होगी। जैसा कि मेजबान समाप्त हुआ, एक उत्तम बॉक्स दिखाई दिया। इसे खोलने के बाद एक काली धातु का एक टुकड़ा एक चिल उत्सर्जित हुआ। ये शैनशन चेन आयरन था। ये 2 दुर्लभ सामग्रियों में से एक है जो म्यू कोंगजी ने उड़ान नाव का निर्माण करने के लिए उपयोग किया था।
जियांग तियान ने सामग्री पर एक नजर डाली और पाया कि यह असाधारण और बेहद कठिन है और यह बेहद मजबूत अंतरिक्ष गेल का सामना करने में सक्षम था। जैसा कि अपेक्षित था, ये दुर्लभ सामग्रियों में से एक है। लेकिन जियांग तियान ने अभी भी शुरुआत में बोली नहीं लगाई थी, क्योंकि यह आइटम भी कुछ ऐसा है जिसके लिए कई ताकतें लड़ रही हैं। क्योंकि उड़ने वाली नौकाओं के निर्माण के अलावा इस ज्विंटियन चेन आयरन का उपयोग गार्ड फॉर्मेशन, विभिन्न सटीक तकनीकी मशीनरी आदि के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। संक्षेप में, इसमें कई प्रकार के उपयोग होते हैं। मुफेंग डिवाइन किंगडम के क्राउन प्रिंस और तियानेक्सुआन डिवाइन किंगडम के तीसरे राजकुमार जुनटियन चेन आयरन के लिए यहाँ आए थे। यह उनके लक्षित वस्तुओं में से एक था, इसलिए वे बोली लगाने वाली सेना में भी शामिल हुए। 3.5 बिलियन। क्या कोई बोली लगाने को तैयार है? कीमत बढ़ती रही और अब 3.5 बिलियन की उच्च कीमत तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी लोग बोली लगाने के लिए तैयार थे। ये राजकुमार 5 बिलियन की पेशकश कर रहा है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो चुप रहो और पालन न करें। हा, ये राजकुमार 7 बिलियन की पेशकश करेगा। जैसे ही दो बड़े लोगों ने कीमत बढ़ाई, पूरे दर्शक अचानक चुप हो गए। आखिरकार एक बार में अरबों की कीमत बढ़ाना भी एक बड़ी बात थी। मैं 9 बिलियन की बोली लगाता हूँ। सीट नंबर 73 पर बैठना एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसमें हरी दाढ़ी थी। वह बहुत शक्तिशाली दिख रहा था और उसे किसी से डरने का विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अभी भी बोली लगाने की हिम्मत की। ओह बूढ़ा यार, तुम बहुत भयानक हो। मैं 10 बिलियन की पेशकश करूंगा। विज्ञापन 11 बिलियन। तीसरे राजकुमार ने कीमत बढ़ाना जारी रखा और इसलिए तीनों ने प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। लगभग 1 मिनट में वे 15 बिलियन तक पहुंच गए। इस समय 3 लोगों के अलावा दर्शकों में हर कोई एक अन्य व्यक्ति को देख रहा था, जो कि जियांग तियान था। इस अतिथि ने उससे पहले सामना करने की हिम्मत की थी, तो क्या वह इस बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा? निश्चित रूप से सभी की टकटकी के तहत जियांग तियान ने भी बात की और इसमें शामिल हो गए। मैं 20 बिलियन दिव्य सिक्कों की पेशकश कर रहा हूँ। क्या कोई अनुसरण करने को तैयार है? क्या आपने सिर्फ एक नहीं खरीदा? आप इसे फिर से हमसे छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या कोई नियम है जिसे आप केवल एक खरीद सकते हैं? आपको इसे इतनी जल्दी पकड़ना होगा। क्या आप बहुत गुस्से में हैं? जियांग तियान के लुक ने लगभग प्रिंस मुफेंग को मौके पर कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई करने के परिणाम अभी भी बहुत गंभीर हैं, अर्थात नीलामी घर में यहाँ परिसमापन। यहाँ तक कि अगर मुफेंग साम्राज्य पहले रैंक करता है, अगर यह नीलामी घर के नियमों को तोड़ता है, तो पूर्व में इसकी प्रतिष्ठा भविष्य में बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको 25 बिलियन दूंगा। इस समय बूढ़ा आदमी फिर से चिल्लाया। उसे भी इस चीज की जरूरत थी क्योंकि वह उसे जाने नहीं देगा। ये राजकुमार 30 बिलियन की पेशकश करेगा। इस राजकुमार के पास 40 बिलियन है। क्या कोई 100 बिलियन की पेशकश करने के लिए तैयार है? जियांग तियान ने कीमत दोगुनी कर दी, जिससे सभी ने दर्शकों में बंद कर दिया। आप बहुत बोली लगाते हैं, क्या आप आ सकते हैं पैसे के साथ? प्रिंस मुफेंग ने कहा। आखिरकार अगर यादृच्छिक बोली के बाद कोई पैसा नहीं बचा है, तो ये शेंगसुआन दिव्य साम्राज्य के लिए एक उकसावे होगा। इसे मौके पर मिटा दिया जाएगा। बकवास बात न करें। बेशक आपके पास पैसा है। यदि आप बोली लगाना चाहते हैं तो बस कीमत का नाम दें। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बकवास न करें। जियांग तियान के शब्दों ने उन लोगों को बंद कर दिया। युवा आदमी, ये आइटम वही है जो मुझे पसंद है। क्या आप कृपया मुझे दे सकते हैं? इसमें मुझे खेलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने बात की। चलो तुम जाओ, अगर मैं तुम्हें मरने के लिए कहता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बाहर निकलें। जियांग तियान अभूतपूर्व रूप से अभिमानी था। बहुत अच्छा है। मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि मेरा उपनाम लाश है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे दर्शकों ने फिर से कहा, क्या ये बूढ़ा आदमी सड़ा हुआ लाश बूढ़ा आदमी है जो हमारे पूर्व में हर कोई डरता है? मैंने सुना है कि इस आदमी ने एक छोटे से शिकायत के कारण भगवान के एक राज्य को नष्ट कर दिया। विज्ञापन, यह आदमी भी बेहद शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि वह कभी भी किसी भी तरह से जाने नहीं देगा। जो कोई भी उसे उकसाता है वह बेवजह मर जाएगा। ये बच्चा मुसीबत में है। युवा आदमी, बस इसे उस बूढ़े आदमी को दे दो और अपने जीवन को जोखिम में न डालें। किसी ने कहा, लेकिन जियांग तियान ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और नीलामी के लिए अगले कुछ वस्तुओं को चुना। जब तक सड़ा हुआ लाश बूढ़े आदमी को ये पसंद आया, वह हर स्ट्रैंड के लिए कीमत बढ़ाएगा। उन्होंने कभी भी एक बार में बहुत अधिक नहीं उठाया, जैसे कि वह सिर्फ सड़े हुए लाश बूढ़े आदमी को चिढ़ाते थे। इसने प्रिंस मुफेंग को भ्रमित कर दिया। मैंने अपने आप से सोचा कि यह बच्चा वास्तव में मरना चाहता था, क्योंकि वह वास्तव में इस बूढ़े आदमी के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता था। लेकिन ये भी अच्छा था क्योंकि मेरे पास एक कम प्रतिद्वंद्वी था। जल्द ही बाद के कई नीलामी आइटम और वीआईपी सीट संख्या फिर से बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। ओह माय गॉड, इस वीआईपी ने फिर से फोटो लिया। यह आदमी वास्तव में समृद्ध है। वह सड़ा हुआ बूढ़ा उस पर इतना गुस्सा था कि उसकी दाढ़ी लगभग गिर गई थी। वह वास्तव में भयंकर है। केवल नीलामी की गई वस्तु एक शुद्ध औषधि थी, जिसका उपयोग लाशों द्वारा उनके शरीर से विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उन्होंने वास्तव में इसे फिर से चुरा लिया है। अब दोनों पक्ष नश्वर दुश्मन बन गए हैं। चलो बस मजा देखें और उसके बारे में चिंता न करें। इस समय ये पहले से ही 10वीं वस्तु की नीलामी करने वाला था। इसे रेड के रिफाइंड आयरन कहा जाता था, जो जियांग तियान की उड़ने वाली नाव की दूसरी दुर्लभ सामग्री थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अधिक लोग इस चीज के लिए लड़ रहे थे। कृपया मुझे ये बात करने दें। मैं इसे याद करूंगा, अन्यथा मैं करूंगा। अपनी माँ को ये करने दो। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, जियांग तियान ने उसे बाधित कर दिया। लड़का, मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैसे हैं। तो जियांग तियान और सड़े हुए बूढ़े आदमी ने फिर से बोली लगाई और अंत में जियांग तियान ने फिर से बोली जीती। इस तरह समय बीतता गया। जियांग तियान बोली लगाता रहा और नीलामी में आने वाले लगभग सभी को नाराज कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे, वह सिर्फ बकवास चिल्लाया। इसके परिणामस्वरूप सभी बड़े पर्दे पर जियांग तियान के बारे में जानकारी और नीलामी की जा रही वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई, जब तक कि अंतिम आइटम बेचा गया था। आज की नीलामी के सभी विजेताओं को बधाई। अतिथि नंबर 92, कृपया अपने लॉट का दावा करने और इसी शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे आएं। जियांग तियान आगे बढ़ा, सभी वस्तुओं को एकत्र किया और फिर चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। अरे ग्राहक, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है। विज्ञापन, अध्याय 512, पूर्व की सफाई। क्या मुझे चीजों के लिए भुगतान करना है? मैं कभी भुगतान नहीं करता, जियांग तियान ने कहा। जब उन्होंने ये कहा तो उनके आस पास के लोग पहली बार दंग रह गए और फिर उनके चेहरे ने मस्ती देखने के भाव दिखाए। हाँ, यह मजेदार होने जा रहा है।
एक और संकटमोचक है, जो पिछली बार भुगतान नहीं किया था वह अब जूनियर हाई स्कूल में है ना? शेंगसुआन नीलामी घर में अंधेरे में दुबके विशेषज्ञ विशेष रूप से विशेष स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित हैं। आज हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। मैं सोच रहा था कि यह बच्चा हर वस्तु के लिए पागल की तरह बोली क्यों लगाता रहा। ये पता चला है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। सड़ी हुई लाश बूढ़े आदमी हंसे। यह एक बड़ा मजाक है। सभी ने एक दर्शक की अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन इस समय जियांग तियान ने एक और चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया। जियांग तियान ने शेंगसुआन बैंक से लूटने वाले सभी पैसे निकाले और नीलामी हॉल में इसे बिखेर दिया। तारांकन के, क्या आपने नहीं कहा कि आपके पास कोई पैसा नहीं था? आपने इतना पैसा क्यों निकाला? क्या ये नीलामी नहीं है? ये पैसे परिचित क्यों लगते हैं? परिचित देखो, हाँ मेरे पास कुछ है आपकी छाप। क्या आपको अभी भी शेंगसुआन बैंक की डकैती याद है? मैंने सुना है कि हत्यारे की मांग की जा रही है, लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। हालांकि वह मेरे सामने के आदमी की तरह नहीं दिखता है। उसने खुद को प्रच्छन्न किया होगा। वह था जिसने शेंगसुआन बैंक को लूट लिया था। भीड़ के बीच चर्चा ने नीलामी हाउस में लोगों को तुरंत शेंगसुआन शाही परिवार को सूचित करने के लिए प्रेरित किया। बड़ी संख्या में सैनिक तुरंत जगह को घेरने के लिए बाहर पहुंचे। इस स्थिति में कोई भी बच नहीं सकता था, भले ही उनके पंख थे। जल्द ही कई आंकड़े उतर गए। वे सभी शेंगसुआन दिव्य साम्राज्य के पूर्वज थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली आभा थी और उनमें से लगभग सभी स्तर 200 से अधिक थे, जिसमें उच्चतम स्तर 206 था। लड़का, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस राजकुमार के साथ बहस करते हैं, लेकिन ये राजकुमार आपको माफ कर देता है क्योंकि आप जल्द ही मरने जा रहे हैं। मुफेंग साम्राज्य के राजकुमार ने बहुत गर्व के साथ कहा। अगला दूसरा जियांग तियान सीधे प्रिंस मुफेंग के पास आया और उसे थप्पड़ मारने के लिए थप्पड़ मारा। उसके आसपास के लोगों के चेहरे पर खून बिखरा हुआ था। इस आदमी ने राजकुमार मुफेंग को हरा दिया। शेंगसुआन डिवाइन किंगडम के कई पूर्वजों को यह उम्मीद नहीं थी कि अगर इस आदमी ने राजकुमार को उन्हें धमकी देने के लिए एक बंधक के रूप में लिया तो उनके लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। विज्ञापन, आखिरकार मुफेंग डिवाइन किंगडम नंबर 1 दिव्य साम्राज्य है और राजकुमार को उनके पूर्वजों से गहराई से प्यार किया जाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस आदमी ने सिर्फ राजकुमार को मार डाला। यह इस तरह से बेहतर है। प्रांत का बंधक खतरा वैसे भी उनका राजकुमार नहीं है। मैं आपको आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूँ, एक पुराने पूर्वज ने कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियांग तियान ने अपना सिर कुचल दिया। जल्दी करो। इस तरह के एक भयानक जियांग तियान को देखकर उनकी लड़ाई की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। इसलिए सभी स्वामी एक साथ आए और बाहर एक सेना थी जो कि ईश्वर के राज्य के लगभग पूरे आकार की थी। उन पूर्वजों ने बलपूर्वक हमला करने की हिम्मत नहीं की और केवल सेना को पहले अपनी ताकत का उपभोग करने दिया। नतीजतन युद्ध के मैदान को सीधे आकाश में खींच लिया गया था। जियांग तियान के जाने से पहले उन्होंने यहाँ नीलामी स्थल को भी समतल कर दिया। मेरा नीलामी घर। शेंगशान दिव्य साम्राज्य के पूर्वज बहुत व्यथित थे। इस नीलामी घर में निर्माण करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। इसे उनके दिव्य साम्राज्य का एक प्रमुख प्रतीक कहा जा सकता है। अब ये ठीक उसी तरह चला गया है। धत तेरी की, एक आदेश के साथ कई सैनिक आगे बढ़ने लगे। जियांग तियान अब खेलने के लिए बहुत आलसी था और इससे निपटने के लिए उसे उसके पीछे सेना में छोड़ दिया। उसने एक संकेत दिया। अगला दूसरा ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम की सेना पतली हवा से बाहर दिखाई दी। एक विशेष अंतरिक्ष चैनल था और बड़ी संख्या में बड़े युद्धपोत थे जो आकाश और पृथ्वी को कवर करते थे। उनमें से एक अपने दिव्य राज्य को लगभग कुचल सकता है। यह क्या है? किस तरह की सेना और यह युद्धपोत? जल्दी करो और अन्य दिव्य राज्यों को आने और मदद करने के लिए सूचित करें। शेंगशान दिव्य साम्राज्य के पूर्वज इतने डर गए थे कि उसके पैर हिल रहे थे। जैसे ही वह छोड़ने वाला था, वह जियांग तियान की अंतिम युद्धपोत से एक शॉट से टकरा गया था। इस शॉट ने सीधे पूर्वज को मार डाला, जिससे परमेश्वर के राज्य के लोगों को झटका लगा। यह एक पूर्वज था जो 200 के स्तर पर था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह बस इस तरह गायब हो गया था। अन्य पार्टी के युद्धपोत बहुत भयानक थे, है ना? जल्दी करो और भागो। हम लेवल 190 लिटिल करामी नहीं जाना चाहिए और मरना चाहिए। एक पल के लिए हर कोई सभी दिशाओं में भाग गया, लेकिन कोई भी जियांग तियान के अंतिम युद्धपोत की बमबारी से बच नहीं सकता था। जल्द ही पूरे शेंगसुआन दिव्य साम्राज्य और शेंगसुआन स्टार को नष्ट कर दिया गया। ये सीधे राख में विस्फोट हो गया था। हा, इतना अच्छा। जियांग तियान के पक्ष में युद्धपोतों को चलाने वाले सैनिकों के समूह ने कहा। वे सभी अब 200 के स्तर से ऊपर हैं, लेकिन वे इसे स्वयं कर सकते हैं और तोपखाने की आग के साथ युद्धपोतों पर बमबारी कर सकते हैं। ये स्पष्ट है कि तोपखाने की बमबारी का आनंद उन तनाव से राहत देने वाले खेलों की तरह है जहां भी लोगों की घनी भीड़ होती है। बमबारी करते हुए अब मुख्य बंदूक को संशोधित किया गया है। विज्ञापन, इस ब्रह्मांड में जियांग तियान को छोड़कर कोई भी अपने बमबारी का सामना नहीं कर सकता। वह बहुत सुंदर है। हमारे सुदृढ़ीकरण यहाँ हैं। पीछे में जो कुछ लोग बच गए थे, वे तियानक्सुआन डिवाइन किंगडम और मुफेंग डिवाइन किंगडम से सुदृढ़ीकरण देखे। इन दो दिव्य राज्यों ने वास्तव में कामना की SHENGXUAN दिव्य साम्राज्य के निधन के लिए, लेकिन उनके पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनके तीसरे राजकुमार और क्राउन प्रिंस की यहाँ मृत्यु हो गई। इसलिए उन्हें बदला लेना पड़ा और सभी पूर्वजों ने एक बड़ा लाइनअप बनाया। इसने जियांग तियान के पक्ष में लोगों को बना दिया जो परम युद्धपोत को और भी अधिक उत्साहित कर रहे थे, क्योंकि वे अपने हथियारों को फायर करने में एक और अच्छा समय दे सकते थे। बूम! अंतिम युद्धपोत की तोपखाने की आग एक लेजर की तरह बह गई। विपरीत दिशा में दो दिव्य राज्यों के सुदृढ़ीकरण लगभग कमजोर थे और जल्दी से मिट गए थे। शीर्ष 3 दिव्य राज्यों से निपटा जाने के बाद ब्रह्मांड का पूरा पूर्वी हिस्सा घबराहट में गिर गया। सौभाग्य से यह क्षेत्र काफी बड़ा था कि कुछ सीमांत क्षेत्रों को समय तक नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने भी एकजुट होने का फैसला किया। वे सिर्फ यह नहीं मानते थे कि भले ही ईस्ट यूनाइटेड में सभी दौड़, वे अभी भी विरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इंसान थे या जानवर थे। पूर्व में सभी जटिल दौड़ एक दुश्मन सम्मेलन आयोजित करने के लिए एकत्र हुई। एक पल के लिए दृश्य बेहद जीवंत था और कॉन्फ्रेंस सेंटर हॉल में कई दौड़ रास्ते में चौकियों और संरचनाओं को स्थापित करने के लिए एक आम सहमति पर पहुंची। ठीक है, चलो ये करते हैं। सभी ने निर्णय लिया। टकराना। एक तोप शॉट सुना गया था और हॉल के केंद्र में सभी को सीधे तोप के टुकड़ों में मार दिया गया था। जियांग तियान के युद्धपोत पहले ही यहाँ आ चुके थे। जितना उन्होंने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से। बाद की अवधि में जियांग तियान ने अपने अधीनस्थों को स्थिति को साफ करने के लिए कहा और एकीकरण के बाद उन्होंने इसे पहरा देने के लिए विशेष अधीनस्थों को सौंपा।
उसी समय उन्होंने खुद एक चैनल स्थापित किया ताकि वह किसी भी समय संचारित कर सके। हालांकि पूर्वी भाग अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए अगली चीजों से निपटने में लगभग 1 महीने का समय लगा। जियांग तियान ने इस समय का फायदा उठाया कि क्या पूर्व में कोई सिस्टम स्तरीय प्रतियां थीं। पकड़े गए लूट के बीच जियांग तियान ने पूर्व के पूर्ण नक्शे और कॉपी स्थानों की खोज की। उन्होंने एक अंतिम स्तर अब कदम करने का फैसला किया क्योंकि वह पूर्व को साफ कर रहा था। जियांग तियान की प्रणाली में बहुत सुधार किया गया है, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा म्यू कोंगजी की फ्लाइंग बोट अभी तक पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है और अंतिम 2 सामग्रियों को अभी मिला है। विज्ञापन अध्याय 513 फ्लाइंग बोट का परीक्षण। पूर्व को साफ करते हुए लोरी और अन्य भी कुछ प्रबंधन विधियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हर जगह को इसे प्रबंधित करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन सौभाग्य से हमारे पास अब पर्याप्त जनशक्ति है। यदि नहीं तो हम पहले स्तर के ब्रह्मांड में जिया देश से उधार ले सकते हैं। अब कई अवांछित संसाधनों को यहाँ से जिया कंट्री भेजा जाता है। इसने जिया देश के अधिक से अधिक लोगों को द्वितीय ब्रह्मांड में आने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा पूरा ब्रह्मांड अब जियांग तियान के नियंत्रण में है, इसलिए संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। नए स्तर के 100 को बहुत तेज गति से अपग्रेड किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में जियांग तियान से बोनस के साथ उन्हें लगभग 1 महीने में 50 स्तरों द्वारा अपग्रेड किया जा सकता है। जैसा कि भविष्य में अधिक से अधिक 200 स्तरीय ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, जियांग तियान को तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में जाना होगा और अपने स्वयं के एक महान जिया साम्राज्य का निर्माण करना होगा। हालांकि कोई भी जिया लोग कभी नहीं गए हैं, इसलिए ये जियांग तियान के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वह अभी तक तीसरे स्तर के ब्रह्मांड की स्थिति को नहीं जानता है। जब वे प्रबंधन पद्धति पर चर्चा कर रहे थे, जियांग तियान जंगोन को साफ करने में व्यस्त थे। उसने हर कालकोठरी में दुश्मनों को तुरंत मार दिया, इसलिए सिस्टम में तेजी से सुधार हुआ। सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। म्यू कोंगजी ने 1 और 10 दिन बिताए और आखिरकार फ्लाइंग बोट का निर्माण किया। लेकिन अब एक और समस्या थी, क्योंकि म्यू कोंजी और अन्य भी पहली बार इस उड़ने वाली नाव का निर्माण कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि इसका प्रदर्शन अच्छा है या नहीं, इसलिए उन्हें इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्हें इसका परीक्षण कहाँ करना चाहिए? इसका परीक्षण एक विशेष चैनल में किया जाना चाहिए। वर्तमान में चैनल खोलने के 2 तरीके हैं। पहला यह है कि जियांग तियान के हाथों में 4 चाबियों का उपयोग सीधे एक चैनल को बुलाने के लिए किया जाए। इस तरह का चैनल अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन यह केवल 1 घंटे तक रहता है, इसलिए यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। कम से कम इसका उपयोग उड़ान नौकाओं का परीक्षण करने के लिए नहीं किया जा सकता है। फिर हमें एक दूसरे प्रकार के चैनल की आवश्यकता है, जो कुछ चैनल हैं जो वर्तमान में ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये चैनल बहुत स्थिर नहीं है और किसी भी समय टूटने का जोखिम है। यदि फ्लाइंग बोट एक अस्थिर चैनल में बनी रह सकती है, तो एक स्थिर चैनल में स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। सभी ने जियांग तियान से संपर्क किया और यह हुआ कि कालकोठरी के बगल में एक निषिद्ध क्षेत्र था जहां वे वर्तमान में समाशोधन कर रहे थे और वहां एक मार्ग था। जियांग तियान की जांच के बाद उन्होंने सोचा कि इसका परीक्षण किया जा सकता है। म्यू कोंजी और अन्य लोगों ने एक उड़ान नाव लाई। फ्लाइंग बोट थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि इसमें नियमों की कुछ शक्ति शामिल थी। कुल मिलाकर ये 15 लोगों को समायोजित कर सकता है। विज्ञापन क्योंकि इस फ्लाइंग बोट को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री अपेक्षाकृत निश्चित है, इसलिए बहुत सारे अंतरिक्ष नियम बलों को शामिल करना असंभव है, क्योंकि यदि बहुत अधिक शामिल किया जाता है तो ये सामग्री को विभाजित करने का कारण होगा। तो ये केवल समय के लिए लगभग 15 लोगों को समायोजित कर सकता है, लेकिन जियांग तियान को लगता है कि यह ठीक है। जब वे सफलतापूर्वक तीसरे स्तर के ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और अपने स्वयं के अनन्य क्षेत्र की स्थापना करते हैं, फिर अन्य लोगों को चुनें या दोनों पक्षों के बीच एक टेलीपोर्टेशन चैनल स्थापित करें और आप कभी भी वहां जा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्र आगे है, हर कोई सावधान है। जियांग तियान ने सभी को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाया। उसके पास एक स्पष्ट विशेषता थी, इसलिए वह डर नहीं था, लेकिन अन्य लोग चिंतित होंगे क्योंकि यहाँ कई खतरे हैं। यह एक धातु ग्रह है जिसे सभी प्रकार की धातुओं से ढका जाता है। उनमें से कुछ ने जीवन विकसित किया है और किसी भी समय धातु राक्षसों में बदल सकते हैं। ये स्थान एक निषिद्ध क्षेत्र है। इसका कारण ये है कि यहाँ की धातुएं अपेक्षाकृत कीमती हैं और केवल 200 के स्तर से ऊपर के लोग प्रवेश कर सकते हैं। मार्ग यही है। नेता और मैं पहले जाकर इसका परीक्षण करेंगे, म्यू कोंगजी ने कहा। दूसरों को परीक्षण के दौरान कुछ भी खतरनाक होने की स्थिति में बाहर इंतजार करने के लिए कहा। अन्य लोग इतने खतरनाक नहीं हैं और यदि 2 लोगों के साथ स्थिरता का परीक्षण संभव है तो कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। दोनों ने मार्ग में प्रवेश किया। इसे बेहतर परीक्षण करने के लिए जियांग तियान ने डॉज विशेषता को बंद कर दिया। इसे बंद करने के बाद उन्होंने पाया कि एक अंतरिक्ष गेल आ रहा था। इस तरह का स्थानिक आंधी अंतरिक्ष के नियमों से अलग है। अगर यह आपको छूता है तो यह पर्याप्त नुकसान पहुंचाएगा। म्यू कोंगजी को गलती से छुआ गया था और उसके शरीर पर एक कट दिखाई दिया जिसे बरामद नहीं किया जा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या औषधि का इस्तेमाल किया था, यह अप्रभावी था। यह विभिन्न नियमों की मिश्रित शक्ति है जिसने तेज हवा पैदा की है। इसे बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें विनाश का नियम है। जियांग तियान ने इसे वास्तव में महसूस किया। केवल नियमों की समझ के स्तर के साथ वह समझ सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने उड़ान की नाव को बाहर निकाला और वे दोनों उसमें खड़े हो गए और इसे शुरू किया। फ्लाइंग बोट लगातार उड़ रहा था, समय समय पर कुछ तेज हवाओं का सामना कर रहा था। सौभाग्य से यह उन्हें समय में बच सकता है, इसलिए भले ही यह एक बार मारा गया हो। ये कुछ भी नहीं था। उन दोनों के समाप्त होने से पहले परीक्षण 1 घंटे के 1/4 तक चला। इस बिंदु पर 2 लोगों का वजन लचीली उड़ान के लिए अनुमति देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ये 3 लोगों के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि इसे बनाने के लिए केवल इतनी सामग्री है और अत्यधिक वजन इसकी स्थिरता को प्रभावित करेगा। फ्लाइंग बोट समय में तेज हवा से बचने में सक्षम नहीं हो सकता है। विज्ञापन इसलिए बाहर जाने के बाद जियांग तियान एक अन्य व्यक्ति में लाया। इस बार ये 3 लोगों का वजन था और परीक्षण 1 घंटे की 1 और तिमाही तक चला। जियांग तियान ने पाया कि 3 लोगों का प्रदर्शन लगभग 2 लोगों के समान था। परीक्षण लगभग तब तक निरंतर था जब तक कि उड़ने वाली नाव 10 लोगों के वजन के तहत नहीं थी। जब स्थिरता में थोड़ा बदलाव हुआ था तो अंत में म्यू कोंगजी और अन्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फ्लाइंग बोट केवल 9 लोगों को ले जा सकता है, लेकिन अगर पारित होना कुंजी द्वारा खोला जाता है तो यह अधिक स्थिर होगा। इसलिए 10 लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी के सुरक्षा विचारों के लिए लोगों की संख्या आखिरकार 10 थी।
परीक्षण के बाद वर्तमान में ब्रह्मांड में विभिन्न स्थानों में हमने जो ट्रांसमिशन चैनल स्थापित किए हैं वे पूरा हो चुके हैं और हमारे डेक्सिया एलायंस ने सभी ब्रह्मांड क्षेत्रों को भी एकीकृत किया है। लेकिन तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में जाने से पहले मुझे लगता है सभी काल कोठरी में 200 के स्तर से ऊपर के सभी राक्षस मारे गए हैं। उद्धरण चिन्ह। जियांग तियान ने सभी से गंभीरता से कहा कि स्तर 200 के बाद हर अतिरिक्त स्तर जब तीसरे स्तर के ब्रह्मांड तक पहुंचता है तो खुद के लिए एक गारंटी है, क्योंकि कौन जानता है कि क्या वहां प्रतियां हैं, क्या कालकोठरी किसी के द्वारा नियंत्रित है, प्रवेश करने में कितना खर्च होता है। वे अब यहाँ हैं और एक प्रति है, वे चाहें तो अंदर जा सकते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अवसर को जब्त कर लेंगे। कालकोठरी को साफ करने के अलावा जियांग तियान ने म्यू कोंगजी और अन्य लोगों से ये भी कहा कि वे सभी को तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं ताकि हर कोई इसके साथ खुद को परिचित कर सके। हालांकि यह उस समय गलती का एक अवशेष है और हम नहीं जानते कि तीसरे स्तर का ब्रह्मांड अब कैसा दिखता है। ये जानना बेहतर है कि यह नहीं जानना है। ठीक उसी तरह सभी ने अपनी उम्मीदें दिखाई, यद्यपि उन्हें हर दिन ज्ञान और ब्रश कालकोठरी करना पड़ता था, लेकिन तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए उनकी आंतरिक तड़प स्वयं स्पष्ट थी। हर कोई ऊर्जा से भरा था और लगभग आराम के बिना डंगोन पर काम करता था। सौभाग्य से पर्याप्त काल कोठरी थे, इसलिए सभी के स्तर में तेजी से वृद्धि हुई। इसी समय एकीकृत ब्रह्मांड के तेजी से विकास के कारण अलौकिक प्रौद्योगिकी और अन्य प्रौद्योगिकियां भी तेजी से विकसित हो रही हैं। जियांग तियान सीधे उन प्रतिभाशाली अलौकिक वैज्ञानिकों को नियुक्त करता है। यदि कोई उन्नत तकनीक उभरती है तो इसे सीधे जिया राज्य में वापस सूचित किया जाएगा। विज्ञापन। अध्याय 514 समाप्ति। समापन टिप्पणी। ब्रह्मांड के पूर्वी हिस्से में लगभग हजारों प्रतियां हैं, इसलिए भले ही जियांग तियान और उनकी टीम दिन रात काम करे, वे उन्हें थोड़े समय में खत्म नहीं कर सकते। सौभाग्य से सभी के सुधार का स्तर बुरा नहीं है। जियांग तियान का स्तर भी सीधे स्तर 220 तक पहुंच गया, जिसे 10 स्तरों की वृद्धि कहा जा सकता है। लेकिन इसे कम मत समझो, क्योंकि यह केवल 10 स्तर है, क्योंकि 200 से अधिक के स्तर में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक अनुभव वास्तव में बहुत अधिक है। कॉपी में विदेशी जानवरों के अलावा जियांग तियान ने उनमें से लगभग सभी को लुओली और अन्य को दिया। उन्हें कुछ सुधार देना बेहतर होगा, क्योंकि उनकी लड़ाकू प्रभावशीलता उनके स्तर और प्रतिभा पर निर्भर करती है। दोनों के पास सुपर गॉड लेवल प्रतिभाएं हैं, जो तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में जाने पर निस्संदेह एक बड़ा लाभ है। खुद जियांग तियान के लिए उनके पास सिस्टम से एक बड़ा बोनस है, इसलिए सभी पहलुओं में उनकी विशेषताएं बेहद अद्भुत हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही जियांग तियान अब एक साधारण व्यक्ति है, अपने भयानक विशेषताओं पर भरोसा करते हुए वह यहाँ सभी विरोधियों को हरा सकता है। दूसरों ने भी बहुत सुधार किया है, विशेष रूप से लुओली और अन्य जो जियांग तियान के साथ काल कोठरी कर रहे थे। लुओली अब स्तर 230 तक पहुंच गया है और सुयान भी स्तर 230 तक पहुंच गया है। जिया विंजिंग और मेई किंग स्तर 225 तक पहुंच गए और झेंग लिंग, झेंग यू और अन्य भी 225 के स्तर पर थे। म्यू कोंजी और अन्य लोगों के लिए वे अपने स्तर को अपग्रेड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह जगह उनके लिए बेकार है। वे लौकिक दोष के अवशेष हैं और उनके शरीर की संरचना लंबे समय से तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की प्रचुर अलौकिक शक्तियों के लिए अनुकूलित है। चलो, हमारे पास अभी भी 900 प्रतियां हैं। जियांग तियान ने सभी को प्रोत्साहित किया। प्रतियों में से केवल एक 5वें स्थान पर था और जियांग तियान ने घोस्ट कॉपी की खोज की। अंदर की अन्यायपूर्ण आत्माएं सभी स्तर के स्तर से ऊपर हैं और ये अन्यायपूर्ण आत्माएं असीम रूप से ताजा लगती हैं। सबसे पहले इस अच्छी खबर ने निस्संदेह सभी को चौंका दिया, क्योंकि इस तरह वे इसे असीम रूप से कर सकते हैं। हर कोई स्तर 300 तक पहुंचने की उम्मीद करता है, लेकिन परिणाम निराशाजनक है, क्योंकि भूतों को मारने से कोई अनुभव नहीं होता है। इसलिए एक बार मारने के बाद हर कोई अन्य प्रतियों में चला गया, लेकिन जियांग तियान इस प्रति में रहना चाहता था, क्योंकि उसने पाया कि यहाँ की अन्यायपूर्ण आत्माओं ने अनुभव नहीं जोड़ा। लेकिन किसी को मारने से उसके सिस्टम स्तर में सुधार हो सकता है। एक को मारना 1000 स्तरों की वृद्धि है, जिसे असीम रूप से ताजा किया जा सकता है। जियांग तियान सिर्फ इस तथ्य का लाभ उठाता है कि अन्य लोग समतल कर रहे हैं। वह सीधे यहाँ है, सिस्टम को अनंत तक बढ़ा रहा है। इसलिए जैसे समय बीत गया, 3 महीने बाद तक सभी ने शेष 900 प्रतियां पूरी कर ली थीं। उल्लेख नहीं करने के लिए बाद की प्रतियों की कठिनाई बहुत बढ़ गई। कई बार सभी को खतरे का सामना करना पड़ा। वहां और भी अधिक अजीब जानवर थे और कुछ उन्नत थे बुद्धिमत्ता। म्यू कोंजी और अन्य लोगों ने कहा कि ये तीसरे स्तर के यूनिवर्स के जानवरों के वंशज होने चाहिए, क्योंकि अजीब जानवर उच्च स्तर के हैं, उनके पास उच्च बुद्धि है। समूह की औसत ताकत 250 के स्तर तक पहुंच गई है, जो निस्संदेह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस समय हर कोई जियांग तियान की घोस्ट कॉपी के सामने इकट्ठा हुआ। जियांग तियान ने पहले सभी से कहा था कि वे अंदर न जाएं और उन्हें परेशान न करें, इसलिए हमलावर बाहर इंतजार कर रहे थे। जियांग तियान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? अगर वह अंदर भी अपग्रेड नहीं कर सकता है तो वह क्यों पीसता रहता है? मैं कुछ दिनों के बाद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वह 3 महीने से पीस रहा है। किसी ने भ्रम में पूछा। विज्ञापन। सभी ने ऐसा सोचा, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि जियांग तियान के पास एक प्रणाली थी। इसलिए 1 और 10 दिनों का इंतजार करने के बाद सभी ने आखिरकार जियांग तियान को बाहर आते देखा। इस समय जियांग तियान के सिस्टम स्तर को इंफिनिटी में अपग्रेड किया गया था। अब हम तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जा सकते हैं। चलो चलते हैं, हम तुरंत सेट कर देंगे। महान। हर कोई बेहद उत्साहित और खुश था। पिछली तैयारी बहुत पहले की गई थी और अब उन्हें सभी की जरूरत थी जियांग तियान की 4 चाबियों को खोलने के लिए। बूम। जियांग तियान ने सीधे 4 चाबियां दी। चाबियां अंत से जुड़े हुए थे और एक विशाल काला प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ये तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए अग्रणी मार्ग था। म्यू कोंगजी और अन्य लोगों ने उड़ान वाली नाव को बाहर निकाला और अब सभी के लिए इंतजार कर रहे थे। चूंकि केवल 10 स्थान उपलब्ध हैं, इसलिए सभी ने पहले ही चर्चा की थी कि पहले कौन जाएगा। पहले एक जियांग तियान था, क्योंकि वह मुकाबला प्रभावशीलता और सभी की सुरक्षा की गारंटी था, इसलिए उसे जाना था। और अगले लोग म्यू कोंजी और 3 अन्य थे। वे तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते थे और अगर वे गए तो जियांग तियान को बहुत मदद कर सकते थे, इसलिए अभी भी 6 लोग बचे थे। लुओ ली उनमें से एक है। अब तक हर कोई लुओ ली और जियांग तियान के बीच संबंध जानता है। अगर लुओ ली नहीं जाता है तो जियांग तियान अकेला होगा। शेष 5 के लिए हर कोई इस बात से सहमत था कि आपने मुझे जाने दिया, मैंने उसे जाने दिया, और आखिरकार ये तय करने के लिए जियांग तियान को धकेल दिया गया।
सु यान, आओ। वास्तव में लुओ ली को जियांग तियान और सु यान के बीच संबंध के बारे में पता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके साथ तुलना में सु यान को अभी भी कुछ फायदे थे। हाँ, सु यान सहमत हुए। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। वह बहुत खुश थी कि जियांग तियान उसके बारे में सोच रहा था। जेन लिंग, जेन यू, जिया वेंजिंग और मे किंग किंग। जियांग तियान ने पिछले 4 लोगों का उल्लेख किया और ये 4 लोग भी बहुत खुश थे। ऐसा नहीं है कि जियांग तियान वासनापूर्ण है, यह मुख्य रूप से है क्योंकि उसने पाया है कि ये लोग कालकोठरी को साफ करने और ऐसे सकारात्मक लोगों के लिए सबसे तेजी से अपनी ताकत में सुधार करने में सबसे कठिन काम कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप तीसरे स्तर के ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको इसे अपने साथ लाना होगा। तंग पर पकड़, ये सेट करने का समय है। जियांग तियान और 6 लड़कियां एक साथ बैठी थीं, जबकि मुकोंगजी दूसरी तरफ बैठी थी। फ्लाइंग बोट धीरे धीरे पारित हो गया। यह उतारने वाला है। हर कोई उत्साह से चिल्लाया और जियांग तियान को देखा और अन्य लोग छोड़ दिए। उसी समय जियांग तियान ने सिस्टम पैनल खोला। मेजबान जियांग तियान, स्तर 230, सिस्टम स्तर अनंतता, उपलब्ध संशोधन अंक अनंतता, ताकत में वृद्धि, इन विज्ञापन, रक्षा वृद्धि, अनंतता, चकमा वृद्धि, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि। जियांग तियान ने अपनी सभी विशेषताओं को देखा और पाया कि वे सभी अनंत थे। तब उन्हें राहत महसूस हुई। इस तरह की विशेषताओं के साथ उन्हें तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। बाद में जियांग तियान ने फ्लाइंग बोट के स्टार्ट बटन को दबाया और फ्लाइंग बोट चैनल में रवाना हो गया। चैनल के दूसरी तरफ तीसरा स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड था, एक ऐसी जगह जो हर किसी के लिए तरस रही थी। यह एक नई संभावना और भविष्य के साथ एक नई जगह है। यह अधिक रोमांचक होने के लिए भी नियत है। स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड में जियांग तियान। ये रहा। पुस्तक समाप्त हो गई है। 26 जुलाई 2024। चोर की किडनी की कमी है। अंतिम शब्द। भाइयों, आधे साल के बाद दूसरी किताब समाप्त हो गई है। सच कहूं तो शिनिक्सु अभी भी एक भोली लेखक है। पहला काल्पनिक उपन्यास खत्म करने के बाद मैंने इस शहरी मार्शल आर्ट उपन्यास को एक कोशिश के साथ लिखा था। ये यादृच्छिक लेखन का एक समूह था। अप्रत्याशित रूप से ये डेटा की पहली पुस्तक से बेहतर निकला, लेकिन यह निश्चित रूप से पर्याप्त है। मुझे अभी भी कुछ चीजें जमा करने की आवश्यकता है, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैं शहरी गांवों की गतिविधियों के बाद इसे लिखना जारी रखूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरा समर्थन करेंगे। पूरा होने के बाद कुछ अतिरिक्त अपडेट होंगे। उसी समय मैंने नई किताब के बारे में सोचा। मैं अलौकिक शक्तियों को अन्य चीजों में बदल सकता हूँ, जैसे कि मार्शल आर्ट प्रोफेशन। अब मेरे दिमाग में कुछ विचार हैं। अगस्त में काम करना शुरू करें और एक नई किताब के लिए 100,000 शब्द लिखें। चलो भी। विज्ञापन। अध्याय 515 अतिरिक्त 1 स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड पर आगमन। तीसरा स्तर का ब्रह्मांड लगभग असीम है। समग्र क्षेत्र से तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड को बाहरी ब्रह्मांड, मध्य ब्रह्मांड, आंतरिक ब्रह्मांड और कोर ब्रह्मांड में विभाजित किया गया है। बेशक ऑनलाइन ब्रह्मांड में आप जितने गहरे हैं, उतना ही अधिक स्तर की आवश्यकता होगी। तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की स्थलाकृतिक क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए बाहरी ब्रह्मांड कई आकाशगंगाओं से बना है, लेकिन यहाँ की आकाशगंगाएं दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की तुलना में बहुत बड़ी हैं। यहाँ प्रत्येक आकाशगंगा में सैकड़ों हजारों ग्रह शामिल हैं और एक ग्रह दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा के रूप में बड़ा है। ये देखा जा सकता है कि अकेले बाहरी ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। सामान्यतया बाहरी ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, जो वास्तव में बहुत अधिक हैं। लेकिन यह मत सोचो कि क्योंकि कई ग्रह हैं, खाली ग्रह होने चाहिए। वास्तव में लगभग कोई खाली ग्रह नहीं है। सबसे पहले ये तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं क्या हैं? यहाँ अलौकिक शक्तियां बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। यहाँ पैदा हुए किसी भी संतान का 200 का शुरुआती स्तर होगा। इसके अलावा अद्वितीय अलौकिक श्वास विधि के साथ स्तर को अपेक्षाकृत जल्दी बढ़ाया जा सकता है। इसने एक ओवरपॉपुलेशन का नेतृत्व किया, जिसमें सभी दौड़ लगभग एक हास्यास्पद तेज दर पर प्रजनन करती है, जिसके परिणामस्वरूप सभी नस्लों के बहुत सारे जीव हैं, ताकि लगभग हर ग्रह पूरी तरह से बसा हुआ था। यहाँ तक कि उन गरीब ग्रहों में जिनमें प्रतियां और अच्छे रहने वाले वातावरण की कमी होती है, वे जीवित प्राणियों से भरे होते हैं। दूसरे, एक नए प्रकार का जीवन हर बार एक बार तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में स्वायत्त रूप से पैदा होगा। इसलिए उनमें से अधिक होंगे, लेकिन यह एक अनंत वृद्धि नहीं है। लगभग हर 1000 साल जीवित चीजों की एक भयावह तबाही तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में होगी, और ये तबाही ब्रह्मांड में जीवित चीजों के आधे हिस्से को नष्ट कर देगी। किसे नष्ट हो जाएगा, ये भाग्य पर निर्भर करता है। सिर्फ इसलिए कि आप उच्च स्तर पर हैं या आंतरिक ब्रह्मांड या कोर ब्रह्मांड से हैं, आप नष्ट नहीं होंगे। लेकिन एक अफवाह भी है कि जब तक स्तर 9999 से अधिक है, तब तक तबाही को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस समय तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा में सिल्वर रिंग गैलेक्सी कहा जाता है, एक उड़ने वाली नाव सफलतापूर्वक इस आकाशगंगा में अंतरिक्ष अशांति से बाहर निकल गई। अंत में हम बाहर हैं, हम तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में पहुंचे हैं। फ्लाइंग बोट पर जियांग तियान और अन्य थे। वे खुद नहीं जानते थे कि वे अंतरिक्ष चैनल में कितने समय से उड़ रहे थे। अंदर कोई समय नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मैं पहले से ही बाहर आ गया था और मेरे सामने विशाल ब्रह्मांड को देख रहा था, विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में अलौकिक शक्तियां जो मुझे भारी कर रही थीं। विज्ञापन। हर कोई इतना उत्साहित था कि वे लगभग ड्रोलिंग कर रहे थे, विशेष रूप से म्यू कोंजी और अन्य, जो आंसू में थे। जब उन्होंने तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की हवा में सांस ली तो उन्हें ताजा महसूस हुआ। अब महाशक्तियों को अवशोषित करने और अपग्रेड करने के लिए लाभ उठाएं। सभी ने तुरंत कहा, यह एक बर्बादी होगी यदि वे इस तरह के एक मजबूत महाशक्ति को अवशोषित नहीं करते हैं। एकाग्रता दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड की तुलना में कम से कम 100,000 गुना अधिक थी। अरे, कोई प्रभाव क्यों नहीं है? हालांकि थोड़ी देर के लिए अवशोषित करने के बाद सभी ने पाया कि उन्होंने अकेलेपन को अवशोषित कर लिया था। ये वास्तव में अवाक था। इतनी मजबूत ऊर्जा कैसे अवशोषित नहीं की जा सकती है? श्री म्यू, क्या चल रहा है? जियांग तियान ने पूछा। म्यू कोंजी और अन्य लोगों ने सिर्फ अलौकिक शक्तियों को अवशोषित करना सीखा, जिसका अर्थ है कि उन्हें पता होना चाहिए। एलायंस लीडर जियांग, इस तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के महाशक्तियों को केवल एक अद्वितीय महाशक्ति सांस लेने की विधि के साथ अवशोषित किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यहाँ अपग्रेड करने का मुख्य तरीका अलौकिक सांस लेने की विधि के माध्यम से अलौकिक शक्तियों को अवशोषित करना है।
क्या आपके पास अभी भी यह श्वास तकनीक है? हाँ, लेकिन ये बहुत कम स्तरीय है। एक बार जब आप एक श्वास विधि चुनते हैं तो इसे बाद में बदलना बहुत मुश्किल है। मेरी सांस लेने की विधि केवल सबसे कम ग्रेड श्वास विधि है। सुपर पावर की रूपांतरण दक्षता 10% से कम है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अधिक उन्नत श्वास विधि चुनें। म्यू कोंगजी और अन्य लोगों ने भी धैर्यपूर्वक जियांग तियान और अन्य लोगों के लिए विधि पेश की। म्यू कोंगजी के अनुसार तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में अलौकिक श्वास विधि को लगभग निम्नलिखित स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे कम निचला ग्रेड है, इसके बाद मध्यम ग्रेड, ऊपरी ग्रेड, सर्वश्रेष्ठ ग्रेड, आध्यात्मिक ग्रेड, अमर ग्रेड, ईश्वरीय ग्रेड और सर्वोच्च ग्रेड। बेशक उच्च स्तर शक्ति रूपांतरण की दक्षता उतनी ही बेहतर होगी। यदि यह अंतिम सर्वोच्च स्तर है तो बिजली रूपांतरण दर 100% तक पहुंच सकती है, जिसका अर्थ है कि आप बैठते समय जल्दी अपग्रेड कर सकते हैं। हालांकि अलौकिक श्वास तकनीक का सर्वोच्च स्तर कोर ब्रह्मांड में उन बलों के हाथों में है। इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। नहीं, यह आकाश में चढ़ने से भी कठिन है। अन्य सांस लेने के तरीकों के रूप में उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें ब्रह्मांड में या नीलामी में कुछ बलों से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में बाहरी ब्रह्मांड में सबसे अच्छा अलौकिक श्वास विधि केवल मध्यम गुणवत्ता की है। यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जियांग तियान को थोड़ा निराश करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। जियांग तियान आश्वस्त है, उनकी विशेषताएं अब अनंत हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने में सक्षम नहीं होने से क्यों डरना चाहिए? क्या हमें पहले रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए? लोरी ने पूछा और इस बिंदु ने सभी को जगाया। विज्ञापन चीजें फ्लाइंग बोट की ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई है। भले ही यह समाप्त न हो, यह हमेशा भविष्य में नहीं उड़ सकता है ना? आपको पहले एक जगह ढूंढनी चाहिए, अधिमानतः नीचे बसने के लिए एक जगह, और फिर एक ग्रह या ऐसा कुछ खोजने के लिए अपनी शक्ति का निर्माण करने के लिए, ताकि दूसरे स्तर के सचिवीय ब्रह्मांड के लोग भविष्य में आ सकें। कुछ आवास होना अच्छा होगा। मुकोंग, क्या आप जानते हैं कि पास में बसने के लिए कहाँ है? मैं सिल्वर रिंग गैलेक्सी से हारने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी यहाँ नहीं गया था, लेकिन मैंने पहले जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहने के लिए एक जगह प्रदान कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप काफी आकर्षक हैं। मुझे लगता है कि आप सभी के पास ये है, म्यू कोंगजी ने कहा। फ्लाइंग बोट पर 10 लोग थे, उन तीनों को छोड़कर शेष 7 में से हर एक बेहद प्रतिभाशाली है और यहाँ के स्थानीय लोगों से हीन नहीं है। जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह का बल है? सभी ने पूछा। जूटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाहरी ब्रह्मांड में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ये लगभग बाहरी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जा सकता है। मैंने सुना है कि इसने मध्य ब्रह्मांड में कई शाखाएं खोली हैं। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में उपयोगी प्रतिभाओं को अवशोषित करना उनके लिए स्वाभाविक है। उनके पास फार्मासिस्ट, ट्रोप मास्टर्स, बॉडीगार्ड आदि जैसे प्रतिभाओं को भर्ती करने के कई तरीके हैं। आपकी मेरी समझ के आधार पर आप में से प्रत्येक इस मानक को पूरा करता है। हम क्या इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। हर कोई इंतजार नहीं कर सकता था। चलो पहले किसी से पूछें। जियांग तियान और उनके साथियों में से कोई भी मार्ग नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने पहले एक पासिंग कारवां से पूछने का फैसला किया। सौभाग्य से तारों वाले आकाश में कई कारवां यात्रा कर रहे थे। जल्द ही एक कारवां दिखाई दिया। ये सिर्फ एक छोटा कारवां था और जियांग तियान ने इसे रोक दिया। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे पहुंचे? आप लोग जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा रहे हैं? हम उसी तरह जा रहे हैं। हम हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। हमने हाल ही में अयस्क का एक बैच खरीदा है और माल देने के लिए जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा रहे हैं। उस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञापन अध्याय 516 अतिरिक्त अध्याय 2 पैसा बनाना। जियांग तियान और अन्य लोग हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्पेसशिप पर सीधे सवार हुए। उनकी फ्लाइंग बोट को बाहर निकालने के लिए बहुत छोटा था, जबकि हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्पेसशिप बहुत बड़ा था। ये कारवां भी बहुत मेहमान नवाज थे। ये देखा जा सकता है कि यह जियांग तियान और उनके समूह की पहली बार सिल्वर रिंग गैलेक्सी में था, इसलिए उन्होंने सभी को अच्छी तरह से मनोरंजन किया और सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को बाहर लाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी भी नहीं जानता कि आप लोग कहाँ से हैं। मैं सिर्फ स्तर 2 सभ्यता ब्रह्मांड से आया था और मैं बाहर आने के बाद आप लोगों के पास भाग गया। स्तर 2 सभ्यता ब्रह्मांड हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग स्पष्ट रूप से हैरान थे, क्योंकि लेवल 3 सभ्यता ब्रह्मांड में बहुत सारे जीवित प्राणी हैं। कोर यूनिवर्स के बलों ने लेवल 2 यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को लंबे समय तक काट दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसे भर्ती कर सकते हैं। क्या प्रतिभा है? हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ईर्ष्या से भरे हुए थे। आप नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा रहे हैं, है ना? आदमी ने फिर से पूछा। हाँ, हमारे पास अभी तक रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आप निश्चित रूप से जा सकते हैं और एक नजर डाल सकते हैं। कभी कभी बाहरी ब्रह्मांड में नीलाम किए गए क्षेत्र होते हैं, लेकिन कीमतें बेहतर होती हैं। हालांकि एक क्षेत्र आपके लिए बसने के लिए पर्याप्त है। हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के अनुसार हालांकि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं, फिर भी खाली स्थान है। इसके विपरीत बिक्री के लिए अक्सर कुछ क्षेत्र होते हैं। इन प्रदेशों के लिए कहाँ से आया है? कई कारण हैं। कुछ सभ्यताओं ने अस्वीकार कर दिया और अब इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे बस बिक्री के लिए एक हिस्सा निर्धारित करते हैं। अपने स्वयं के विकास को बनाए रखने के लिए कुछ संसाधनों के बदले में कुछ को उनके विरोधियों द्वारा हमला किया गया था, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था और फिर उनके विरोधियों को बेच दिया गया था। प्रतियोगिताओं जैसे प्रमुख बलों द्वारा आयोजित कुछ गतिविधियां भी हैं। कुछ नई प्रतिभाओं पर जीतने के लिए प्रमुख बल अक्सर अपने क्षेत्र का हिस्सा छोड़ देंगे। ये क्षेत्र बाहरी ब्रह्मांड में एक छोटा सा खाली स्थान हो सकता है या वे बाहरी ब्रह्मांड में एक ग्रह हो सकते हैं। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप उन ताकतों द्वारा मूल्यवान होने के योग्य हैं। यहाँ थे खाने पीने के दौरान और हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ चैट करते हुए समय जल्दी से गुजरा और जियांग तियान और अन्य लोग सिल्वर रिंग गैलेक्सी में ग्रीन स्टार में पहुंचे। यह जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निकटतम शाखा है और यह वह स्थान भी है जहां हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैच ऑफ अयस्क को वितरित किया जाता है। विज्ञापन अलविदा, हर कोई बाद में मिलते हैं। जियांग तियान और अन्य लोगों को अंतरिक्ष यान से नीचे जाने के बाद हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग माल देने के लिए जूटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए। जियांग तियान और अन्य लेवली शहर में टहल रहे थे, जो कि ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा शहर है और जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय है। जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भर्ती कल आयोजित की जाएगी, इसलिए जियांग तियान और उनकी टीम अभी तक प्रवेश नहीं कर सकती है।
यह एक सवाल लाता है, उन्हें आज रात भर रहना चाहिए। जब वह अभी यहाँ आया था तो जियांग तियान को पता चला कि बाहरी ब्रह्मांड के मानव क्षेत्र में प्रचलन में मुद्रा पहली ब्रह्मांड मुद्रा है और मध्य ब्रह्मांड में प्रचलन में मुद्रा दूसरी ब्रह्मांड मुद्रा है। आंतरिक ब्रह्मांड तीसरा ब्रह्मांड मुद्रा है, कोर ब्रह्मांड अंतिम ब्रह्मांड मुद्रा है और विभिन्न ब्रह्मांड मुद्राओं की उपस्थिति और मात्रा अलग अलग है और रूपांतरण दर है। अल्टीमेट यूनिवर्स सिक्का इक्वल्स 100 थर्ड यूनिवर्स सिक्का इक्वल्स 10,000 सेकंड यूनिवर्स कॉइन इक्वल्स 10 मिलियन फर्स्ट यूनिवर्स कॉइन। जियांग तियान और उनके साथी वर्तमान में पैसे थे और बेहद गरीब थे। मूल रूप से जियांग तियान पास में एक मोहरा दुकान ढूंढना चाहता था। आखिरकार वह अभी भी उस पर कुछ टियर 20 आइटम था। पिछले सभी संसाधनों को दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में छोड़ दिया गया था। आखिरकार उन्हें तीसरे स्तर के ब्रह्मांड में ज्यादा जरूरत नहीं थी। हालांकि जियांग तियान ने अभी भी कुछ वस्तुओं को रखा, उन्हें थोड़ी देर के लिए प्राप्त करने के लिए मुद्रा के रूप में उन्हें मोहरा करने की तैयारी की। लेकिन अभी हरदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ संवाद करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पॉनशॉप केवल 21वें स्तर पर सबसे कम वस्तुओं को स्वीकार करता है। आखिरकार शुरुआती स्तर 200 है, इसलिए 20वें स्तर की तरह जंक सामान को कौन स्वीकार करेगा। किसी के लिए भी इस तरह के बाहर लाना शर्मनाक होगा सामग्री। तो जियांग तियान ने बस इस विचार को छोड़ दिया। प्रॉप्स और संसाधनों के अलावा बाकी सब कुछ बेकार था। इसलिए जियांग तियान अब सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाएं। अरे भाई, अपनी स्थिति को देखते हुए क्या आपको वास्तव में पैसे की आवश्यकता है? जियांग तियान अचानक जब एक नौकर सड़क के पार भाग गया और कहा, आपको कैसे मालूम? आप बहुत चिंतित दिखते हैं। आपके पास समर्थन करने के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं, ठीक है? कैसे के बारे में मैं आपको एक रास्ता प्रदान करता हूँ। दूसरी तरफ से शब्दों को सुनकर और लोरी और अन्य लोगों की नजर जियांग तियान को उनके दिल में एक बुरा एहसास था। मुझे उस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहिए। एक भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी के बारे में कैसे? क्या आप रुचि रखते हैं? यदि आप जीत सकते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। नौकर पेश करता रहा कि लिवली शहर में कई स्थानों पर भूमिगत मुक्केबाजी के छल्ले थे। बॉक्सिंग रिंग में हमेशा कुछ निर्दयी लोग होते हैं जो जीतने वाली लकीरें बनाए रखते हैं। अन्य चुनौती देने वालों का स्वागत करने के लिए इन निर्मम लोगों को बॉक्सिंग रिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा। विज्ञापन चुनौती शुरू होने से पहले विभिन्न दांव की पेशकश की जाएगी। संक्षेप में, यह निश्चित रूप से पैसा बनाने के लिए एक अच्छी जगह है। यदि आप एक पंक्ति में 100 गेम जीत सकते हैं तो आप सीधे 1 मिलियन फर्स्ट यूनिवर्स सिक्कों का अंतिम भव्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। नौकर ने उत्साह से कहा, ठीक है, आप रास्ते का नेतृत्व करते हैं। 1 मिलियन जियांग तियान की राय में हालांकि बहुत कुछ नहीं है, यह एक छोटी राशि भी नहीं है। यहाँ मूल्य स्तर के अनुसार यह एक रात के लिए पर्याप्त होना चाहिए है ना। मुझे नहीं पता कि यहाँ कीमतें अधिक हैं या नहीं। कोई बात नहीं, पहले भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी पर जाने दें। जियांग तियान ने लुओली और अन्य लोगों से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। आखिरकार मुक्केबाजी की अंगूठी महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं थी क्योंकि यह बहुत खूनी और हिंसक था। जल्द ही जियांग तियान भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी पर पहुंचे। वह देख सकता था कि मुक्केबाजी में भाग लेने वाले लगभग सभी लोग मजबूत लोग थे। उनकी प्रतिभा या तो ताकत में थी या वे मुक्केबाज थे। एक शब्द में, वे लड़ने में बहुत शक्तिशाली थे और एक नवागंतुक के रूप में जियांग तियान की पहली प्राथमिकता अपनी जानकारी को भरने के लिए थी। लेकिन उन्होंने वास्तविक जानकारी नहीं लिखी, लेकिन एक नकली लिखा। इसे लिखने के बाद आपको बस लाइन में इंतजार करने की आवश्यकता है। पहली बार आने वाला एक नवागंतुक निश्चित रूप से अंतिम बॉस को सीधे चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन जो कोई भी पहली बार आता है वह इसे चुनौती दे सकता है। तब अंतिम बॉस को चुनौती नहीं दी जा रही है। सभी नए लोगों को लगातार 10 जीत हासिल करनी चाहिए और फिर न्यायाधीश ये देखने के लिए मतदान करेंगे कि क्या वे चुनौती के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी बारी है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज यहाँ बहुत से लोग नहीं हैं। नौकर ने पेश किया। इस समय आप देख सकते हैं कि मुक्केबाजों की पिछली जोड़ी एक आंखों वाला आदमी है और एक मुक्केबाज हरे रंग के दस्ताने पहने हुए है। दोनों बहुत जमकर लड़ रहे हैं। लड़ाई भयंकर और तीव्र थी। अंत में 5 मिनट के बाद एक आंख वाले व्यक्ति ने उस आदमी को हरे दस्ताने के साथ हराया। ओह माय गॉड, वन आई ने एक पंक्ति में 13 गेम जीते हैं। ये बहुत बढ़िया है। हा, सौभाग्य से मैं इस बार जीतने के लिए एक आंख पर दांव लगाता हूँ। मैंने इस बार एक भाग्य बनाया। ऐसा लगता है कि हरे रंग के दस्ताने सिर्फ एक नाम है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि एक आंख के घूंसे इतने चिकने, इतने सुसंगत और इतने शक्तिशाली हैं। मुझे नहीं पता कि अगले एक आंख से कौन लड़ेगा। मैं बहुत अशुभ हूँ। मुझे आशा है कि वह मारा नहीं जाएगा। विज्ञापन अध्याय 517 अतिरिक्त अध्याय 3। जो भी मैंने मारा उसे थप्पड़ मारा जाएगा। मुझे इस एक आंख वाले आदमी के बारे में जानकारी मिली है। ये पता चला है कि यह आदमी हमें भड़काने के लिए यहाँ है। वह LBLI शहर में कई भूमिगत मुक्केबाजी के छल्ले में अंतिम बॉस रहा है। यह मुक्केबाजी की अंगूठी अंतिम है। यह आदमी स्पष्ट रूप से यहाँ लड़ने के लिए है। यह एक अफसोस की बात है। अगर वह एक पंक्ति में 10 गेम जीतता है तब भी 9 विरोधी होंगे। यह इन 9 लोगों के लिए अफसोस की बात है। कम से कम वे जीवन के लिए अक्षम हो जाएंगे। अगर एक आंखों वाला आदमी कोई दया नहीं दिखाता है तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। आखिरकार भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी में नियम है। जीवन और मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि सभी ने चर्चा की, समय जल्दी से बीत गया। वन आई ने जल्दी से अपने प्राइम पर बरामद किया और अगले मैच की घोषणा की गई, बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी के साथ। दूसरा मैच, वन आई बनाम क्रेजी लान। क्या पागल शेर? ये पागल शेर कौन है? मैंने कभी उसके बारे में क्यों नहीं सुना? नाम बहुत ही दबंग लगता है। जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से अपने वास्तविक नाम का उपयोग नहीं किया। मुक्केबाजों के नाम आमतौर पर वैसे भी नकली होते हैं। नाम से ऐसा लगता है कि वह एक मजबूत मुक्केबाज है। हम एक के लिए हैं इलाज। हो सकता है मैं एक आंख को हरा सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह संभव है, लेकिन ये पागल शेर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है? जैसा कि हर कोई हैरान था, एक आंख पहले से ही रिंग में आ गई थी, गति से भरी हुई थी। क्या एक पागल शेर है? मेरे हाथों में आप अभी भी एक आवारा कुत्ते की तरह पीट रहे हैं। हाँ, वह जोर से हंसा और फिर सभी के पूर्ण दृश्य में जियांग तियान चला गया। ये छोटी बफवा कहाँ से आए? किसके परिवार ने अपने बच्चों पर नजर नहीं रखी? उन्होंने बच्चे को यहाँ कैसे खिसकने दिया?
तुरंत एक दर्शक सदस्य चिल्लाया, यह सही नहीं है, हमारे भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी के नियम हैं, बच्चों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आखिरकार ये बहुत खूनी और हिंसक है। ये कौन है, उसे यहाँ किसने रखा? एक आंख भी बहुत गुस्से में थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उसने एक बच्चे की उम्मीद नहीं की कि वह ऊपर आ जाए और परेशानी का कारण बने। क्या यह उसकी आभा को बाधित नहीं करेगा? इस समय बॉक्सिंग रिंग से प्रसारित घोषणा की गई, हर कोई मुझे क्षमा करें, वह पागल शेर है। वह पागल शेर है। जैसे जैसे घोषणा प्रसारित की गई, सभी के जबड़े लगभग आश्चर्य में गिर गए। कौन सोच सकता था कि यह बचकाने वाला युवक वास्तव में पागल शेर था? हा, मैं हंसी से मर रहा हूँ। यदि आपका परिवार पैसे से कम है तो आप राहत संगठन में जा सकते हैं। आप यहाँ अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी में वे लोग भी घृणित हैं। वे किसी को भी और सभी की भर्ती करते हैं। लानत है, क्या वे एक आंख वाले आदमी को हरा सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि इस खेल के लिए दांव नहीं खोला गया है, इसलिए यही कारण है। आखिरकार भले ही दांव खोले गए हों, लायंस को जीतने के लिए कौन दांव लगाएगा? विज्ञापन, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, लेकिन आपके पास बहुत प्रभावशाली नाम है। लेकिन सुनिश्चित करें कि जब हम लड़ाई में आते हैं तो आप एक पंच से नहीं मारे जाते हैं। इस समय एक आंख का आदमी जियांग तियान के सामने आया था। वह बहुत लंबा था और जियांग तियान को देखा। छोटे दोस्त, घुटने टेकते हैं और 3 बार काउटाओ और मैं आपको जाने दूंगा, अन्यथा आप जानते हैं कि मेरी मुट्ठी बहुत कठिन है। बकवास बात करना बंद करो। क्या आप शुरुआत की घोषणा कर सकते हैं? जियांग तियान ने रेफरी को देखा। चूंकि आप मरने के लिए दृढ़ हैं, चलो शुरू करते हैं। रेफरी भी थोड़ा अधीर था। उनकी राय में इस लड़ाई को कोई हाईलाइट करने के लिए नियत किया गया था। यह एक आंख वाले आदमी से एक पंच से ज्यादा कुछ नहीं था। हा, टकराना। एक आंखों वाला आदमी जोर से हंसा, लेकिन अगले सेकंड में 2 बार हंसने के बाद और स्टॉप शब्द कहने के बाद एक आंखों वाला आदमी सीधे मंच से गायब हो गया। क्या मूल रूप से पूरे दर्शक मौत के घाट उतार रहे थे, लेकिन अब यह बेहद शांत था। मौत के शांत न की एक ध्वनि सुनी जा सकती थी। मैंने बॉक्सिंग रिंग के दाईं ओर दीवार पर एक मानव के आकार का छेद देखा। यह एक आंख का छेद था। वन आई ने दीवार में प्रवेश किया था और किसी को नहीं पता था कि यह कहां से उड़ गया। वू इन रॉक से बनी दीवार सीधे घुस गई थी। एक लंबे समय के बाद सभी ने आखिरकार महसूस किया कि यह थोड़ा अपमानजनक था। वुवन रॉक को मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे कठिन रॉक के रूप में जाना जाता है। इसे प्रभाव से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे उसी तरह कैसे तोड़ा जा सकता है? किसी ने पहले भी कोशिश की थी, सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके, लेकिन अभी भी लंबे समय के बाद इसे क्रैक नहीं कर सका। क्या आपने स्पष्ट रूप से देखा कि इस पागल शेर ने कैसे हमला किया? किसी और ने पूछा। आखिरकार कोई भी स्पष्ट रूप से अभी स्पष्ट नहीं देख सकता था। ये बहुत तेज था, 1 सेकंड से भी कम। किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया था? 20 सेकंड स्तर की मार्शल आर्ट। हर कोई हैरान था। यहाँ उच्चतम मार्शल आर्ट 20 सेकंड का स्तर है, या क्या हमें दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के साथ इसे वापस खेलना चाहिए? फिर बड़े पर्दे पर एक धीमी गति वाली तस्वीर का अनुमान लगाया गया था और जियांग तियान को किसी को थप्पड़ मारते हुए देखा गया था। एक आंख को सीधे दूर कर दिया गया था। वन आई केवल 219 का स्तर था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस स्तर पर था। जियांग तियान का सामना करते समय वह अभी भी बेकार था, जिसकी विशेषताएं अनंत थीं। वे सभी कमजोर हैं। आपने अभी भी मुझे विजेता घोषित नहीं किया है। विज्ञापन। रेफरी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और घोषणा की, क्रेजी लान जीतता है। एक छोटा ब्रेक लें, आपका दूसरा मैच 15 मिनट में शुरू होगा। अब कोई भी जियांग तियान को कम करने की हिम्मत नहीं करता है। आराम करने की जरूरत नहीं है, बस इसे व्यवस्थित करें। जियांग तियान ने कहा। उसे थप्पड़ मारने के बाद आराम करने की जरूरत थी। शारीरिक वसूली और अलौकिक शक्ति वसूली सहित उनकी सभी वसूली अनंत थे। आराम करने की जरूरत नहीं है, बस शुरू करें लड़ाई करना। इसलिए जल्द ही भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी की व्यवस्था के तहत जियांग तियान की बाद की लड़ाई जल्द ही दिखाई दी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जियांग तियान ने लगभग एक ही चाल का इस्तेमाल किया। आपको थप्पड़ मारा गया और उड़ान भरी। जब आपकी विशेषताएं अनंत हो जाती हैं, तो आपकी लड़ाई की शैली इतनी सादी और सरल हो जाती है। सभी 4 दीवारों पर वुवन रॉक की दीवार पर 10 मानव के आकार के गड्ढे भी थे, जिससे बॉस एक पल के लिए बहुत व्यथित महसूस कर रहे थे। इन दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, बस मेरे लिए अंतिम बॉस की व्यवस्था करें। जियांग तियान के अनुरोध पर अंतिम बॉस बिगिल को भी व्यवस्थित किया गया था। यदि यह कोई और था तो रेफरी भी ताकत पर विचार कर सकता है, लेकिन रेफरी ने सोचा कि जियांग तियान की लड़ाई शैली विचार करने लायक नहीं थी। यदि वे जियांग तियान को दुखी करते हैं तो उन्हें अगले सेकंड में उड़ा दिया जा सकता है। इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया और अंतिम गार्डिंग बॉस बिगिल भी एक बुरी तरह से आदमी था। उन्होंने पिछले मैचों को देखा और जानते थे कि जियांग तियान बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वह शुरू होते ही बाहर चला गया और अचानक 4 हथियार बिगिल की पीठ के पीछे दिखाई दिए। ये कुल 6 हथियार बनाता है। भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी में उनके पास एक उपनाम है, 6 सशस्त्र हत्यारा भगवान। पीना, वह चिल्लाया, टकराना। इस बार बिगिल अपेक्षाकृत भाग्यशाली था। कम से कम वह जियांग तियान द्वारा दूर किए जाने से पहले प्रस्तावना समाप्त करने में कामयाब रहा। मैं घोषित करता हूं कि पागल शेर जीतता है। अब मैं उसे 1 मिलियन पहले ब्रह्मांड के सिक्कों का इनाम दूंगा। रेफरी और बॉस सभी जियांग तियान को पुरस्कार देने के लिए आए। जियांग तियान को कोई ट्रॉफी या ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन बॉस का एक अनुरोध था, जो कि जियांग तियान ने बिर्गी को हराने के बाद तब से मुक्केबाजी की अंगूठी की रखवाली करने के बाद कोई भी नहीं होगा। यह आसान है, मैं आपके लिए एक क्लोन छोड़ दूंगा। जियांग तियान ने एक क्लोन छोड़ दिया और फिर छोड़ दिया। बॉस ने क्लोन को देखा और पूछा, क्या ये काम होगा? क्या क्लोन मूल के रूप में शक्तिशाली हो सकता है? विज्ञापन। अध्याय 518, अतिरिक्त अध्याय 4, कृत्रिम सूर्य, यहाँ भी रात है। क्या ये क्लोन वास्तव में हमारी बॉक्सिंग रिंग की रक्षा कर सकता है? जियांग तियान के क्लोन को देखते हुए सभी ने इस पर विश्वास नहीं किया। क्लोन थोड़ा बेवकूफ लग रहा था और क्लोन को अलौकिक शक्तियों के साथ उपहार में दिया गया था। सिल्वर रिंग गैलेक्सी में कुछ क्लोन भी हैं। लगभग हर क्लोन में मूल शरीर की ताकत का 30% हिस्सा हो सकता है, जब तक कि वे बहुत उच्च स्तर के न हो, लेकिन वे यहाँ हो सकते हैं। स्तर मूल रूप से सिर्फ 200 से अधिक हैं। आखिरकार गैलेक्टिक आकाशगंगा केवल बाहरी ब्रह्मांड का सबसे बाहरी हिस्सा है। ईमानदार होने के लिए ये तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सबसे गरीब क्षेत्र है। अरे नहीं बॉस, LVLI शहर में
कई अन्य मुक्केबाजी के छल्ले के लोग यहाँ हमारी जगह को गड़बड़ करने के लिए हैं। तभी एक अधीनस्थ रिपोर्ट करने के लिए आया था और बॉस और रेफरी तुरंत भयभीत हो गए। वे सिर्फ बॉस स्तरीय बॉक्सर को खो देते हैं जो जगह की रखवाली कर रहा था, और अब कई अन्य बड़े मुक्केबाजी के छल्ले जगह को बाधित करने के लिए आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि युवक अभी दूसरी तरफ से एक अंडरकवर की व्यवस्था कर रहा था? ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। बॉस के माथे पर ठंडा पसीना सामने आया। ऐसा लगता था कि इस मुक्केबाजी की अंगूठी को आज उसके हाथों में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। बॉस, इस क्लोन को आने दो, यही एक रास्ता है। फिर सड़क के पार मुक्केबाजी की अंगूठी के कई लोग आ गए। सच कहूं तो उन्होंने लंबे समय तक इस मुक्केबाजी की अंगूठी को नापसंद किया था, क्योंकि इसका सबसे अच्छा व्यवसाय था। इस बार कई अन्य बड़े मुक्केबाजी के छल्ले एक साथ एकजुट हो गए और इस जगह को नीचे ले जाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन हर कोई बॉक्सिंग रिंग के नियमों को जानता था जो प्रतिद्वंद्वी को नीचे ले जाना था। आपको अपने बॉक्सर को विरोधी बॉक्सर को हराना होगा। आप में से बहुत सारे हैं। बॉस ने मुक्केबाजों को विपरीत दिशा में गिना और पाया कि उनमें से लगभग 12 थे। यहाँ तक कि अगर वे एक गोल रॉबिन लड़ाई में लड़े तो वे निश्चित रूप से थकावट से मर जाएंगे। अरे बॉसकिन, ये युवक बेवकूफ दिखता है। क्या वह आपका नया गार्ड बॉक्सर हो सकता है? विपरीत पक्ष के कई मालिकों ने इस लुक को देखा। मैं हंसने में मदद नहीं कर सका। हर कोई जानता है कि मुक्केबाजी शरीर के आकार से निर्धारित होती है, और यह युवक इतना कमजोर है। ऐसा लगता है कि हम बॉसकिन की बॉक्सिंग रिंग को संभालने के लिए आज किसी को भी भेज सकते हैं। विपरीत दिशा में मालिकों ने एक बॉक्सर पर इशारा किया और ऊपर जाने वाले थे। आप सभी पर आओ। लेकिन इस समय जियांग तियांग के क्लोन ने बात की। हालांकि यह सिर्फ एक क्लोन था, इसमें स्वायत्त चेतना की एक निश्चित डिग्री भी थी। दूसरी तरफ दर्जनों या तो लोगों को देखकर क्लोन ने कहा कि वह भी ब्रेक लेना चाहते थे। एक के बाद एक मैच से लड़ना वास्तव में समय की बर्बादी थी। धिक्कार है, तुम हमें नीचे देखने की हिम्मत करो। मैं आज तुम्हारे सिर को पंच करने जा रहा हूँ। विज्ञापन। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है तो आप सभी को एक साथ आना चाहिए। उन मालिकों ने एक अच्छा अवसर देखा और इसका लाभ उठाने का मौका नहीं चुकेंगे। जाना। एक दर्जन से अधिक मजबूत मुक्केबाज एक साथ आगे बढ़े। पा पा पा। हालांकि अगले दूसरे एक दर्जन से अधिक आंकड़े बाहर उड़ते हुए देखे गए। इस बार वे बस दीवार के माध्यम से नहीं टूटे, बल्कि भूमिगत मुक्केबाजी की अंगूठी की शीर्ष दीवार के माध्यम से भी टूट गए। एक दर्जन से अधिक आंकड़े सीधे उल्का की तरह तारों वाले आकाश में उड़ गए। ओह माय गॉड, वह क्या है? ये वास्तव में सीधे उड़ गया। एक दर्जन से अधिक काली छाया को सीधे जमीन के माध्यम से छेदते हुए और उड़ते हुए देखकर सड़क पर पैदल यात्री स्तब्ध थे। दर्जन या तो मुक्केबाजों के अलावा मालिकों को भी जियांग तियांग के क्लोन द्वारा दस्तक दी गई थी। यह इस समय तक नहीं था कि बॉसकिन को एहसास हुआ कि जियांग तियांग का क्लोन कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति सिल्वर रिंग गैलेक्सी में कैसे हो सकता है। क्या उसे कम से कम बाहरी अंतरिक्ष से कोई नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ा शॉट यात्रा कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जियांग तियांग से किसी भी स्तर के दबाव को महसूस नहीं किया, और बिल्कुल भी अलौकिक शक्ति का दबाव नहीं था। दूसरी तरफ जियांग तियांग ने स्वाभाविक रूप से अन्य चीजों की परवाह नहीं की। 1 मिलियन फर्स्ट यूनिवर्स के सिक्के प्राप्त करने के बाद जियांग तियांग जल्दी से बाहर आया और लो ली और अन्य लोगों को मिले। उनके पुनर्मिलन के बाद ये लगभग अंधेरा था और आकाश में कृत्रिम सूरज ने भी इसकी रोशनी वापस ले ली थी। तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सब कुछ पिच ब्लैक है। दिन के समय प्रमुख आकाशगंगाओं द्वारा विकसित कृत्रिम सूर्य द्वारा रोशन किया जाता है, लेकिन रात स्वाभाविक रूप से भी अपरिहार्य है। इसलिए कृत्रिम सूरज को वापस ले जाने के बाद पूरी सड़क पर विभिन्न रोशनी दिखाई दी। लोगों ने यहाँ के दृश्यों का बहुत आनंद लिया, जो एक प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। पैसे पाने के बाद जियांग तियांग और बाकी सभी यहाँ प्रौद्योगिकी उपकरण स्टोर में गए और पिछले मोबाइल फोन के समान कुछ संचार उपकरण खरीदे, लेकिन ये सभी कंगन थे। यदि आवश्यक हो तो कंगन किसी भी समय एक वर्चुअल इंटरफेस को पॉप अप कर सकता है। इंटरफेस वास्तविक स्थान पर कब्जा नहीं करता है, लेकिन सब कुछ बहुत वास्तविक दिखता है और आप फिल्में देख सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। हालांकि ये केवल संचार उपकरणों का सबसे निचला स्तर है। जियांग तियांग के पास वर्तमान में अधिक उन्नत लोगों को खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है, भले ही उनके पास 1 मिलियन फर्स्ट यूनिवर्स सिक्के हैं। यहाँ तकनीकी उपकरण हैं। विज्ञापन उच्च अंत वाले हास्यास्पद रूप से महंगे हैं। उदाहरण के लिए संचार कंगन लें। सबसे पुराने एक की लागत दसियों हजारों है और वर्तमान में स्टोर में बेची जाने वाली सबसे महंगी में 100,000 से अधिक पहले ब्रह्मांड के सिक्के खर्च होते हैं। जियांग तियांग ने इसे खरीदने का फैसला किया जब उनके पास अधिक पैसा था। संचार उपकरण प्राप्त करने के बाद सभी ने इस पर खोज की। आखिरकार वे पूरी रात सड़क पर खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने कई होटलों की खोज की। यिनतांग होटल। जियांग तियांग, हम इस होटल में कैसे जाते हैं? ठीक है, ये होटल एलवीएलआई शहर का सबसे करीबी और सबसे अच्छा होटल है। ये यहाँ एक दुर्लभ यात्रा है, इसलिए जियांग तियांग स्वाभाविक रूप से एक बकवास होटल में नहीं रहना चाहता है। पैसे कमाने की क्षमता के साथ पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं है, बस मजे करें और मजे करें। जल्द ही हर कोई यिनदांग होटल पहुंचे। ये देखा जा सकता है कि यिनदांग होटल का प्रवेश द्वार लगभग भीड़ है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग स्थानीय लोग नहीं हैं। स्थानीय लोगों के यहाँ अपने घर हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वे आमतौर पर युवा जोड़े बाहर से यात्रा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वे वास्तव में एक जोड़े हैं। आखिरकार यह एक मानवीय क्षेत्र है और वे अन्य लोगों की पत्नियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत आम है। बहुत सारे लोग कतार में लग रहे थे, लेकिन बहुत सारे सेवा कर्मचारी भी थे, इसलिए ये केवल जियांग तियांग और अन्य लोगों को अपनी बारी पाने के लिए कुछ मिनटों में ले गया। हेलो, आप स्थानीय नहीं हैं, है ना? ये सच नहीं है। क्या बाहरी लोगों के लिए कोई छूट है? नहीं, कृपया मेरा अनुसरण करें। वेटर उन्हें में ले गया होटल और सभी को एक सूची सौंपी जिसमें होटल प्रकार और आवास की कीमत दिखाई गई। बहुव्यक्ति कमरे हैं जो 4 लोगों, डबल रूम, सिंगल रूम, स्वीट्स, दर्शनीय स्थलों के कमरे आदि को समायोजित कर सकते हैं। कीमत के रूप में एक बहुव्यक्ति कमरे में एक रात 2000 पहले ब्रह्मांड के सिक्के हैं। एक डबल कमरा थोड़ा अधिक महंगा है और सबसे महंगी टॉप सूट की कीमत 50,000 पहले ब्रह्मांड के सिक्के एक रात है। जियांग तियांग ने महसूस किया कि कीमत अभी भी उनकी स्वीकार्य सीमा के भीतर थी, लेकिन भले ही ये 200,000 या 10,000 था, जियांग तियांग बिना किसी हिचकिचाहट के चलेगा, क्योंकि वह कल भी भर्ती के लिए जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाएगा। पासिंग निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है।
फार्मासिस्ट और प्रोप मेकर जैसे व्यवसायों के लिए जब तक आप काफी मजबूत हैं, आपको कभी भी पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जहां भी आप जाते हैं। 5 शीर्ष स्तरीय स्वीट्स हैं। जियांग तियान ने कहा, इस स्तर के स्वीट्स एक कमरे में 2 लोगों को समायोजित कर सकते हैं। बेशक आप अकेले रह सकते हैं और यदि आप निचोड़ते हैं तो 4 या 5 लोग इसमें रह सकते हैं। विज्ञापन अध्याय 519 अतिरिक्त अध्याय 5 जियांग तियान का लक्ष्य। यिंदांग होटल में जांच करने के बाद सभी ने रात में आराम नहीं किया। इसके बजाय हर कोई जूटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भर्ती सामग्री देख रहा था। आखिरकार भर्ती को पहलुओं में विभाजित किया गया है। सभी प्रकार के व्यवसाय हैं और जियांग तियान और उनके दोस्त उन सभी में अच्छे हैं। हालांकि सभी के लिए इसे आसान बनाने के लिए जियांग तियान और अन्य 6 लड़कियों ने एक पेशे के लिए आवेदन करने का फैसला किया। म्यू कोंगजी और अन्य 2 के लिए उन्होंने जाने की योजना नहीं बनाई क्योंकि वे विभिन्न व्यवसायों में अच्छे नहीं थे। यहाँ लौटने के बाद उन्हें अपने घावों को ठीक करने के लिए यहाँ अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना होगा। इतने सालों तक माध्यमिक सभ्यता ब्रह्मांड में रहने के बाद उन तीनों ने बहुत सारी छिपी हुई बीमारियां जमा की हैं। जब अगले दिन आया तो जियांग तियान और 6 लड़कियां सीधे होटल से बाहर चली गईं और जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर बढ़े और जल्द ही भर्ती टीम में पहुंचे। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाहरी ब्रह्मांड में काफी प्रसिद्ध है, इसलिए हर नौकरी का मेला बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है और लगभग एक लंबी कतार बनाता है। ये केवल विभिन्न स्थानीय पेशेवर स्वामी नहीं है, अन्य स्थानों के लोग भी हैं और यहाँ तक कि आस पास के पड़ोसी ग्रहों से भी। आखिरकार जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होना एक सम्मान है। कई कल्याणकारी लाभ हैं और कुंजी यह है कि एक अलग शानदार निवास प्रदान किया जाएगा। इस स्थान पर जहां हर इंच भूमि मूल्यवान है, ऐसे कई स्थान नहीं हैं जो ऐसी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि कठिनाई स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। जूटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको अपने आप से कुछ बनाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन वे आपको सवाल देते हैं और आपको कुछ दुर्लभ आरेख और इस तरह दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद वे आपको सामग्री देंगे और आपको सामग्री के अनुसार इसे बनाने के लिए कहेंगे। कुछ गुणवत्ता आवश्यकताएं भी हैं और यह केवल तभी पारित किया जाएगा जब आप उनसे मिलें, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी सख्त हैं। इसलिए प्रत्येक नौकरी मेले की पास दर 10% से कम है, लेकिन जब तक आप पास करते हैं तब तक स्थितियां अच्छी हैं। यह वही है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन जियांग तियान और अन्य ऐसा नहीं सोचते हैं। वे सिर्फ एक अस्थायी संक्रमण के लिए जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपयोग करना चाहते हैं। भविष्य में उन्हें अभी भी एक ग्रह या ऐसा कुछ खोजना होगा। इसके अलावा बाहरी ब्रह्मांड जियांग तियान का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। जियांग तियान मध्य ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपयोग करना चाहता है और फिर देखें कि क्या आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करने का मौका है। जियांग तियान की न्यूनतम आवश्यकता अपने नए घर का निर्माण करने के लिए आंतरिक ब्रह्मांड अधिमानतः कोर ब्रह्मांड में एक बड़ी जगह खोजने के लिए है। लाइन अप और धक्का मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आदेश बनाए रखने के लिए बाहर आने लगे और साथ ही साथ उन लोगों को विभिन्न नक्शे वितरित किए जो विभिन्न व्यवसायों के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे थे। विज्ञापन वर्तमान में 7 टीमें हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 7 अलग अलग नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जियांग तियान पहली टीम में है, एक प्रोप मास्टर के लिए आवेदन कर रहा है और लुओली दूसरी टीम में है, एक फार्मासिस्ट के लिए आवेदन कर रहा है। अन्य पदों के लिए आवेदन करने के लिए अन्य टीमों में पंक्तिबद्ध थे। सौभाग्य से वे जल्दी आया, इसलिए वे लाइन के सामने थे। अगली लहर में ये उनकी बारी थी। यहाँ यह इस बार आपके मूल्यांकन की सामग्री का एक नक्शा है। पहले इस पर एक नजर डालें। कर्मचारियों ने जियांग तियान को एक नक्शा सौंपा जो एक प्रोप के लिए एक परिचय था। यह आइटम एक 20 सेकंड स्तरीय आइटम है। जियांग तियान ने मूल रूप से सोचा था कि यह एक 25वां स्तर की वस्तु या उससे अधिक होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये केवल एक 20 सेकंड स्तरीय आइटम है जो अपेक्षाकृत सरल है। हालांकि जियांग तियान ने पहले कभी एक नहीं बनाया है, लेकिन अब तक उन्होंने जो उच्चतम प्रोप बनाया है वह केवल 20 स्तर है। लेकिन प्रॉप्स जैसे व्यवसाय मुख्य रूप से मानसिक शक्ति पर निर्भर करते हैं। जियांग तियान की मानसिक शक्ति पहले से ही अनंत है, इसलिए अकेले 20 सेकंड के स्तर पर जाने दें। यहाँ तक कि 30वें स्तर के प्रॉप्स को भी प्राप्त करना आसान है। उसी समय जियांग तियान अन्य 6 लड़कियों के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि जब वे माध्यमिक ब्रह्मांड में थे तो उन्हें जियांग तियान द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मानसिक शक्ति अब सैकड़ों अरबों से अधिक हो गई। जियांग तियान ने गणना की कि उनकी सीमा 35वीं ऑर्डर आइटम होनी चाहिए। अपने स्वयं के डोमेन प्रवर्धन विशेषताओं के साथ संयुक्त उनकी मानसिक शक्ति जियांग तियान के बराबर है। यह आपकी बारी है। जब जियांग तियान को बुलाया गया था तो अन्य 6 लड़कियों को भी बुलाया गया था। हालांकि जब वे प्रवेश करते थे तो कई लोग इन 6 लड़कियों को देखते हुए अपनी आंखें दावत दे रहे थे। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। ये पहली बार है जब मैंने उसे देखा है। उसे स्थानीय नहीं होना चाहिए, उसे क्षेत्र के बाहर से होना चाहिए। हे, ये ग्रीनली शहर में इस तरह की एक सुंदर युवा महिला के लिए यहाँ सुरक्षित नहीं है। किसी ने एक मुस्कुराहट दिखाई। कुछ ने ये भी सोचा था कि जब वे नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे, जब तक वे असफल थे, तब तक वे कुछ भाइयों को खुद को संतुष्ट करने के लिए लूटने के लिए बुलाएंगे। दूसरी तरफ जियांग तियान एक ही समय में 6 लड़कियों के रूप में गया था। प्रवेश करने के बाद उनका मूल्यांकन किया गया और बैचों में भर्ती किया गया। 99 अन्य लोग थे जो जियांग तियान के समान थे, इसलिए कुल 100 लोगों को बैचों में विभाजित किया गया था। अन्य 6 लड़कियों के साथ भी यही हुआ। वे सभी 100 के समूहों में थे। वे सभी आने के बाद किसी ने उनके सामने नियमों को समझाया। सामान्य विचार इसे आरेख पर सामग्री के अनुसार बनाने के लिए था। प्रोप मास्टर प्रॉप्स बनाता है, फार्मासिस्ट औषधि बनाता है और सरनी मास्टर सरनी आरेख बनाता है। विज्ञापन सभी के पास 3 मौके हैं। उनके सामने सामग्री के 3 सेट हैं। जब तक कोई सफल होता है आप पास हो जाते हैं। बेशक गुणवत्ता कम से कम मध्यम होना चाहिए। यहाँ गुणवत्ता को भी इसी तरह से विभाजित किया गया है। सबसे खराब साधारण गुणवत्ता है, इसके बाद निम्न गुणवत्ता, मध्यम गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता, शीर्ष गुणवत्ता, पौराणिक, सर्वोच्च और जन्मजात गुणवत्ता है। इसलिए सामान्य तौर पर मिड रेंज उत्पादों की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम है। अरे छोटे भाई, आप यहाँ नौकरी के लिए भी आवेदन करने के लिए हैं, लेकिन आप अशुभ हैं। मेरी राय में आप निश्चित रूप से इस बार सफल नहीं होंगे। जियांग तियान बस उस जगह पर पहुंचे जहां वह नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा दिख रहा था। इस ब्रह्मांड में कम से कम कई 100 साल पुराना था।
मैं सैकड़ों वर्षों से नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अनुभवी हूँ। इस बार मेरे आवेदन की सामग्री सबसे अधिक पक्षपाती है, लेकिन आप वास्तव में बहादुर हैं। आप इतनी कम उम्र में प्रोप मास्टर की स्थिति के लिए आवेदन करने की हिम्मत करते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सफल होंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वह सफल होगा। इस समय एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक रूप से उसके बगल में कहा। जियांग तियान ने उसे देखा और कहा कि अगर यहाँ लड़ाई निषिद्ध नहीं थी, उन्हें बहुत पहले ही मार डाला गया होगा। वे सभी चूहों की तरह दिखते थे और स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं थे। 22 स्तरीय आइटम कोई मजाक नहीं है। इस साल का आरेख पहले कभी दिखाई नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारे जैसे लोग अरबों मानसिक शक्ति वाले लोगों की हिम्मत नहीं करते हैं कि हम सफल होंगे। मौका केवल 5% है। मुझे लगता है कि आपको बस छोड़ देना चाहिए, ताकि बाद में प्रॉप्स बनाने के लिए उसकी सामग्रियों के 3 भागों को बर्बाद न करें। उन लोगों ने कुछ और शब्द कहा, लेकिन जियांग तियान ने उन्हें बकवास माना, क्योंकि इस समय उत्पादन शुरू होने वाला था। कर्मचारियों के आदेश के साथ सभी ने सामान्य रूप से आवेदन करना शुरू कर दिया। जियांग तियान ने प्रॉप्स पर एक नजर डाली। वास्तव में उन्होंने पहले उन्हें नहीं देखा था। इस तरह के निम्न स्तरीय प्रॉप्स के लिए उनकी मानसिक शक्ति सिर्फ एक नजर डालने के लिए पर्याप्त थी। उन्हें तब उसे बस उन्हें कदम से कदम रखना था। लेकिन जियांग तियान के बारे में अधिक उत्सुक था कि उसने इन सामग्रियों को पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार वे तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से चीजें थे, इसलिए वह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रशंसा करने के लिए उन्हें एक एक करके उठा सकते थे। इसकी विशेषताओं का पता लगाने की कोशिश करते हुए इस दृश्य ने कर्मचारियों को बनाया और परीक्षक ने अपने सिर हिला दिया। आप सामग्री को भी नहीं समझते हैं और आप अभी भी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। विज्ञापन अध्याय 520 अतिरिक्त अध्याय 6 ब्लू हॉट सिटी। परीक्षक की नजर में जियांग तियान स्पष्ट रूप से एक आदमी था जो सामग्री के गुणों को भी नहीं समझता था। कम से कम वह वही था जो उसने सोचा था। परीक्षक एक 1.5 से 20 सेकंड स्तरीय प्रोप मास्टर था। इस बार सवाल उसके अपने थे। उनकी राय में जियांग तियान के लिए सफल होना असंभव था, क्योंकि अन्य लोग लंबे समय से उन पर काम कर रहे थे, जबकि जियांग तियान अभी भी सामग्री को देख रहा था। केवल एक अंतिम कदम बचा है। इस समय जियांग तियान के बगल में बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा। वह लगभग सबसे पहले समाप्त होने वाले पहले और सबसे असफल आवेदक के रूप में थे। इस बार वह आत्मविश्वास से भरा था, इसलिए उसने इसे बहुत जल्दी बनाया और यह कुछ ही मिनटों में किया गया। टकराना। दुर्भाग्य से जब इस आदमी ने आखिरी कदम उठाया तो बात फट गई। ये देखकर बूढ़ा रोना चाहता था, लेकिन उसने शेष 2 सामग्रियों को देखा। जियांग तियान के लिए जो अभी भी उसके बगल की सामग्री को देख रहा था, बूढ़े आदमी का आत्मविश्वास फिर से भरा हुआ हो गया। जियांग तियान के लिए सामग्रियों को देखने के बाद उन्होंने विशेषताओं और आरेखों को संयोजित किया और उन्हें बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथों में सभी प्रकार की सामग्री खेलने जैसी थी। सभी सामग्रियों को तैयार करने में केवल 1 दर्जन सेकंड लगे और फिर प्रॉप्स को इकट्ठा करने का समय था। ये कदम जियांग तियान के लिए आसान था और इस प्रकार 1 मिनट से भी कम समय में एक नया प्रोप दिखाई दिया। टकरा जाना। प्रकाश के एक फ्लैश के साथ जियांग तियान के प्रॉप्स ने एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया। क्या उसने वास्तव में इसे समाप्त कर दिया? प्रकाश को देखने के बाद परीक्षक और आस पास के लोग थोड़े चकित थे। क्या यह आदमी अभी भी भौतिक गुणों को अभी नहीं देख रहा था? अब ये कैसे तैयार है? वे सामग्री बेहद कठिन है, वह उन्हें कैसे मिला? इस गुणवत्ता की आभा सबसे अच्छी गुणवत्ता की लगती है। परीक्षक भी बहुत कोक्वेटिश था। वास्तव में यह मुख्य रूप से सामग्री की खराब गुणवत्ता के कारण था। अन्यथा जियांग तियान सीधे तौर पर सहज गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, क्योंकि यह आइटम एक बार की रक्षात्मक आइटम है। इसका उपयोग केवल सक्रियण के बाद एक बार किया जा सकता है और एक टियर 22 एक बार आइटम की उच्चतम गुणवत्ता केवल शीर्ष ग्रेड हो सकती है। ये डिस्पोजेबल प्रॉप्स और सामग्री सीमाओं की विशेषताओं के कारण है, न कि जियांग तियान शक्तिशाली नहीं है। रुको, ये प्रोप आरेख में एक से अलग क्यों दिखता है? परीक्षक और उसके आसपास के कई लोगों ने भी अपने सवाल उठाए। विज्ञापन। हाँ, आकार को देखो, ये एकदम सही है। ऐसा लगता है कि यह आदमी अभी भी विफल रहा है। हा, लोग इस तरह हैं। वे दूसरों को उनसे बेहतर करते हुए देखकर खड़े नहीं हो सकते। जब वे दूसरों को खुद से बेहतर सफल होते हैं, तो वे आशा करते हैं कि वे असफल होंगे और आशा करते हैं कि यह सच नहीं है। एक बार जब उनकी इच्छा सच हो जाती है, तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। आप अज्ञानी लोगों का एक समूह हैं। मैंने इस प्रोप मैप में 1 बार के प्रोप से 3 बार के प्रोप में सुधार किया है। जियांग तियान ने सच कहा कि उनके सुधार के बाद इस प्रोप का उपयोग अब 3 बार किया जा सकता है और इस तरह के प्रोप्स खरीदने वाले लोगों के लिए 3 बार 1 से बेहतर हैं। इसके अलावा यह जूशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने विरोधियों को निचोड़ने की अनुमति देगा। हालांकि परीक्षक को अभी भी अपने प्रदर्शन का परीक्षण करने की आवश्यकता है। नतीजतन आकलन करने वाले बाकी लोगों ने अपने स्वयं के आकलन पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय जियांग तियान को देखा। परीक्षक इसका परीक्षण कर रहा है। यह एक परीक्षण उपकरण है। बस प्रॉप्स को अंदर रखें और यह इसका परीक्षण करेगा। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद परीक्षक के पैर उत्साह के साथ कांपने लगे, क्योंकि आइटम ने पहले स्तर 230 के पूर्ण शक्ति वाले हमले को पीछे छोड़ दिया था। अब ये 3 हमलों का सामना करना पड़ रहा है। 3 बार का मतलब 9 बार है। यह निस्संदेह जीवित रहने की क्षमता में सुधार करता है, लेकिन परीक्षक भी बुरा लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जियांग तियान ने उसे पार कर लिया है। जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रांच में वह वर्तमान में शीर्ष प्रोप है मालिक। यदि जियांग तियान पास हो जाता है तो वह भविष्य में उसकी जगह लेगा। तब उसकी स्थिति चली जाएगी और सभी पैसे, संसाधन और जैसे भी चले जाएंगे। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। लेकिन फिलहाल ये घोषणा नहीं करना मुश्किल होगा कि व्यक्ति ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। आखिरकार बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पास में अन्य परीक्षार्थी हैं और दृश्य की निगरानी तकनीकी उपकरणों द्वारा की जाती है। एक आवेदकों को धोखा देने से रोकना है और दूसरा परीक्षार्थियों को धोखा देने से रोकना है। लेकिन परीक्षक का अपना रास्ता है। वह इतने सालों से यहाँ है और अकेला नहीं है। जब समय आता है तो वह इससे निपटने के लिए बस कुछ हथियारों को भेज सकता है। वह एलवीएलआई शहर से बहुत परिचित है। विज्ञापन। ओह माय गॉड, इस बार फार्मासिस्टों के बीच एक बड़ा शॉट दिखाई दिया है। 22वें स्तर की औषधि भी एक बार में सफल रही। ये गठन परास्नातक के साथ भी ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन इस पेशेवर मूल्यांकन में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी महिलाएं हैं। सभी ने फिर से कहा, क्योंकि इस समय जियांग तियान के आसपास की 6 महिलाओं ने भी अन्य व्यवसायों के आकलन को
पारित किया। नियमों के अनुसार मूल्यांकन सफल होने के बाद यहाँ राष्ट्रपति व्यक्ति को पंजीकरण करने के लिए बाहर आएंगे। थोड़ी देर बाद लाल दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। वह इस जगह के अध्यक्ष थे, होंगे। वह कुछ बैच पकड़ रहा था जो जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमाणन चिन्ह थे। भविष्य में जब आप प्रवेश करते हैं और जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को छोड़ते हैं तो आपको केवल इन बैजों को दिखाने की आवश्यकता होती है। उसी समय आप इसका उपयोग हर महीने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं और अपने स्वयं के निवास में प्रवेश कर सकते हैं। बधाई हो, होंग्यू ने जियांग तियान और अन्य को 7 बैज से सम्मानित किया। आमतौर पर मूल्यांकन पास करना एक हर्षित बात होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। होंग्यू उनके चेहरे पर कोई हर्षित अभिव्यक्ति नहीं देख सकता था, जैसे कि यह एक अत्यंत सामान्य और तुच्छ चीज थी। लेकिन अब वह जिस शाखा का प्रबंधन करता है उसके पास 7 और पेशेवर हैं। जब वह सिल्वर रिंग गैलेक्सी में शाखाओं की अगली रैंकिंग देखता है तो उसकी शाखा बहुत अधिक स्थान पर होगी। कृपया अंदर आएं और पहले अपना निवास चुनें। होंग्यू ने जियांग तियान और अन्य को एक मॉडल आवासीय क्षेत्र में लाया जो कि जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा विकसित एक रियल एस्टेट क्षेत्र था। हालांकि यहाँ के घर बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन विशेष रूप से अपने स्वयं के लोगों को रहने के लिए प्रदान किए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र एक शानदार क्षेत्र है जो केवल पेशेवरों के लिए रहने के लिए है। आखिरकार वे बहुत कीमती हैं। जियांग तियान ने एक नजर डाली और लगातार संख्याओं के साथ एक आवासीय क्षेत्र का चयन किया। परिचय के माध्यम से जियांग तियान को पता था कि कम से कम 3 लोग यहाँ रह सकते हैं। उनमें से 7 शानदार कमरों में से चुन सकते हैं जो पर्याप्त से अधिक है। जियांग तियान और लियो ली एक साथ रह सकते हैं। म्यू कोंजी और अन्य लोगों के लिए उन्हें अस्थायी रूप से अपने घरों में रहने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। वैसे हर कोई शाखा की रैंकिंग कुछ दिनों में आयोजित की जाएगी। हम जाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लैंगसन सिटी के दूसरे मुख्यालय सिल्वर रिंग गैलेक्सी में जाएंगे। जियांग तियान को बसाने के बाद होंग्यू ने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अभी भी मुख्यालय को रिपोर्ट करना था। जियांग तियान के लिए उन्होंने म्यू कोंगजी और अन्य को उठाया। श्री म्यू, क्या आप इस ब्लू हॉट सिटी से परिचित हैं? मैंने लैंगसन सिटी के बारे में सुना है। यह वह स्थान है जहां कोर यूनिवर्स में प्रमुख बलों का चयन प्रतिभाओं का चयन करता है। मुझे लगता है कि आप इसे आजमा सकते हैं। विज्ञापन